हेलो दोस्तों, इस एक वीडियो में हम आपको फुल एसक्यूएल पढ़ाने वाले हैं। एसक्यूएल आज सबसे ज्यादा इन डिमांड स्किल है। अगर आप आईटी में हैं और डेटा फील्ड में स्विच करना चाहते हैं तो आपको एसक्यूएल आनी ही चाहिए। अगर आप नॉन आईटी में हैं और आईटी में आना चाहते हैं तो एसक्यूएल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेशर हैं या स्टूडेंट हैं और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी एसक्यूएल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बेसिक से एडवांस तक के सारे टॉपिक्स विद एग्जांपल देखने वाले हैं जिससे आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं ये एसक्यूएल का कंप्लीट कोर्स। तो एसक्यूएल होता क्या है? डेटाबेस एसक्यूएल समझने के लिए एक बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक शॉप पे जाते हैं, ये हमारी शॉप है और उसके बाहर काउंटर पे आपको एक शॉपकीपर मिलता है, राइट? एक शॉपकीपर बाहर काउंटर पे आपको मिलता है। सो अब आप इसको ऑर्डर देते हैं कि भाई साहब मेरे को 2 किलो चीनी दे दो, ओके, 2 किलो शुगर दे दो। सो नाउ अब ये क्या करता है, ये शॉप के अंदर जाता है एंड देन यहाँ पे क्या होगा, रैक बनी हुई होंगी, राइट? यहाँ पे रैक्स बनी हुई होंगी। अब ये जाएगा जहां पे शुगर है, वहां से शुगर का 2 किलो का पैकेट लेकर वापस आएगा और आपको दे देगा। समझे? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा और समझते हैं। जिस लैंग्वेज में हमने इसको बोला, ओके, सो हम गए थे इसकी शॉप पे और हमने इसको बोला 2 किलो चीनी दे दो हिंदी में, ठीक है? तो अब जो जिस लैंग्वेज में हमने इसको बोला वो डेटाबेस की भाषा में वो होती है एसक्यूएल। वो होती है एसक्यूएल। एसक्यूएल का फॉर्म फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वो हम जब डेफिनेशन देखेंगे हम सीखेंगे उस समय। अब ये अंदर गया, अब इसने ये जो पूरा है, पूरी शॉप है, इसको आप मान लीजिए एक बार को इट इज अ डेटाबेस। ये क्या है, एक डेटाबेस है। अब उसके अंदर वो एक पर्टिकुलर रैक पर गया एंड वहां से इसने चीनी निकाली। तो ये रैक क्या है, ये रैक है आपकी टेबल। डेटाबेस में क्या होता है, टेबल्स होती हैं। और ये क्या, फाइनली चीनी क्या है, ये है आपका डेटा। तो ये जो बंदा है डेटाबेस के टर्म्स में, इसको हिंदी नहीं आती, बिकॉज मेरे डेटाबेस को हिंदी नहीं आती। इसको कौन सी भाषा आती है, इसको आती है एसक्यूएल। सो इस भाषा के थ्रू हम अपने डेटाबेस से बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पे डेटाबेस कोई भी हो सकता है। या तो हमारे केस में SQL सर्वर है जो हम यूज में लेंगे, बट ये ओरेकल हो सकता है, ये आपका टेराडाटा हो सकता है, पोस्टग्रेस हो सकता है, बट ये रिलेशनल डेटाबेस होना चाहिए। अब ये सब क्या है चीजें, अब उसको देखने के लिए वापस हम अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं और थोड़ा डेफिनेशन समझते हैं, राइट? तो डेफिनेशन देखते हैं। और डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और फिगर और इंफॉर्मेशन दैट्स स्टोर्ड एंड कैन बी यूज्ड बाय अ कंप्यूटर और प्रोग्राम फॉर कैलकुलेशन। ओके, सो डेटा क्या है? डेटा एक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का जो कहीं पे स्टोर है और जिसे कंप्यूटर या कोई प्रोग्राम रिट्रीव करता है कैलकुलेशन के लिए और सम अदर एनालिटिक्स डिस्कशन के लिए, राइट? सो दैट इज द डेटा। नाउ डेटाबेस क्या है? ये जो डेटा रिलेटेड डेटा है, रिलेटेड डेटा मीन्स दैट कुछ भी डेटा जिसका आपस में कोई रिलेशन हो। तो ये जो रिलेटेड डेटा है वो जब स्टोर्ड होता है एक फॉर्मेट में जिसको हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं, सो ये जो कलेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं डेटाबेस। सो डेटाबेस आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड एक्सेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ डेटा, right? For example, your phone contact, when you go to your phone you save the number, है ना? आप नंबर सेव करते हो तो जो नंबर्स हैं उसके अगेंस्ट एक नेम होता है। तो अगर आप देखो नेम है, नंबर है, कई बार आप ईमेल भी डालते हो, तो सारा डेटाबेस है। हम कभी उस तरह देखते नहीं है, बट अगर आप एक्चुअल में देखो तो वो सिर्फ डेटाबेस ही है। तो ना पहले क्या होता था, पहले हमारे पास अगर आप देखो आज से कई साल पहले हमारे पास पेपर्स होते थे, हमारे पास रजिस्टर होते थे, राइट? हम रजिस्टर में स्टोर करते थे, कॉपीज में लिखते थे सारा। सो वो भी डेटाबेस होता था। बट क्या प्रॉब्लम होती थी, मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट था, कॉपी बार बार भर जाती थी, खो जाती थी। ओके, उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमारा एक्सेल आया। बट एक्सेल की भी लिमिटेशन थी। एक्सेल की लिमिटेशन क्या थी, इट हैज ओनली आई थिंक 1,40,000 रो, 1,40,000 रो। So that was the limitation of the Excel.
अब यहाँ पे हमारे डेटाबेस की, सिक्वल सर्वर की बात करूं या किसी भी डेटाबेस की, एज सच कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप उसमें कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो, आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ये डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है। अब मान लो ये आपका डेटाबेस है, ठीक है, आप जब इंस्टॉल करते हो तो आप डेटाबेस इंस्टॉल करते हो। अब ये पड़ा हुआ है, ये ठीक है, ये आपने कहीं कहीं दूर सर्वर पे रखा हुआ है डेटाबेस ना, ठीक है। अब इससे आपको बात करनी है, अब इससे बात कैसे करोगे? अभी हमने बताया वी हैव समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब क्या होता है, सिक्वल सर्वर की बात मैं करूं तो एक सॉफ्टवेयर होता है SSMS, सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, उसको मैं इंस्टॉल करूंगा और उस पर मैं सिक्वल रन करूंगा, उस पर मैं सिक्वल क्वेरी रन करूंगा। वो क्या करेगी, वो डेटाबेस से बात करेगी, डेटाबेस से बात करेगी, जो मैंने आपको बताया था पिछले एग्जांपल में, राइट, कि दुकानदार था, वो अंदर जाता है, वो दुकान उसकी पूरी डेटाबेस है, वहां से 2 किलो चीनी लाता है, दैट इज अवर डेटा। और जिस उसको हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, राइट, उसको हमने हिंदी में इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बट हम इन केस ऑफ डेटाबेस हम उसको SQL में इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई जाओ और तुम मेरे लिए ये डेटा निकाल के लाओ। तो ये सब हम देखने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में कि ये कैसे काम करता है। नाउ लेट्स मूव। सो नाउ कैटेगराइजेशन ऑफ द डेटाबेस। यार दो तरह के डेटाबेस होते हैं हमारे, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल। तो हम रिलेशनल देखने वाले हैं, इसमें ही सिक्वल काम आता है, जो भी अभी हमने बात करी सिक्वल की वो सब रिलेशनल में काम आती है। रिलेशनल क्या होता है, ये डेटा स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ द टेबल एंड दोज टेबल्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। सो नाउ वापस मैं यहाँ पे आता हूँ। सो नाउ आप ये देखिए, ये हमारी एक टेबल है। व्हाट इज टेबल? ये हमारे कॉलम्स हो गए, राइट, जैसे एक्सेल में होते हैं, और ये हमारी रोज हो गई। सो टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। और ये दूसरी टेबल से लिंक हो सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दे आर रिलेटेड टू वन अनदर एज पर द नेम। तो यहाँ पे आप देखो, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये भी एम्प्लॉय आईडी है, ये दोनों लिंक है एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से। तो इसमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, ग्रेड है, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया एम्प्लॉय का। तो दीज टू टेबल्स आर रिलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉय आईडी। इस कॉलम के हिसाब से ये दोनों टेबल्स रिलेटेड है। सो ये होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मींस इन द टर्म्स ऑफ द रोज एंड कॉलम्स, और SQL वर्क ओनली विद द रिलेशनल डेटाबेस। दूसरा हमारा डेटाबेस होता है, पर इसके पहले एग्जांपल देख लेते हैं, MS SQL सर्वर जो हम देखने वाले हैं, MySQL, Oracle, PostgreSQL and others as well like Teradata and few more. Okay, so we have the list of the relational database. अगर आपको SQL आती है तो इसका मतलब ये नहीं हो आप सिर्फ MS SQL सर्वर में काम कर सकते हो, आप इन सब में काम कर सकते हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो भी बहुत माइन्यूट, but more or less even you can follow this tutorial with some other databases as well। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है दूसरा, नॉन रिलेशनल। नॉन रिलेशनल हम नहीं देखने वाले हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा ज्यादा नहीं देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ट्रेडिशनल मेथड से डेटा स्टोर नहीं होता है। ट्रेडिशनल मेथड मतलब कॉलम्स और रोज में, ये बल्कि हमारा नॉन टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है इन द टर्म्स ऑफ द की वैल्यू पेयर। दिस इज की एंड दिस इज द वैल्यू फॉर दैट। ओके, सो दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम द रिलेशनल डेटाबेस। एंड इसके एग्जाम्पल हो गए आपके MongoDB पॉपुलर है, कैसेंड्रा पॉपुलर है, रेडिस, काउचबेस, अपाचे, HBase एक्सेट्रा। बट हम इसमें अभी नहीं जाएंगे। अब SQL की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया SQL क्या जरूरत आती है, इससे हम बात करते हैं अपने डेटाबेस से ना, तो ये बस बात करने की भाषा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए डरना नहीं है, सिंपल है। अब क्या है ये, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, that's the full form of the SQL, or sometimes we say SQL as well. Okay, as I told, popularly known as SQL, but if you say it will be SQL. So ये क्वेरी लैंग्वेज होती है, स्टोर, मैनिपुलेट और रिट्रीव डेटा। अगर हमको स्टोर करना है डेटाबेस में, ये हमारा डेटाबेस है, इसमें स्टोर करना है, वी हैव द कमांड्स, हमें इससे रिट्रीव करना है, वी हैव द कमांड्स, या हमको कुछ डेटा मैनिपुलेट करना है, फॉर दैट एज वेल वी हैव द कमांड्स। ठीक है, सारे RDBMS SQL यूज में लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज, इसलिए मैंने आपको बोला था आप ये कर लो, आप
आपके सारे डेटाबेस कवर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट ऑल द RDBMS uses the SQL. It is used to communicate with the database. Okay, so before we go to the installation, एक बार इसका स्कोप देख लेते हैं. What's the scope for SQL? यार अगर आपको SQL आती है ना, आपको कहाँ कहाँ हेल्प मिलेगी? Scope of SQL. You can be a developer. Okay, जिसका काम होगा डेटाबेस के साथ मैनिपुलेशन करना. Okay, so you can work as a developer. Analyst. यार आजकल जैसे आपको जॉब मिल रही है टैब्ल्यू में, पावर बीआई में, तो उसके साथ आपको कोई डेटाबेस आना चाहिए. विद ओनली टैब्ल्यू इट इज वेरी टफ टू गेट द जॉब. सो इफ यू आर इनटू द इफ डेटा एनालिस्ट फील्ड, तो आपको सीक्वल आनी ही चाहिए. ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए आप डेवलपर हैं और आप अपना कॉलेज स्टूडेंट है. ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट है तो आप एक तरह से फुल स्टैक डेवलपर होते हैं. काइंड ऑफ यू नो डेटाबेस, आपको फ्रंट एंड आता है, तो आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट बनाई. ठीक है, इसका डेटा जिसमें आपने लिया डेटा सिर्फ नेम और डिटेल्स ली. ठीक है, कंज्यूमर की. अब ये आप कहीं स्टोर करोगे तो उसके लिए आपको डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए कि आप कैसे उसमें स्टोर कर सकते हो, कैसे वहां से रिट्रीव कर सकते हो. सो एज अ स्टूडेंट ऑल्सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द डेटाबेस, और फॉर दैट SQL इज योर लैंग्वेज. आप अगर इंटरव्यूज में जा रहे हैं एंड आपको SQL आता है, अगेन इट इज वेरी मच बेनिफिशियल. अगर आप सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आपके कोर्स में नहीं है तो भी आपको SQL आता है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात है. नहीं आता है तो प्लीज पढ़ लीजिए अभी. ठीक है, तो स्कोप SQL का बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल. इट मीन्स दैट डेवलपर में काम आया, एनालिस्ट में काम आया, टूल इसमें भी अगर आप देखो टैब्ल्यू कर रहे हो फिर भी बैकएंड पे SQL है. आप पावर बीआई कर रहे हो उसमें भी बैकएंड पे SQL है. अगर आप क्लिक वगैरह की कोई रिपोर्ट्स डिजाइन कर रहे हो उसमें भी आपका बैकएंड पे SQL है. तो कोई भी टूल हो, SQL इज कॉमन, राइट? तो SQL बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहां से इंस्टॉल करें. तो ये दोनों लिंक जो हैं, SQL सर्वर डेवलपर का एडिशन और ये SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये दोनों मैं आपको दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में. ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो है ना, यहाँ पे मैं अपना SQL लिखता हूँ. ठीक है, ये मेरा एक इंटरफेस है जो SQL सर्वर के सिनेरियो में SSMS है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. ठीक है, ये जब मैं डाउनलोड करूंगा आपको बता दूं कहाँ से डाउनलोड करना है. अब ये क्या करता है, ये मेरा डेटाबेस है. ठीक है, इट कुड बी ना रिमोट मशीन. अगर आप डेवलपर हैं तो अपनी मशीन पे भी हो सकता है, क्योंकि हम जब इंस्टॉल करने वाले हैं तो अपनी मशीन पे करने वाले हैं. ठीक है, तो ये क्वेरी भेजता है और यहाँ से रिजल्ट आता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इसने बोला यार मेरे को डेटा दो एम्प्लॉय का जिसकी सैलरी 5000 से नीचे है. डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, रुपये मत सोचना. ठीक है, अब इसने यहाँ पे जो रिजल्ट दिया वो यहाँ पे अगर इसने क्लाइंट को दे दिया. क्लाइंट क्या है, मेरा सिंपल लैपटॉप सिस्टम और द एनी डेस्कटॉप हेयर. ओके, सो दैट्स द एंटायर फ्लो. सो आई नीड द टू सॉफ्टवेयर आई नीड फॉर SQL सर्वर. एक आपका डेटाबेस चाहिए. ठीक है, डेटाबेस में मैं क्वेरी करूंगा तो इसके लिए मेरे को SQL सर्वर यहाँ पे चाहिए, मैनेजमेंट स्टूडियो. और आप यहाँ पे कोई और भी यूज में ले सकते हो, आप MySQL ले सकते हो, वो भी फ्री है. ठीक है, तो हम देखते हैं कहाँ से इसको करना है डाउनलोड. सो ये पहले लिंक पे आओगे आप तो थोड़ा नीचे आना, यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड अ फ्री स्पेशलाइज्ड एडिशन. ठीक है, तो कोई सा भी कर लेना, डेवलपर वाला कर लेना, फुल फीचर्ड फ्री एडिशन. ठीक है, इसको आप प्रोडक्शन पे यूज में नहीं ले सकते, इट्स विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द लाइसेंस हेयर. ठीक है, इसको आप डेवलपमेंट और टेस्ट डेटाबेस पे ले सकते हो, तो हमारे सीखने के लिए बहुत बढ़िया है. ठीक है, इसको डाउनलोड करना और नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना, डाउनलोड हो जाएगा. ठीक है, फिर दूसरा आपका SSMS पे करना SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. ठीक है, इस वाली साइट पे आओगे आप, डाउनलोड SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. अगेन इट विल बी सिंपल, फ्री डाउनलोड फॉर SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 19.1. वर्जन कुड बी डिफरेंट, जब आप देखोगे हो सकता है कोई और नया वर्जन हो. इस पे क्लिक करना, अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे आप, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा. जब इंस्टॉल हो जाएगा आपका, तो इस पे जब आप इसको ओपन करोगे, ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कैसा दिखेगा वो ना. ये आपकी सबसे पहली स्क्रीन है. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब आप SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करते हो तो ये आपके डेटाबेस से बात करता है, डेटाबेस सर्वर से, राइट? तो आपको सर्वर नेम देना पड़ता है जहां पे इंस्टॉल है. अब मैंने तो अपनी लोकल मशीन पे करा है. ठीक है, बिकॉज मेरे पास यही मशीन है, इस पे ही मेरा SSMS है
और इसमें हमारा डेटाबेस सर्वर है, तो यहाँ पे सर्वर नेम में मेरी सेम मशीन का मैंने नेम दे दिया। बट अगर आपका डिफरेंट है, जैसे अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे आपने दूसरे सर्वर पे करा है, तो आप यहाँ पे आप सर्वर नेम दे देना। ठीक है, यूजर नेम आप विंडोज ऑथेंटिकेशन रहने देना, इसको कनेक्ट कर लेना। ओके, सो ये हमारा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। इसके थ्रू हम डेटाबेस के अंदर कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, राइट, फॉर द SQL सर्वर। तो ये जो भी आपको दिख रहा है, दिस इज माय SQL सर्वर इंस्टेंस। ओके, ये मेरा SQL सर्वर का इंस्टेंस है, और ये मेरा जो SSMS है, ये जो SSMS है मेरा, यहाँ पे मैं क्वेरी लिखूंगा, SQL लिखूंगा, और ये हमारे डेटाबेस से बात करेगी। दिस इज जस्ट, जो आप ये देख रहे हैं, ये सिर्फ एक इंटरफेस है, ये सिर्फ एक इंटरफेस है, सारा काम यहाँ से हो रहा है, सारा काम यहाँ से हो रहा है। जितने भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये सारे आपके डेटाबेस इंस्टेंस पे और डेटाबेस सर्वर पे हैं। ये आपके डेटाबेसेस हैं, ये आपके सिस्टम डिफाइन भी हो सकते हैं, और हम जब बनाएंगे तो वो भी यहाँ पे आपको दिखेंगे। फॉर सिक्योरिटी यू हैव दिस दिस फोल्डर। ठीक है, ऐसा करके सब फोल्डर्स का अपना यूज है। तो अब चलते हैं हम डेटाबेस बनाने की तरफ। सो नाउ देयर आर टू वेज। एक तो आप सीधे यहीं से बना सकते हो, इस पे राइट क्लिक करो, न्यू डेटाबेस कर दो। ठीक है, ये आपका सीधे स्क्रीन से बन जाएगा। ओके, यहाँ पे आप अपना डेटाबेस नेम दे दो, ऐड कर दो, ओके कर दो, दैट्स इट। दूसरा वे होता है हम क्वेरी से बनाते हैं, तो वो करते हैं पहले ना। तो न्यू क्वेरी पे क्लिक करो आप, एंड गाइस व्हाट यू शुड डू, आप पॉज कर लो वीडियो। ठीक है, पॉज कर लो आप वीडियो, और उसके बाद आप इसको देखते रहिए धीरे धीरे, और साथ में करते रहिए, क्योंकि करने से ही होगा, राइट, करने से ही होगा, ऐसे नहीं आएगा आपको। ठीक है, हमको थियोरी थियोरी नहीं पढ़ना है, हमको प्रैक्टिकल करना है, जिससे थियोरी याद रहती है। ठीक है, तो हमारे पास कमांड होता है डेटाबेस क्रिएट करने का, क्रिएट डेटाबेस, नेम ऑफ द डेटाबेस। सो सपोज मैं कॉलेज का डेटाबेस बना रहा हूँ, तो दिस इज माय डेटाबेस कमांड। इसमें कई और भी चीजें होती हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं होती, तो अभी हम बिल्कुल मिनिमम पे चल देंगे। एग्जीक्यूट करो, यहाँ पे आपका आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो डेफिनेशन देखते हैं। डेटाबेस इज अ collection of tables and objects such as view, index, stored proc and trigger. So these are the objects in database. So database क्या है, collection of objects है। तो ये 4 सिस्टम डेटाबेस होते हैं जहाँ पे SQL सर्वर अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करता है। डेटाबेस कैसे बना सकते हैं, ग्राफिकली यानी यूजर इंटरफेस से, या फिर क्वेरी से, क्रिएट डेटाबेस एंड द नेम ऑफ द डेटाबेस, जहाँ पे हमने कॉलेज डेटाबेस बनाया था। अब हम देखते हैं DDL और DML है क्या चीज। DDL होता है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इट मींस दैट इट इज हेल्प टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस और स्कीमा। डेटाबेस का स्ट्रक्चर जहां से डिफाइन या चेंज होता है, वो सारे आपके DDL कमांड्स होते हैं। जैसे आपने अभी क्रिएट करा डेटाबेस, इसी तरह आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर मतलब अपडेट, कोई चेंजेस करे आपने, जैसे आपने अपने डेटाबेस का नेम बदल दिया। ठीक है, ऑल्टर टेबल ऑल्टर करी। ओके, ट्रंकेट, टेबल ट्रंकेट करी, ये हम देखें बाद में ट्रंकेट का मतलब क्या होता है। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस दैट दीज DDL कमांड अफेक्ट द होल डेटाबेस और टेबल। आपका पूरा जो डेटाबेस और या टेबल है उसको अफेक्ट करते हैं DDL कमांड, राइट। नाउ DML क्या है, DML इज द डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मींस दैट जस्ट मैनिपुलेटिंग द डेटा। इसके लिए क्या होता है, वी हैव द सेलेक्ट टू रिट्रीव इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू इंसर्ट एनीथिंग, okay, then you use the insert operation or command, then update if you want to update anything, delete मतलब अगर आपको कुछ rows delete वगैरह करनी है, you can use the delete command here, right। DML statement only affect single row or multiple rows based on the condition specified in the query। okay, so DML statement क्या करते हैं, या तो एक या एक से ज्यादा rows को अफेक्ट करते हैं जो आपने कंडीशन डाली हुई है। DDL कमांड आपको पूरा डेटाबेस को इफेक्ट करता है, राइट। इसमें हम वेयर क्लॉज यूज लेते हैं बिकॉज वी फाइंड द सबसेट ऑफ द रोज। इसमें वेयर क्लॉज का कोई फंडा नहीं होता, बिकॉज ये पूरा डेटाबेस को इफेक्ट कर देता है। तो डेटाबेस में नॉर्मली क्या होता है, अगर आप ब्रॉडली देखें तो डेटाबेस में आपका मेन होता है CRUD। व्हाट इज CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो कोई भी आपका डेटाबेस होता है, आपके मेनली ये 4 ऑपरेशन होते हैं जिसे हम CRUD कहते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ओके, सो क्रिएट हमने देखा,
दैट इज योर क्रिएट डेटाबेस या क्रिएट टेबल कर रहे हैं। रीड मतलब जैसे आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट से आपने बोला यार मेरे को उन कॉलेज के बच्चों के नेम दो जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। अपडेट में आपने बोला नहीं यार ये तो गलत असाइन हो गई, स्टूडेंट ए को ब्रांच इसको चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक्स कर दो, तो वहां पे आपने अपडेट करा। आपने बोला नहीं यार इसने तो छोड़ ही दिया, इस बच्चे ने इस कॉलेज छोड़ दिया, इसको डिलीट कर दो डेटाबेस में से। सो दीज आर द CRUD ऑपरेशंस। सो आपकी कोई भी डेटाबेस हो सब कुछ CRUD पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब समझते हैं डेटा टाइप क्या होता है। अब आपके पास टेबल है, उसमें कई सारे कॉलम है, जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया, आपका ब्रांच हो गया। तो किस तरह का डेटा वो कॉलम स्टोर कर सकते हैं वो डिफाइन करता है डेटा टाइप। जैसे मेरा स्टूडेंट आईडी है, अब मुझे पता है ये हमेशा 100 कुछ इस रेंज में होगा, तो ये हमेशा इंटीजर होगा। तो मैं बोल दूंगा इसमें इंटीजर टाइप का डेटा ही आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा ज्वाइन डेट ऑफ द स्टूडेंट इन द कॉलेज, तो वो नहीं आएगा, राइट। तो मुझे हर कॉलम के लिए डेटा टाइप डिफाइन करना होता है, और उससे सिक्वल समझता है, सिक्वल सर्वर समझता है कि किस टाइप का डेटा उस कॉलम में एंटर हो सकता है। अब कई डिफाइंड डेटा टाइप्स है हमारे, जैसे आपका हो गया इंटीजर डेटा टाइप। ओके, उसमें आपका रेंज डिफरेंट होता है, बिग इंट हो गया, इंट हो गया एंड ऑल दीज। इस तरह से हमारा फॉर फ्लोटिंग, ओके, फॉर द डेसिमल यू हैव द फ्लोट होता है, रियल होता है। ओके, दैट इज अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक डेटा टाइप। डेट एंड टाइम के लिए जैसे मैंने आपको बताया ज्वाइन डेट ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज, ऐसा कोई कॉलम है उसके लिए मैं डेट या डेट टाइम में से कुछ भी उसको असाइन करूंगा उस कॉलम को। उस तरह अगर मुझे नेम स्टोर करना है आई प्रेफर वेर केयर। सो अब देखते हैं टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल क्या होता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, जिसमें हमने बात करी। और डेटा जो ऑर्गेनाइज होता है रोज एंड कॉलम्स में होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए टेबल का। दैट इज हमारा कॉलम नेम क्या होना चाहिए। तो इस टेबल में जो हमारा लेट्स से स्टूडेंट टेबल इन द कॉलेज डेटाबेस, जो हमने कॉलेज डेटाबेस बनाया था उसके अंदर हमारी एक स्टूडेंट टेबल है। तो नॉर्मली क्या होता है यार, हमारा सबसे पहले डेटाबेस होता है, उसके अंदर हमारी टेबल होती है। तो ये आपका डीबी है, ये आपकी टेबल है, और टेबल के अंदर हमारा एक्चुअल डेटा होता है जो रिलेशनल डेटाबेस के सिनेरियो में रोज और कॉलम में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये हमारा अंदर डेटा है। ओके, तो इस सिनेरियो में हमने बोला है हमें 5 कॉलम चाहिए, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच एंड सेमेस्टर, और ये सारा डेटा टाइप है उसका ना। फॉर ईच ऑफ द कॉलम दिस इज द डेटा टाइप। तो फाइनली मेरे पास टेबल आएगी जिसमें 5 कॉलम्स होंगे। ओके, और रोज तो कितनी भी हो सकते हैं यहाँ पे ना, रोज हमने कितनी बना दी। तो ये हमारा कॉलम होगा स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच एंड सेमेस्टर। तो ये सारे आपके कॉलम्स हो गए, एंड ये सारी जो भी आप डेटा डालेंगे ये आपकी रोज हो गई। तो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। ओके, सो नाउ अब इसको देखते हैं सिक्वल सर्वर में कैसे काम करती है। और ये कमांड है sp_help। इससे क्या होता है, इससे आपको पता चलता है कि आपकी टेबल बनी है या नहीं बनी। ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, तो यू कैन यूज स्टूडेंट टेबल वॉट एवर द नेम ऑफ द टेबल इट नीड्स। नाउ लेट्स गो टू द SQL सर्वर एंड सी दैट हाउ वी कैन डू दैट वन। तो सबसे पहले आपको बताना होता है आपको टेबल कौन से डेटाबेस में बनानी है, कौन से डेटाबेस में बनानी है। तो उसके लिए या तो आप इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लो डेटाबेस नेम। तो इस हमारे सिनेरियो में कॉलेज होगा, ठीक है। नहीं तो आप लिख दो यूज देन द डेटाबेस नेम, ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे टेबल। तो सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम हो गए मेरे स्टूडेंट्स, एंड देन यहाँ पे मेरे को कॉलम्स डिफाइन करने हैं। तो आपका हो गया स्टूडेंट आईडी जो मेरा इंटीजर डेटा टाइप का था, देन मेरा हो गया फर्स्ट नेम जो मैंने बोला था वेर केयर 50 मतलब मैं 50 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकता हूँ। अगर आपका नाम बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में करिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे अगर आपने लिमिट 50 दे रखी है तो। नहीं तो आप इस लिमिट को बढ़ा देना। इसके बाद क्या था हमारा ब्रांच, ब्रांच भी मैं देता हूँ वेर केयर, इसमें मैं 20 दे देता हूँ या 25 दे देता हूँ। और लास्ट था सेमेस्टर, सेमेस्टर भी इंटीजर, कि फर्स्ट सेम में सेकंड थर्ड फोर्थ इट इज इंटीजर, आई एक्सेप्ट। तो ये मेरा
टेबल का लेआउट हो गया। इसमें क्या करा मैंने, टेबल नेम दी, स्टूडेंट स्पेलिंग सही करते हैं, और मैंने यहाँ पे कॉलम नेम दे दिए, सारे मेरे कॉलम नेम है और कौन सा डेटा टाइप है। ओके, किस तरह की वैल्यू ये एक्सेप्ट करता है। तो अब मैं इसको रन करूंगा। रन कैसे करते हैं, आप इसको सिलेक्ट करिए जो भी आपको चाहिए। ओके, जो भी आप एक्सिक्यूट करना चाहते हैं कमांड, उसके बाद इस एक्सिक्यूट बटन पे क्लिक कर दीजिए, या फिर F5 भी प्रेस कर दो तो भी सेम बात है। सो इट सेज कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हमको टेबल देखनी है हमारी, तो कहाँ बनी हुई है, तो मैं कॉलेज के अंदर जाऊंगा, टेबल्स में जाऊंगा, अभी कुछ नहीं दिख रहा। रिफ्रेश करो, राइट क्लिक करो, इसको रिफ्रेश करो, यू विल सी द टेबल हेयर, राइट, dbo.students। dbo क्या है, ये स्कीमा है, ठीक है। अब इसमें देखो कॉलम कितने हैं, ये सारे हमारे कॉलम है। ये जो नल है इस पर हम बाद में बात करेंगे, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे। और varchar 50 जो भी हमने दिया था वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे है। और अगर आपको वैसे क्वेरी से देखना है तो sp_help देन द नेम ऑफ द टेबल, इस कमांड को रन कर दो। देखो अब सारी डिटेल्स आ गई कि कौन सा डेटा टाइप लिया था हमने, उसकी लेंथ क्या थी, जैसे varchar की हमने 50 ली थी, 25 ली थी, इंटीजर की बाय डिफॉल्ट 4 होती है, कब बनाया गया था, किसने बनाया था, कौन सा ओनर है इसका, तो ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपके पास ना। तो हमको इसमें कुछ डेटा डालना हो तो हम कैसे डेटा डालेंगे, तो उसके लिए हमारा कमांड होता है इंसर्ट इनटू देन द नेम ऑफ योर टेबल। तो हमारा स्टूडेंट्स टेबल है, एंड देन वैल्यूज। तो ये आपको याद रखना, ये आपका सिंटेक्स होता है। अब वैल्यूज में जितने आपके कॉलम हैं उतनी आपको यहाँ पे वैल्यू पास करनी होगी। लेट्स से स्टूडेंट मेरा 100 है, ओके, 100 इज माय स्टूडेंट आईडी। फिर मेरा नेम है अतुल, लास्ट नेम है गुप्ता, ब्रांच है CSC कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सेमेस्टर है 3rd सेम। सो ये मेरी एक रो हो गई, ये मेरी एक रो हो गई इस टेबल के अंदर, बिकॉज इसमें मेरी 5 कॉलम थे तो मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू पास कर दी, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो क्या हुआ, 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो इंसर्ट हो गई है इसमें। लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट 4 टाइम्स, तो मेरी 4 रो इंसर्ट हो जाएगी। तो मैं सबके एक बार आईडी बदल देता हूँ और डिटेल्स भी थोड़ी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब मैं ये 3 रो एक्सिक्यूट करता हूँ, तो अब मेरे पास 4 रो हैं इस टेबल में। तो मैं कैसे देखूंगा, या तो मैं सेलेक्ट कमांड चला लूँ, ठीक है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर एक बार को आप मान लीजिए सेलेक्ट कमांड यूज में आता है रिकॉर्ड फैच करने के लिए जो भी टेबल में है। ये हम डिटेल में देखेंगे बाद में। तो अब मैंने इसको एक्सिक्यूट करी तो ये मेरे पास टेबल आ गई, ठीक है। टेबल में जो भी डेटा डाला था वो आ गया। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ 2 कॉलम में डेटा डालना है, मुझे सिर्फ स्टूडेंट आईडी डालना है और मेरे को लास्ट नेम डालना है, बाकी मुझे डेटा नहीं डालना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उस केस में मेरे को कॉलम नेम पास करने होंगे। अगेन माय सिंटेक्स विल रिमेन सेम, सिंटेक्स मेरा वही रहेगा। मुझे डालना है 104 और लास्ट नेम एज गोयल, ठीक है। मेरे को सिर्फ 2 एंट्री डालनी है, बट अगर मैं अभी चलाऊंगा तो भी एरर आ जाएगा, क्योंकि ये 5 एंट्रीज और 5 वैल्यू मेरे से उम्मीद कर रहा है, ओके, बिकॉज यहाँ पे 5 कॉलम है। तो अगर मैं यहाँ भी एक्सिक्यूट करता हूँ इट विल थ्रो मी एन एरर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जितने कॉलम नेम मैंने दिए हैं और कॉलम वैल्यू पास करी है वो नंबर ऑफ कॉलम से मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, आफ्टर माई टेबल नेम मुझे यहाँ पे कॉलम के नेम देने होंगे जहां पे मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो मैं स्टूडेंट आईडी पास कर रहा हूँ और मैं लास्ट नेम पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ तो अब कोई एरर नहीं आएगा। अब मैं दोबारा से सारे रिकॉर्ड फैच करता हूँ, तो जो मैंने वैल्यू नहीं डाली वो मेरे को नल आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ये मैंने वैल्यूज पास नहीं करी है। तो ये हमारा होता है इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, जो टेबल में वैल्यू ऐड करने के काम आता है। उसके बाद हमारा होता है हाउ वी कैन ऑल्टर द टेबल। अब जैसे टेबल बनी हुई है, ये जो टेबल बनी हुई है मुझे ऑल्टर करनी है। ऑल्टर मतलब कुछ चेंज करना है इसमें, जैसे कुछ भी हो सकता है।
मान लीजिए मेरे पास एक और इसको ईमेल आईडी भी मुझे लेना है। मैंने टेबल तो बना ली, बट बाद में मुझे पता चला यार मैं ईमेल आईडी लेना तो भूल ही गया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऑल्टर कर दूंगा। तो उसके लिए ऑल्टर कमांड क्या है, ALTER ऑल्टर टेबल। एंड जो भी कीवर्ड होते हैं, जैसे आपके ऑल्टर हो गए, इंसर्ट हो गए, क्रिएट हो गए, या जितने भी डेटा टाइप्स हैं, तो ये सारे कीवर्ड होते हैं। तो उसमें क्या करना है हमको, उन कीवर्ड के लिए वो आप हमेशा इनको कैप्स में लिखो। जैसे यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं, तो एज अ गुड प्रैक्टिस हमेशा इसको कैपिटल लेटर्स में लिखो। वैसे जो आपकी सिक्वल है वो केस सेंसिटिव नहीं है, अगर मैं इसको स्मॉल में भी लिखता हूँ कोई इशू नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब कि ऐसा नहीं है आपको कैपिटल में ही लिखना है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, ये होता है। बट एज अ गुड प्रैक्टिस आप जितने भी सिक्वल के कीवर्ड्स हैं आप उसको कैपिटल लेटर्स में लिखो। ओके, सो ऑल्टर टेबल एंड देन नेम ऑफ द टेबल। नेम ऑफ द टेबल क्या है मेरा, स्टूडेंट्स। अब मेरे को एक नया कॉलम ऐड करना है इसमें, तो आई विल राइट ऐड नाउ कॉलम नेम ईमेल। ओके, मेरे को ईमेल करना है और इसका मैं बोल रहा हूँ वेरकेर डेटा टाइप, बिकॉज जब भी मैं कॉलम ऐड करूंगा तो मुझे उसका डेटा टाइप भी देना होता है, वेरकेर 50। ओके, ये मेरा एक नया कॉलम ऐड हो गया। सी यहाँ पे आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इट मींस आपका ये बन चुका है। तो अगर हमने लास्ट टाइम बोला था SP_help, SP_help हमारा फंक्शन होता है जो हमें बताता है हमारा स्ट्रक्चर क्या है टेबल का। तो अब मैं यही कमांड यूज में लूंगा एंड देन यू विल सी हमारा एक और ईमेल ऐड हो गया होगा इसमें। देखिए अब यहाँ पे एक और आ गया ईमेल जो पहले नहीं था। तो अब हमारे एक और कॉलम ऐड हो गया है और हमने ऑल्टर टेबल करा है। अब मान लीजिए, तो अगर मैं यहाँ पे अभी सेलेक्ट करूंगा तो क्या आएगा, यस, ईमेल नल आएगा, बिकॉज हमने ईमेल की वैल्यू पास ही नहीं करी है। राइट, ईमेल सारे नल आ रहे हैं यहाँ पे। तो दूसरा क्या है, और क्या हम ऑल्टर कर सकते हैं, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे वो सब कुछ ऑल्टर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमको एक पूरा कॉलम ही डिलीट करना है, ये जो सेमेस्टर है मेरे को नहीं चाहिए, ये मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन आई विल राइट ऑल्टर टेबल। सिंटेक्स मेरा सेम रहेगा, ये जो मेरा सिंटेक्स है ये मेरा हमेशा सेम रहेगा, फर्स्ट लाइन। उसके बाद मैं बोलूंगा ड्रॉप कॉलम और नेम ऑफ द कॉलम। तो नेम ऑफ द कॉलम है मेरा सेमेस्टर। ठीक है, इसको चला दूंगा तो मेरा कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पे दोबारा से रिट्रीव करता हूँ रिकॉर्ड्स, तो यू विल नॉट सी द कॉलम सेमेस्टर। ठीक है, सेमेस्टर मैंने डिलीट कर दिया। और क्या ऑल्टर हो सकता है, अब मान लीजिए मेरा ये था वेरकेयर 25 ब्रांच। अच्छा ब्रांच, ओके, वेरकेयर 25। अब मेरे को लग रहा नहीं, मेरी ब्रांच का नेम तो बहुत बड़ा है, वो 25 कैरेक्टर से ज्यादा है, तो वो इसमें आ नहीं पाएगा। तो उसके लिए मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस कॉलम को ऑल्टर करूंगा। सो अगेन आई विल राइट ऑल्टर टेबल, ये कॉमन रहेगा पहला ना, ऑल्टर टेबल एंड द नेम ऑफ द कॉलम टेबल, सॉरी। ठीक है, इसके बाद ऑल्टर कॉलम, और कौन सा कॉलम आप ऑल्टर करना चाहते हो, मैं करना चाहता हूँ ब्रांच। ब्रांच को मैं करना चाहता हूँ वेरकेयर 40, बिकॉज मेरे ब्रांच का नेम बहुत बड़ा हो गया, मेरी कोई नई ब्रांच चाहिए उसका नेम बहुत बड़ा है, तो मैं इसको 40 चेंज कर दूंगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब इसके बाद मैं देखता हूँ SP_help में, बिकॉज ये मुझे स्ट्रक्चर बताता है टेबल का। तो अब देखिए यहाँ पे 40 ब्रांच जो है, अब हमारा लेंथ चेंज हो गया 40। तो इस तरह हम ऑल्टर कर सकते हैं। तो हमने देखा हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, और अब हमने देखा ऑल्टर कैसे कर सकते हैं। लास्ट चीज है अपडेट कैसे करें। तो ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। अब मान लीजिए जहां पे भी मेरी ब्रांच है और जहां पे भी लेट सपोज मेरा सरनेम है शर्मा, ओके, वहां पे मेरे को ब्रांच चेंज करनी है, और या फिर मुझे वहां पे ईमेल डालना है sharma.sharma@gmail.com, ओके, समथिंग लाइक दैट। सो हाउ टू डू दैट वन, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए। तो उस केस में क्या कर रहा हूं, मैं अपडेट कर रहा हूं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको मैं अपडेट कर रहा हूं। सो अपडेट, फिर आपको टेबल नेम देना है, उसके बाद आपको सेट लिखना है। तो ये आपका सिंटेक्स है, अपडेट टेबल नेम सेट। और क्या सेट करना है आपको, सेट ईमेल इक्वल्स टू लेट्स से sharma@gmail.com। कुछ आर्बिट्री वैल्यू ले रहा हूं, कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे को लेट्स से फर्स्ट नेम भी चेंज करना है।
ठीक है, मुझे फर्स्ट नेम भी चेंज करना है दोनों का। फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे क्या है, एक का विवेक है एक का अमित है, मुझे चेंज करके करना है बॉबी। वेयर, सी वेयर वी विल सी अगेन डिटेल में, पर आप अभी ये समझिए वेयर आता है फिल्टर करने के लिए, जो भी आपको रिकॉर्ड्स फिल्टर करने हैं उसके लिए आप वेयर यूज में लेते हैं। वेयर लास्ट नेम इक्वल्स टू शर्मा। तो अब इसको हम रन करते हैं। 2 रोज अफेक्टेड, व्हाई, बिकॉज हमारी 2 रो में हमारा सरनेम शर्मा था। इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए जहां जहां हमारा शर्मा था वहां पे क्या हुआ, वहां पे हमारा फर्स्ट नेम चेंज हो गया, राइट। अब आपको लग रहा है यार ये तो गलती हो गई हमसे, बिकॉज 2 स्टूडेंट का सेम नेम तो हो नहीं सकता, आपको सिर्फ ये वाला अपडेट करना था, आपने दोनों कर दिए। कोई बात नहीं, इस बार हम क्या करेंगे, वेयर, ओके दोबारा लेट मी कॉपी दिस वन, मैं कॉपी करता हूँ। अब मैं बोलूंगा वेयर स्टूडेंट आईडी, ठीक है, जहां पे स्टूडेंट आईडी 103 है वहां पे मेरे को चेंज नहीं करना था, वहां पे मेरा नेम जो भी नाम था, मुझे अभी याद नहीं, बट लेट्स से वहां पे मेरे को नेम डालना है फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अजय, एंड लास्ट नेम मैं चेंज नहीं कर रहा, ईमेल मैं चेंज कर देता हूँ, ईमेल इक्वल्स टू abc@gmail.com। ठीक है, तो दोबारा मैं इसको चलाऊंगा, तो इस बार एक रो इम्पैक्ट हुई है बिकॉज स्टूडेंट आईडी 103 एक ही बार था मेरी टेबल में। अब मैं इसको चलाऊंगा, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आईडी जो था, जो पहले बॉबी था वो अजय हो गया, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी चेंज हो गया। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हम कैसे ऑल्टर कर सकते हैं जो ऑलरेडी टेबल बनी हुई है उसमें कुछ भी, इधर आपको टेबल का कॉलम ड्रॉप करना हो, चेंज करना हो कुछ उसमें, या फिर आपको ऐड करना हो नया कॉलम। उसके बाद हमने देखा हम टेबल कैसे अपडेट कर सकते हैं, बट रो वो बनी हुई होनी चाहिए, उसमें हम वेयर कंडीशन लगाते हैं, फिल्टर करते हैं रिकॉर्ड, और वैल्यूज नई सेट के थ्रू डाल देते हैं। अब समझते हैं डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है और कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है SQL सर्वर या किसी भी डेटाबेस में। डेटा इंटीग्रिटी एंश्योर द कंसिस्टेंसी, यहाँ पे गौर फरमाइए, कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस ऑफ डेटा। इसका मतलब जो डेटा आप टेबल के अंदर डाल रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, करेक्टनेस ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारी स्टूडेंट टेबल है जहां पे मेरा है स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच आईडी, ईमेल आईडी। दूसरी मेरी ब्रांच टेबल है जिसमें है ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम, कैपेसिटी। तो अब हमें कुछ पहलुओं का ध्यान रखना है ये डेटा डालते समय, या अगर हम डेटा डाल रहे हैं और डेटा गलत है तो हमें एरर आना चाहिए, रेदर देन सब कुछ टेबल में सेव हो जाए। तो पहले हम कंडीशंस देखते हैं हमें क्या करना है। देखो स्टूडेंट टेबल जो ये वाली है आपकी, स्टूडेंट आईडी इज यूनिक एंड नॉट नल, ये जो कॉलम है ये आपका ये यूनिक होना चाहिए और इसमें नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तभी तो एक स्टूडेंट का और 2 स्टूडेंट का सेम आईडी नहीं हो सकता, राइट। इसलिए स्टूडेंट आईडी आपका यूनिक होना चाहिए और नल भी नहीं हो सकता। फर्स्ट नेम आपका नल नहीं हो सकता, लास्ट नेम आपका नल हो सकता है। कई बच्चे सरनेम नहीं लगाते तो लास्ट नेम कैन बी नल बट फर्स्ट नेम कैन नॉट बी नल। ब्रांच आईडी जो है, अब इसका रिलेशन है, अगर आप देखो हमारे पास ब्रांच टेबल में एक ब्रांच आईडी है तो इसका रिलेशन है यहाँ से, तो इट इज काइंड ऑफ द लुकअप। तो ये जो है, ये ब्रांच आईडी जो है, ये सिर्फ ब्रांच आईडी जो ब्रांच टेबल में पड़े हैं वही ले सकता है, वही रेफर करे, ये हमारी एक कंडीशन है। ईमेल जो आपका है, ईमेल यूनिक हो पर खाली भी हो सकता है, ये वैल्यू यूनिक हो बट खाली भी हो सकती है, ओके, बट कैन बी लेफ्ट ब्लैंक। अब ब्रांच टेबल की भी कुछ कंडीशन है, ब्रांच आईडी जैसे आपका स्टूडेंट आईडी है वैसे आपका ब्रांच आईडी भी यूनिक हो और नॉट नल हो, ठीक है, इसमें नल वैल्यू नहीं हो। ब्रांच नेम कैन बी फ्रॉम, अब हमारी ये 5 ब्रांच ही हो सकती हैं, ओके, ये 5 ब्रांच ही हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं हो सकती। तो जब एंट्री इस ब्रांच टेबल में हो रही हो तो सिर्फ ये 5 ब्रांच में से ही आए कोई ब्रांच। तीसरा हमारा कैपेसिटी, ओके, कैपेसिटी मींस दैट इस ब्रांच में कितने बच्चों की कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 200 बच्चे की कैपेसिटी है, ओके, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू फॉर कैपेसिटी कॉलम इज 200, मींस दैट अगर मैंने यहाँ खाली छोड़ दी, मैंने कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो यहाँ पे 200 अपने आप आ जाए। तो ये सारी हमारी कंडीशंस है। अब हम देखते हैं कंस्ट्रेंट क्या होता है।
ओके, कंस्ट्रेंट से हम ये सारी चीजें जो भी हमने यहाँ पे देखी है, जितनी भी हमारी कंडीशन है, कंस्ट्रेंट से हम ये सारी चीजें सॉल्व करेंगे, तो आपका डेटा अंदर ही नहीं जाता, टेबल में अंदर ही नहीं जाता। एक कंस्ट्रेंट एक तरह से गेट कीपर होता है। जब आपका टेबल में एंट्री डाल रहे होते हो तो कंस्ट्रेंट देखता है कि कोई रूल जो है वो ब्रेक तो नहीं हो रहा, उसके हिसाब से डेटा आपका या तो अंदर जाता है टेबल में या वहां पे एरर आ जाता है। तो हम देखते हैं पहले डेफिनेशन सारे कंस्ट्रेंट की। ओके, तो कंस्ट्रेंट क्या होता है? SQL सर्वर में कंस्ट्रेंट एक होता है या गेट कीपर, जैसे मैंने आपको बताया, जो कॉलम पे या फिर ग्रुप ऑफ कॉलम्स पे लगाते हैं टेबल में। क्यों लगाते हैं? टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, डेटा करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी, ये मेंटेन रहे। इसलिए कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब कौन कौन से कॉमन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट होते हैं SQL सर्वर में? आपका होता है नॉट नल कंस्ट्रेंट। इस कंस्ट्रेंट में क्या होता है? द वैल्यू कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू, राइट? द कॉलम वैल्यू शुड नॉट बी अ नल वैल्यू। नॉट नल, जैसे नाम से पता चल रहा है, नल नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने भी पिछले एग्जांपल में देखा, मुझे फर्स्ट नेम जो है मेरा वो नॉट नल चाहिए, तो माय नॉट नल कंस्ट्रेंट मींस दैट उस कॉलम की वैल्यू नल नहीं हो सकती। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने देखा स्टूडेंट आईडी और ब्रांच आईडी जो हमारा एग्जांपल है, उसमें हमारी कंडीशन है वो नॉट नल रहे और यूनिक रहे, बिकॉज मेरा स्टूडेंट आईडी हमेशा कोई ना कोई वैल्यू तो उसमें होगी ही, और वो नल भी नहीं हो सकता। तो प्राइमरी कंस्ट्रेंट उसी के लिए यूज में आता है। दिस कंस्ट्रेंट यूनिकली आइडेंटिफायर ईच रो इन अ टेबल, राइट? हर रो की यूनिक होनी चाहिए, हर रो। वो कैसे होगी? जब हमारा प्राइमरी की और ये कॉलम हमारा जिसपे हमने प्राइमरी कांस्टेंट अप्लाई करा है, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, राइट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। व्हाई नॉट नल एंड यूनिक? नॉट नल मींस नल नहीं होता, यूनिक मतलब यूनिक रहती है। तो यूनिक अभी हम देखते हैं यहाँ पे। यूनिक कंस्टेंट क्या होता है? इट एंश्योर दैट कॉलम और a ग्रुप ऑफ कॉलम कंटेन्स यूनिक वैल्यू, राइट? तो इसमें और प्राइमरी की में क्या अंतर होता है? प्राइमरी की में आपकी नॉट नल वैल्यू होती है, इसमें नल वैल्यू हो सकती है, बट इसमें कैच है। जो आपकी नल वैल्यू है वो एक ही कॉलम में नल, एक ही रो में नल वैल्यू रहती है। ओके, मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब एग्जांपल के थ्रू, बट अभी आप ये समझ लो, जैसे मान लो मेरा है कॉलम फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम मेरी वैल्यू है ए बी, देन मैंने नल डाल दिया, नल मीन मैंने कुछ भी वैल्यू डाली, देन सी। अब देखो, एक नल भी एक अपने आप में यहाँ पे एक वैल्यू है। ओके, बिकॉज अब मैं यहाँ पे दोबारा नल डाल दूंगा तो वो यूनिक नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी नल है। इसलिए एटलीस्ट इन SQL सर्वर यू कैन ओनली हैव वन नल वैल्यू। ओके, तो यूनिक कंस्ट्रेंट मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई रो। फॉरेन की कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया था, मेरे स्टूडेंट के अंदर एक ब्रांच आईडी कॉलम है और वो ब्रांच आईडी जो ब्रांच टेबल है उससे ही रेफर कर सकता है। तो दिस कंस्ट्रेंट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। अब आपको समझ आ रहा होगा, बिकॉज हमने एग्जांपल पहले डिस्कस करा, अब हम डेफिनेशंस अब देख रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको SQL सर्वर में देखेंगे, ठीक है? इट एंश्योर दैट द वैल्यूज इन ए कॉलम इन मैच द वैल्यू इन अनदर टेबल की कॉलम। ओके, तो हमारा जो ब्रांच आईडी है ब्रांच टेबल में, वही हम ले सकते हैं स्टूडेंट टेबल में, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट किसी और ब्रांच पे असाइन हो और वो ब्रांच वो कॉलेज पढ़ाता ही नहीं हो, राइट? तो ये हम कर सकते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट से। अब क्या बचा हमारा? चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है? दिस कंस्ट्रेंट डिफाइन अ कंडीशन दैट मस्ट बी ट्रू फॉर द डेटा टू बी इंसर्टेड इनटू द टेबल। अब जब मैं डेटा डाल रहा हूं तो मैं चेक करूंगा वेदर जो डेटा है वो इस रूल को, इस बिजनेस रूल को फॉलो करता है नहीं। ये कुछ भी हो सकता है। मान लो आप ईमेल एड्रेस डाल रहे हो, अब मुझे उसमें डालना है @ और .com आता हो, तो मैं वहां पे कीवर्ड के थ्रू यूज में लूंगा चेक कंस्ट्रेंट। ओके, बट हमने जो एग्जांपल देखा था पिछले, उसमें मैंने बोला था जो आपकी ब्रांच नेम है वो उन 5 ब्रांच में ही से ही हो सकती है। तो मैं यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट के साथ एक कीवर्ड डालूंगा इन। ओके, वो हम देखेंगे कैसे करना है, बट अभी के लिए आप याद रखो चेक कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू एनफोर्स बिजनेस रूल्स। ओके, लास्ट वन इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट क्या होता है? अगर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करी, मान लो मैंने टेबल में कोई वैल्यू पास नहीं करी, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले ले, उस कॉलम में कोई डिफॉल्ट वैल्यू ले ले। जैसे हमने पहले देखा था, अगर ब्रांच है मेरा, ब्रांच के अंदर मेरा कैपेसिटी है 200 की और आई वुड से डिफॉल्ट वैल्यू है 200। ओके, मैंने कोई भी नहीं दी तो 200 अपने आप ले लेगा। तो ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। दिस कंस्ट्रेंट सेट्स द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम इफ नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड। आप या तो वैल्यू डाल दो, नहीं तो आपने अगर डिफॉल्ट पे
क्रिएट करा हुआ है और आपने कोई वैल्यू नहीं डाली, तो आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू जो भी आपने डाली होगी एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द डिफॉल्ट कांस्टेंट, वो वैल्यू उठा लेगा, राइट, ड्यूरिंग एन इंसर्ट ऑपरेशन, राइट। सो ये हमने डेफिनेशंस देख ली। अब हम चलते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे, दो टेबल बनाते हैं और हम देखते हैं कैसे हम ये जितने भी कंडीशंस है वो एनफोर्स करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो दोस्तों मैंने एक कमांड पहले लिख ली थी जिससे हम थोड़ा टाइम बचा लें, प्रोसिक्यूट नहीं कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलेज डेटाबेस में आऊंगा तो टेबल्स में ये दो टेबल नहीं है, तो बस मैंने कमांड लिखी हुई है। ओके, बिकॉज कंस्ट्रेंट या तो हम जब टेबल बनाते हैं तब डाल सकते हैं या फिर हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं। ओके, दोनों एग्जांपल देख लेंगे हम। तो स्टूडेंट आईडी मैंने क्या बोला था, इट इज अ प्राइमरी की। ओके, इट इज अ प्राइमरी की, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, I need to provide the syntax constraint, then name of the constraint. So it is always a good practice to prefix that. Okay, prefix मतलब जो पहले आ रहा है, pk student id। अब ये क्या हुआ है मेरा, ये मेरा कंस्टेंट का नाम हुआ। तो अगर मेरे को कल को कंस्टेंट को ड्रॉप करना है, ओके, मॉडिफाई नहीं होता कंस्टेंट, कंस्टेंट सीधे ड्रॉप होता है, तो मैं ये नेम लेकर कंस्टेंट को ड्रॉप कर सकता हूँ। ओके, तो ये मेरी प्राइमरी की है, दिस इज माय प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ओके, तो मेरे को यहाँ पे प्राइमरी की कीवर्ड मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, ये हमें पहले पता, जब भी हम टेबल बनाते हैं जो हमने पहले देख चुके हैं, हम कॉलम नेम डालते हैं, उसका डेटा टाइप डालते हैं। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट इसको इस पे डिफाइन करा कि ये प्राइमरी की है, इट मीन्स ये यूनिक होगी और नॉट नल रहेगी। फर्स्ट नेम की मेरी रिक्वायरमेंट थी, ये नॉट नल होगा, तो मैं सिंपल नॉट नल लिख दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप नल वैल्यू डाल ही नहीं सकते, वो एरर आ जाएगा। लास्ट नेम का कोई रिक्वायरमेंट था, लास्ट नेम का नहीं था, तो अगर मैं नहीं कुछ डालता, जैसे मैं यहाँ पे नॉट नल या कोई कंस्ट्रेंट नहीं डालता, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट ये नल ले लेता है। ब्रांच आईडी रिक्वायरमेंट क्या था हमारा, ब्रांच आईडी का था ये ब्रांच सिर्फ ये वाला ब्रांच ले सकती है, राइट, ये सिर्फ रेफर करेगी इस ब्रांच को। तो हम यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे, फॉरेन की कंस्ट्रेंट। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं अगर इसको मैं रेफर कर रहा हूँ, ब्रांच टेबल को मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, और या फिर मैं ब्रांच आईडी कॉलम को यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, तो उसके लिए पहले ब्रांच टेबल तो बनी होनी चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंस्ट्रेंट, नेम ऑफ द कंस्ट्रेंट इज fk ब्रांच आईडी, और ये क्या है, फॉरेन की। अब ये किसको रेफर कर रही है, तो हम एक और कीवर्ड यूज में लेते हैं, रेफरेंसेस एंड देन टेबल नेम। कौन सा टेबल, ब्रांच टेबल को, ब्रांच टेबल में भी ब्रांच आईडी कॉलम को। तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया। पर प्रॉब्लम क्या है, ब्रांच टेबल बनी भी नहीं है, इनवैलिड टेबल ब्रांच। तो पहले हमको ये बनानी होगी, ठीक है। तो पहले इस वाले पे देखते हैं, ब्रांच आईडी क्या था हमारा, अगेन इट शुड बी अ प्राइमरी कंस्ट्रेंट। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रेंट का सिंटेक्स डाल देता हूँ, पीके ब्रांच आईडी। ब्रांच नेम की भी हमारी कंडीशन थी, उसको हम ऑल्टर टेबल में देखेंगे, ठीक है। अब कैपेसिटी पे देखते हैं, कैपेसिटी पे कंडीशन थी हमारी, द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर कैपेसिटी कॉलम इज 200, राइट। सो यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट डालेंगे कौन सा, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो अगेन हमारा सिंटेक्स होगा कंस्ट्रेंट, देन डिफॉल्ट का DEF कैपेसिटी, यहाँ पे कीवर्ड आएगा हमारा डिफॉल्ट, और उसके बाद वैल्यू, जो भी हम वैल्यू डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 200 डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेबल बन गई। इसमें हम ब्रांच नेम पे कंस्ट्रेंट बाद में डालेंगे, तो मैं आपको ऑल्टर टेबल से सिखाऊंगा कैसे ऑल्टर टेबल से हम कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं। तो पहले हम ब्रांच टेबल चला देते हैं। ये अब हमारी ब्रांच टेबल बन चुकी है, ठीक है। इसमें हमने दो कंस्ट्रेंट डाले हैं। अब यहाँ पे हम रेफर कर सकते हैं, राइट। तो अब हमने ईमेल बचा हमारा, ईमेल पे क्या कंडीशन थी हमारी, ईमेल मस्ट बी यूनिक बट कैन बी लेफ्ट ब्लैंक। तो यहाँ पे मैं यूनिक कंस्ट्रेंट डाल दूंगा। यूनिक कंस्ट्रेंट का मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया था, ओके, मैं आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से ईमेल पे डाल रहा हूँ, बट हमारे मल्टीपल नल नहीं हो सकते यहाँ, इट कैन ओनली हैव वन नल। कंस्ट्रेंट unq ईमेल यूनिक, बस इतना ही डालना है हमको ना। तो ये हमारा पूरा स्टेटमेंट हो गया क्रिएट टेबल स्टूडेंट का। चलो इसको चला देते हैं, चलो ये चल पड़ा। अब हमको देखना हमारी बन गई या नहीं बनी, तो मैं
इसको रिफ्रेश कर दूंगा क्योंकि मेरी डेटाबेस कॉलेज है यहाँ पे। इसको ओपन करो, टेबल्स में आओ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रांच एंड स्टूडेंट, राइट। सो दीज टू टेबल्स वी हैव क्रिएटेड, ये दो टेबल हमने अभी अभी बनाई है। डीबीओ क्या है, ये स्कीमा होता है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी दोनों टेबल बन चुकी है। तो अब हमको इसमें वैल्यू डालनी है, राइट। इसमें हमें वैल्यू डालनी है, तो पहले हम ब्रांच में डालते हैं। ये हमारा ब्रांच आईडी हो गया, ब्रांच नेम थी हमारी वेर क्या है, और लास्ट हमारा कैपेसिटी है। तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज देख लेते हैं एक बार। ई थी यहाँ पे, ओके। तो देखो यहाँ पे एरर आ गया आपका, क्योंकि यहाँ पे सारी ब्रांच आईडी सेम है। अभी क्या बोल रहा है, वायलेशन ऑफ द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, बिकॉज ये हमारी डुप्लीकेट नहीं हो सकती प्राइमरी की। तो हमने यहाँ पे सब में 100 डाल दिया, तो ये गलत है, इसलिए इसने एरर थ्रो कर दिया। तो व्हाट आई डू, आई से 101 102 103। अब मैं इसको चलाता हूँ, तब एरर नहीं आएगा, बिकॉज अब हमारी प्राइमरी की फिर वायलेट हो रही है। अब क्या हो गया, वायलेशन ऑफ द प्राइमरी की। ओके, पहले वाला एरर है ये, अब सही है ये। 1 2 3 4, 4 rows आर अफेक्टेड, राइट। ओके, 1 2 3 rows आर अफेक्टेड। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई पता है, अभी भी इशू है, क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुका था जब हमारा एरर आया था। तो पहले देखो, सबसे पहले ये रो बनी थी, उसके बाद जब हमने ये रो क्रिएट करी थी तब हमारा एरर आया था वायलेशन का। तो इसलिए अगर अभी आप इसको फैच करोगे डेटा, स्टार मतलब सारे कॉलम, फ्रॉम ब्रांच, तो आपको ये 4 रोज दिखेगी, बिकॉज ये पहले ही बन चुकी थी और ये 3 अभी बनी है। देखो ये 4 रोज है हमारे पास ना, तो ये हमारा हो गया काम। अब 5th रो थी हमारी। अब मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, और हमने उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट यहाँ पे डाला है, डिफॉल्ट कैपेसिटी यहाँ डाला है हमने, जिसमें 200 हमारा वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं डालता, तो इसके लिए मुझे अपना इंसर्ट स्टेटमेंट मॉडिफाई करना होगा। इंसर्ट इनटू ब्रांच, यहाँ पे मैं सिर्फ पास करूंगा ब्रांच आईडी और ब्रांच नेम। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रांच आईडी ब्रांच नेम पास करूंगा, 104 IT। ठीक है, अब ये ब्रांच कैपेसिटी अपने आप उठा लेगा, बिकॉज वो डिफॉल्ट कंस्टेंट का पार्ट है। एग्जीक्यूट करा, 1 रो अफेक्टेड। अब मैं चलाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच। सी हियर, यहाँ पे हमने दी नहीं थी, यहाँ पे हमने IT को हमने कोई कैपेसिटी नहीं दी थी, पर इसने 200 अपने आप उठा ली, बिकॉज ये हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट डाला हुआ है। तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, बिकॉज जब वॉयलेट आया हुआ था तो एरर आया था, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट भी देख लिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ब्रांच नेम को मैं ऑल्टर करूंगा इस कंस्ट्रेंट को। ठीक है, अब हम ऑल्टर टेबल करके कैसे कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं वो भी देख लेते हैं। आई विल राइट ऑल्टर टेबल, नेम ऑफ द टेबल, ये हमने ऑलरेडी देखा था कि ऑल्टर कैसे करते हैं, ऐड कंस्ट्रेंट। हमारा ये सेम रहेगा, जो हमारा कंस्ट्रेंट का सिंटेक्स था वो मोर और लेस सेम रहेगा। ऐड कंस्ट्रेंट CHK ब्रांच नेम, देन कौन सा कंस्ट्रेंट है, चेक कंस्ट्रेंट। अब ब्रांच कौन सी होनी चाहिए हमारी, ब्रांच नेम इन। यहाँ पे हम ऑपरेटर इन यूज में लेंगे, इन हम बाद में देखेंगे वेयर क्लॉज के साथ में। अब कौन कौन सी ब्रांच हो सकती है मेरे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे हो सकती है EE, ओके मेरी ये 5 ब्रांच हो सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको ऑल्टर करूंगा, देखते हैं एरर आता है, चलता है। क्या हो गया इसको, अच्छा 2 क्लोज होंगे, बिकॉज एक यहाँ पे भी ओपन हो रहा है, इसलिए ये एरर दे रहा था। अब इसको चलाते हैं। ओके, ये हो गया। अब मान लो मैंने एक और ब्रांच इंसर्ट करी यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने दिया 105, एंड देन यहाँ पे हमने दे दिया, कुछ भी दे देते हैं, डेटा साइंस दे देते हैं। अब ये इसमें है ही नहीं, चेक कंस्ट्रेंट में है ही नहीं है, तो ये एरर थ्रो करना चाहिए। ये देखिए एरर थ्रो करा इसने, बिकॉज ये बोल रहा है
string or binary value would be truncated in the table. ओके, देयर इज अनदर प्रॉब्लम बिकॉज यहाँ पे हमने जो दिया था ये हमने varchar 10 दिया था, ठीक है। तो एक बार पहले हम वैल्यूज देख लेते हैं। यहाँ देखो डेटा साइंस नहीं आया है, इसकी एक बार वैल्यू छोटी करते हैं क्योंकि पहले तो वही वायलेट हो गया था जो हमने यहाँ पे varchar 10 दिया था। ओके, अब हम इसको चलाते हैं दोबारा से। अब देखो, अब ये बोल रहा है इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द चेक कंस्ट्रेंट चेक ब्रांच नेम, बिकॉज आपका जो चेक कंस्ट्रेंट है उसके हिसाब से ये 5 ब्रांच ही हो सकती हैं, ठीक है। आपने अलग ब्रांच डाल दी तो इसने बोला नहीं ये अलाउ नहीं है सर, ये नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इसने एरर थ्रो कर दिया। ओके, ऐसे ही जो करते हैं ना, दो दो मैंने डॉट डाले हैं, डॉट नहीं 2 डैश डाले हैं, उससे कमेंट होता है, वो सिक्वल नहीं रीड नहीं करता, ठीक है। सिक्वल रीड नहीं करता, तो अगर आपको कमेंट्स डालने होते हैं तो आप सिंपल 2 डैश डाल दो, फिर सिक्वल अगर आप इसको चलाओगे कुछ नहीं दिया ना इसने, बिकॉज इसको मिला ही नहीं, रीड ही नहीं करता सिक्वल अगर आप इसको कमेंट्स डाल देते हो, ठीक है। चलो ये हमारी टेबल हो गई ब्रांच। अब हमारी ब्रांच सेट है, ब्रांच में हमारी ये वैल्यूज है। अब हमको अपनी टेबल बनानी है, टेबल में डेटा डालना है स्टूडेंट में। चलो इसमें वैल्यूज डालते हैं। ओके, तो अब हम एक एक करके इसको चलाते हैं, ठीक है। पहला मैंने ये चलाया, देखो कोई इशू नहीं आया। अब जब मैं दूसरा चलाऊंगा ये बोलेगा ये आपका मनीष टेस्ट, ये ऑलरेडी इस पे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने डाला है यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेट हो जाएगा। अगर मैं चलाऊंगा आपको एरर आएगा दैट आपका यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है, सी हियर यूनिक की कंस्ट्रेंट वायलेशन। ओके, तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू दूसरी डालनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने पहले वाले में मानव में मनीष का डाल दिया था, मनीष में मानव का डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं हम ना, ठीक है। अब मैं ये चलाऊंगा तो कोई इशू नहीं आएगा इसको, ठीक है। अभी 2 टेबल आ चुकी है इसमें, देखते चलते हैं साथ साथ। ठीक है, 2 रो आ चुकी हैं इसमें। अब मैं क्या करूंगा, मेरे ब्रांच में क्या थी मेरी 100 टू 104, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 110, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ बॉबी का ईमेल एड्रेस, ठीक है। अभी यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर एरर आएगा, ये बोलेगा भाई 110 तो है ही नहीं ब्रांच टेबल में, वायलेशन ऑफ द फॉरेन की, सी हियर द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट बिकॉज ब्रांच आईडी प्रेजेंट ही नहीं है ब्रांच टेबल में, तो आप कैसे डाल दोगे सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। तो हमने यहाँ पे प्राइमरी की वाला देख लिया, प्राइमरी की वाला यहाँ पे देखते हैं दोबारा। चलो प्राइमरी की वायलेशन, ये आपका प्राइमरी की वायलेशन हो गया, तो हमने प्राइमरी की वाला देख लिया ऑलरेडी। हमने यहाँ पे फॉरेन की देख लिया, हमने फर्स्ट नेम नॉट नल, इसको देखेंगे चलो अभी थोड़ी देर में। ईमेल वाला भी देख लिया हमने, ठीक है। तो अब मैंने इसको चला दिया। ओके, ब्रांच आईडी मुझे चेंज करना है, तो मैंने ब्रांच आईडी कर दिया 104, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे मेरे को ईमेल वाला, देखो मैंने आपको बताया था, चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। इसको नहीं डालूंगा, एक और स्टेटमेंट डालते हैं जिसमें हम नल डाल देंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ स्टूडेंट और ब्रांच आईडी में वैल्यू डालेगा। स्टूडेंट आईडी 4 वैलिड है बिकॉज ये रिपीट नहीं हो रहा, 100 ये भी वैलिड है। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट नेम पे एरर दे रहा है, क्यों फर्स्ट नेम पे नॉट नल है, तो वहां पे एरर थ्रो करेगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू द कॉलम फर्स्ट नेम, ठीक है, ये वॉयलेट हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, चलो फर्स्ट नेम भी दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम भी दे देते हैं, जो आपको अच्छा लगे दे देना, पर गाइस साथ में करना, करने से होता है, ठीक है। फर्स्ट नेम मैंने दे दिया मोहन,
ठीक है, मोहन सर को हमने यहाँ पे दे दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ, अब एरर आएगा, चल जाएगा, अब चल जाएगा ये। ठीक है, हमने ईमेल नहीं दिया है, ईमेल नहीं दिया हमने। ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ, ईमेल नल है मेरा, लास्ट नेम नल हो सकता था, क्यों यहाँ पे मैंने आपको बोला था डिफॉल्ट नल हो जाता है। ठीक है, नल ले लेता है। अब ईमेल, ये मैंने यूनिक कंस्टेंट दिया था, तो ये ईमेल भी नल ले लेगा एक बार। अब मैं अगर दोबारा ही चलाता हूँ फॉर सम अदर स्टूडेंट, ओके, तो उसको ईमेल नल मिल चुका है, तो वो एरर दे देगा। तो मैं इसको 5 डालता हूँ, फर्स्ट नेम डालता हूँ अमित। ठीक है, और यहाँ ब्रांच मैंने डाली 102, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ब्रांच वैलिड होनी चाहिए बस। ठीक है, मैंने डाला यहाँ पे। अब फिर ये मेरे को एरर दे देगा, यूनिक की कंस्ट्रेंट कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की, बिकॉज नल एक बार इसको मिल चुका है, इसलिए मैं दोबारा नल नहीं डाल सकता। ओके, तो यहाँ पे वो प्रॉपर यूज केस नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इट विल नॉट बी वैलिड, तो मुझे यहाँ पे ईमेल देना ही पड़ेगा। अब अगर मेरे को एंट्री करानी है, then I need to provide the email here, amit@, कुछ भी डाल दो। ठीक है, अब देखो आपका एक और रो एंटर हो गई, तो अब इसको आप सिलेक्ट करोगे तो आपका डेटा आ गया यहाँ पे। अब समझते हैं स्कीमा क्या होता है SQL सर्वर में। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। इन SQL सर्वर अ स्कीमा इज अ लॉजिकल कंटेनर। क्या होता है? एक लॉजिकल कंटेनर होता है जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं आपके? टेबल्स, जो हम देख चुके हैं, व्यूज, स्टोर्ड प्रॉक, ये सब हम बाद में देखेंगे। ओके, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, वो एक स्कीमा होता है। इससे क्या फायदा होता है? इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द डेटाबेस ऑब्जेक्ट विद इन अ डेटाबेस। तो हमारा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट होते हैं उनका मैनेजमेंट थोड़ा इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है वो हम देखेंगे। अगर आप कोई भी डिफॉल्ट स्कीमा नहीं बनाते हो, तो जो भी आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाते हो वो डीबीओ स्कीमा में जाते हैं। तभी आप देखो, जो भी आपकी टेबल होती है वो डीबीओ डॉट होता है, डीबीओ डॉट एंड देन द टेबल नेम। बिकॉज अगर आपने कोई स्कीमा डिफाइन नहीं किया तो ये डिफॉल्ट स्कीमा में जाता है। सारे आपके ऑब्जेक्ट जो डिफॉल्ट स्कीमा जब आप डेटाबेस बनाते हो तब बनता है। ठीक है, जब आपने डेटाबेस बनाया तो एक डिफॉल्ट स्कीमा बनता है डीबीओ। तो अगर आपने नया कोई स्कीमा नहीं बनाते हो आप, तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं वो सारे डीबीओ में जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन अ यूजर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्कीमा, इट इज क्रिएटेड इन द डिफॉल्ट स्कीमा एसोसिएटेड विद द यूजर। ओके, ये सब डिफॉल्ट स्कीमा में जाता है। Schema ownership can be transferred from one user to another in the same database. तो that is also one of the benefits कि आपका जो भी परमिशंस है वो आप स्कीमा पे दे सकते हो, रेदर देन आप पूरे डेटाबेस पे दो। अच्छा, तो मेरा एक डेटाबेस है कॉलेज, और उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं, राइट? एक मेरा इंजीनियरिंग है, एक मेरा मैनेजमेंट है। तो मैंने क्या करा, मैंने दो स्कीमा बना दी, इंजीनियरिंग के नाम से और मैनेजमेंट के नाम से। दोनों में सेम टेबल है, स्टूडेंट है, ब्रांच है और सम स्टोर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टूडेंट और ब्रांच है टेबल। बिकॉज ये मेरे डिफरेंट स्कीमा में, इसलिए सेम नेम से टेबल हो सकती है। ठीक है, वरना मैं नहीं कर सकता। जब मेरे बाय डिफॉल्ट मेरे डीबीओ में जब स्टोर होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तब मैं सेम नेम से दो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। ठीक है, मेरे को अलाउ नहीं करता SQL सर्वर। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे तीन स्कीमा हो गए। डीबीओ जब आप डेटाबेस बनाते हो तब बाय डिफॉल्ट बन जाता है। ठीक है, दूसरा आपने बनाया इंजीनियरिंग और एक आपने बनाया मैनेजमेंट। तो अब देखते हैं कैसे हम एक डेटाबेस के अंदर स्कीमा बना सकते हैं, कैसे हम टेबल स्कीमा के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, और ऑलरेडी अगर कोई टेबल है हमारे पास या कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी और स्कीमा में, कैसे हम उसको किसी और स्कीमा में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो अभी जाते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में और ये थोड़ी चीजें देखते हैं। तो देखिए, ये मेरा कॉलेज डेटाबेस है। इसके अंदर अगर मैं सिक्योरिटी पे जाता हूँ तो मुझे स्कीमा दिखते हैं। तो देखिए, बाय डिफॉल्ट डीबीओ है और ये सारे सिस्टम डिफाइंड है, मैंने इनमें से एक भी नहीं बनाया है। तो अगर हम अभी अपने टेबल्स देखें तो देखिए, डीबीओ डॉट ब्रांच और डीबीओ डॉट स्टूडेंट, राइट? बिकॉज बोथ आर क्रिएटेड विद इन द डिफॉल्ट स्कीमा, है ना? हमने स्कीमा बनाया नहीं था तो ये अपने आप डीबीओ के अंदर ही असाइन हो गई। और अगर हमने बनाया भी होता और हम इस नेम नहीं देते क्रिएट करते टाइम टेबल, तो भी ये डीबीओ के अंदर ही असाइन होती। ठीक है, तो अभी चलो इसको ऐसा करते हैं, एक हम स्कीमा बनाते हैं। कमांड है क्रिएट स्कीमा एंड देन नेम ऑफ द स्कीमा। ठीक है, ये मैंने बनाया स्कीमा इंजीनियरिंग।
सक्सेसफुल। इसी तरह मैंने एक बना देता हूँ स्कीमा मैनेजमेंट। ठीक है, मैंने अब 2 स्कीमा बना दी है। अब मेरे को अगर टेबल बनानी है कोई, एक बार को मैं सिर्फ टेस्ट टेबल बना देता हूँ। इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, टेस्ट आईडी, और ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अभी मैं इसको बनाऊंगा, किस में जाएगा? अभी ये जाएगा बाय डिफॉल्ट डीबीओ में, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्कीमा मेंशन नहीं करा है। ठीक है, तो अगर मेरे को इसे किसी स्कीमा के अंदर डालना है तो मुझे स्कीमा नेम इसके आगे प्रीफिक्स करना होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग डॉट टेस्ट। तो अब क्या होगा, टेस्ट नाम की टेबल इंजीनियरिंग स्कीमा में बन जाएगी। एग्जीक्यूट करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं टेबल्स को। सी हियर इंजीनियरिंग डॉट टेस्ट। इसी तरह मैं सेम टेबल मैनेजमेंट स्कीमा में भी बना सकता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ, ये बोलेगा ऑलरेडी इस नाम से टेबल बनी हुई है, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम टेस्ट इन द डेटाबेस। बट अगर मैं इसमें मैनेजमेंट डाल देता हूँ, मैनेजमेंट डॉट टेस्ट, जो हमने स्कीमा यहाँ पे बनाया है, नाउ इट इज सक्सेसफुल। तो अब ये हमें बनाने दे रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपको एक और ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पे, मैनेजमेंट डॉट टेस्ट। ठीक है, तो हमने अपना पॉइंट प्रूव करा कि यू हैव द सेम टेबल नेम विद इन द डिफरेंट स्कीमा। अब आप इसको कैसे इधर से उधर ले जा सकते हो? ठीक है, मान लो आपको ये वाली जो है, ठीक है, इंजीनियरिंग के अंदर जो टेबल है वो आपको मैनेजमेंट में ले जानी है। पहले बताओ अलाउ करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज इसमें ऑलरेडी टेस्ट नाम से टेबल है। चलो देख लेते हैं एक बार, इस बारे कमांड भी देख लेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले कमांड होता है हमारा ऑल्टर स्कीमा, देन वेयर आई हैव टू ट्रांसफर, तो मेरे को मैनेजमेंट में करना है। सो ऑल्टर स्कीमा मैनेजमेंट, एंड देन मुझे क्या ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर इंजीनियरिंग डॉट टेस्ट। मेरे को ये टेबल जो अभी इंजीनियरिंग के अंदर है, और आई विल से ये ऑब्जेक्ट जो अभी इंजीनियरिंग स्कीमा के अंदर है, वो मुझे मैनेजमेंट स्कीमा में करना है। तो अब क्या हुआ, एरर आ गया, बिकॉज टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? तो अब हम क्या करते हैं, चलो इसको टेस्ट 1 कर देते हैं। ठीक है, टेस्ट 1 करा, नई टेबल बनाई। अब इंजीनियरिंग के अंदर हमारी टेस्ट 1 टेबल भी, इसको रिफ्रेश करा, देखो यहाँ पे टेस्ट 1 हो गई। अब मैं टेस्ट 1 को मैनेजमेंट में कर देता हूँ, तो रेदर देन टेस्ट आई विल से टेस्ट 1। तो देखो ऑल्टर स्कीमा, जहां पे मेरे को ट्रांसफर करना है और जो मुझे ट्रांसफर करना है, एज सिंपल एज दैट। एग्जीक्यूट करो, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आप देखोगे तो टेस्ट 1 इंजीनियरिंग की जगह मैनेजमेंट में आ जाएगा। इसको रिफ्रेश करो, सी हियर मैनेजमेंट डॉट टेस्ट 1। तो इससे क्या फायदा हुआ है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बढ़िया हो गया, द वे अवर डेटा और अवर ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड। देखो अभी तो हमारे 3-4 हैं, बट इसको एज्यूम करो तुम्हारे पास 15-20-25 ऑब्जेक्ट हैं। ओके, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इवन मैनेज। ठीक है, स्कीमा अगर आप स्कीमा से लॉजिकल पार्टीशन कर देते हो, इट विल बी इजियर फॉर यू। इसी तरह आप सिर्फ जो आपको परमिशन देनी है, आप स्कीमा के ऊपर दो, रेदर देन आप पूरे डेटाबेस पे देते हो। तो जिसको जिस यूजर को परमिशन इंजीनियरिंग के अंदर है, ओके, उसको मैनेजमेंट में नहीं होगी अगर आपने नहीं दी है तो। ठीक है, तो ये यूज होता है हमारा स्कीमा का। अब समझते हैं आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है SQL सर्वर के अंदर। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। आइडेंटिटी इज यूज फॉर दोज कॉलम दैट नीड ऑटोमेटिकली जनरेटेड वैल्यूज। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए मेरा एक टेबल है स्टूडेंट्स, उसके अंदर कॉलम है स्टूडेंट आईडी, STU ID, ओके, एंड इसकी वैल्यू है 100, 101, 102 एंड सो ऑन। तो अब क्या हो रहा है, हर बार मेरी 1 से इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू, राइट? तो इस सिनेरियो में व्हाट आई कैन डू, मैं बोलूंगा यार इसको मैं आइडेंटिटी कॉलम बना देता हूँ, और फिर मैं इसकी वैल्यू पास नहीं करूंगा। जब मैं इंसर्ट करूंगा तो इसकी वैल्यू में पास नहीं करूंगा, तो सीक्वल अपने आप ही इसकी वैल्यू 100 से इनिशिएट करेगा और 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। और ऐसा कैसे करेगा, उसके लिए मेरे को देना होगा क्लॉज आइडेंटिटी 100, 1। इट मीन्स दिस इज द स्टार्ट वैल्यू and then this is the increment, okay, that it will be incremented by 1। okay, so now इसको देखते हैं SQL में with the same table। तो let's execute this query। ठीक है, ये execute हो गई query। अभी हमारी कोई रिकॉर्ड नहीं होगा इसमें, बिकॉज अभी हमने इसको बनाया ही है। फिर भी हम एक बार फैच करते हैं।
ठीक है, 3 कॉलम है और कोई भी रो नहीं है हमारे पास ना। अब हम इंसर्ट करते हैं इसकी वैल्यू। अब मैं स्पोर्ट्स आईडी नहीं दूंगा बिकॉज मैंने यहाँ पे इसको आइडेंटिटी बनाया है। इट मीन्स इसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ओके, मैंने क्या करा, मैंने स्पोर्ट्स आईडी की वैल्यू पास नहीं करी। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सी स्पोर्ट्स आईडी 100 से इनिशिएट हो गया। अब मैं अगर इसमें एक और वैल्यू डालता हूँ, इस टेबल के अंदर एक और वैल्यू अगर मैं डालता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स, जिससे हमारे पास सारी रोज आ जाएं। सी नाउ इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। यू कैन ट्राई विद अदर एंट्रीज एज वेल। तो हमेशा क्या हो रहा है, इसने देखा मेरी ये आइडेंटिटी कॉलम है। ओके, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 100 से स्टार्ट हो रहा है और हर बार 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बस इसने यही करा यहाँ पे। अब देखते हैं डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड्स क्या होते हैं SQL सर्वर में, और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। डिलीट कमांड इज यूज टू रिमूव। देखो डिलीट भी क्या होता है, कमांड होती है। कौन सी कमांड होती है ये, DML। DML क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये हमारी DML कमांड होती है और ये यूज आती है रिमूव स्पेसिफिक रोज फ्रॉम अ टेबल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फिल्टर कर देते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट, उसमें मैंने स्टूडेंट दे रखा है स्टूडेंट सौरभ, और पर उसने बाद में कॉलेज छोड़ दिया। तो मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं सब कुछ तो डिलीट कर नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा जहां पे सौरभ का आईडी है, तो मैं वेयर कंडीशन डालूंगा, वेयर नेम इक्वल्स टू सौरभ, और प्रिसाइसली वेयर आईडी इक्वल्स टू जो भी सौरभ का आईडी है। ठीक है, तो ये DML स्टेटमेंट होता है और कमांड होता है जो यूज में आता है फिल्टर करने को, एंड देन यू कैन डिलीट द फिल्टर्ड रोज। ठीक है, सो इट अलाउस यू टू सेलेक्टिवली डिलीट डेटा, जो भी हमने बताया। ये टेबल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करता। अगर आप इसका कमांड होता है, देखो डिलीट फ्रॉम माय टेबल, ये आपका टेबल नेम है, वेयर स्टेटस इक्वल्स टू इनएक्टिव। सो स्टेटस कॉलम है, ये कोई भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ इतना डालो डिलीट फ्रॉम माय टेबल, डिलीट फ्रॉम माय टेबल, तो ये सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगा। ओके, सो ये जो आपकी टेबल है, ये आपके रोज हैं 1 2 3, ये सारे डिलीट कर देगा अगर आपने सिर्फ इतना ही दिया है। बट ये टेबल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा। ये आईडी है, ये नेम है, ये एज है, लेट्स से, ये टेबल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा। टेबल वहां पे पड़ी रहेगी बट रिकॉर्ड आपके सारे डिलीट हो जाएंगे। बट अगर आपने माना है वेयर, लेट सपोज वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, अगर हमारी ये कंडीशन है, तो सिर्फ ये वाली रो डिलीट होगी, ये दोनों रो रहेगी हमारे पास। ठीक है, ये डिलीट टेबल कमांड होता है, डिलीट कमांड होता है ये। ओके, इसको हम देखेंगे SQL में, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। अब ट्रंकेट क्या होता है, अगर आपको सारी रोज, अगेन सेम टेबल है हमारे पास, इसमें आईडी है, नेम है, एज है, और 3 रो हैं। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं या मेरे को ये टेबल की जरूरत नहीं है। टेबल की जरूरत मींस डेटा की जरूरत नहीं है, टेबल की मुझे जरूरत है, डेटा की जरूरत नहीं है, मुझे सारी रोज डिलीट करनी है। तो ट्रंकेट कमांड एक बार में सारी रोज डिलीट कर देता है, सारी रो कर देता है डिलीट। तो ये फास्ट होता है। ठीक है, डिलीट से बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बिकॉज डिलीट क्या करता है, एक एक करके रो डिलीट करता है। ओके, तो डिलीट में क्या होता है, वो लॉग, ओके, एक होता है अपना लॉग, उसमें एंट्री करता है। तो जब तक आप कमिट नहीं कर रहे तब तक आप रोल बैक कर सकते हो उसको। ठीक है, बिकॉज वो लॉग में सारी एंट्री होती है जो डिलीट हो रही है। बट इस केस में लॉग में मेंटेन ही नहीं होता है। ओके, तो अगर एक बार आपने डिलीट कर दिया, ये रिकवर नहीं हो सकता दोबारा। तो ये होता है DDL। ये DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया सारा डेटा डिलीट कर देता है बट टेबल स्ट्रक्चर रहता है। ओके, टेबल स्ट्रक्चर रहता है, इट मीन्स अगर आपने कंस्टेंट लगाए हुए हैं, कोई इंडेक्सेस वगैरह हैं, वो सब रहेंगे। टेबल स्ट्रक्चर आपका रहता है, डेटा सारा डिलीट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला ट्रंकेट डज नॉट लॉग इंडिविजुअल रो डिलीशन। ठीक है, इस वजह से फास्टर होता है। कोई भी पूछे, ट्रंकेट, डिलीट और ड्रॉप भी देखेंगे हम, इसमें से फास्टेस्ट कौन सा होता है, ट्रंकेट इज द फास्टेस्ट। ओके, सिंटेक्स क्या होता है, ट्रंकेट देन टेबल, ये टेबल नेम आपका, ये हम देखेंगे SQL में कैसे करते हैं। अब देखते हैं ड्रॉप क्या होता है। ड्रॉप वेरी सिंपल, ये क्या करता है, पूरी टेबल अगेन आपकी सेम टेबल है जो भी हम देख रहे थे,
आईडी नेम एज। अब ये पूरी टेबल ही डिलीट कर देगा। ओके, स्ट्रक्चर नहीं बचेगा, नामो निशान मिट जाता है डेटाबेस में से। तभी बोलते हैं इसको बहुत कॉशियसली डिलीट करिए, बिकॉज इट विल बी अ परमानेंट डिलीट। आप रिकवर कर ही नहीं सकते। ओके, तो कई बार आपके पास राइट्स भी नहीं होते इसको करने के। ठीक है, अब इसमें एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। आपका जो डिलीट है वो क्या होता है? डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, चारों जो आपके कमांड्स हैं वो डीएमएल का पार्ट होते हैं। ट्रंकेट होता है डीडीएल, ये आपका डेटा डेफिनेशन चेंज करता है। ड्रॉप, बिकॉज आपका पूरा पूरा आपका टेबल ही डिलीट हो जाता है और ड्रॉप हो जाता है, इसलिए इट इज अ डीडीएल कमांड। अब जैसे मैंने आपको बताया, यूजेस, डिलीट फ्यू और ऑल रोज। ओके, आप यहाँ पे वेयर कंडीशन दीजिए तो आप थोड़े से रो कर देंगे, बिकॉज वेयर कंडीशन यूज टू फिल्टर द डेटा। ठीक है, ये आपका सारी रो कर देता है एक बार में ट्रंकेट, और ये आपका पूरा टेबल स्ट्रक्चर ही डिलीट कर देता है। चाहे इसमें कंस्ट्रेंट, ट्रिगर्स जो भी लगा हुआ है आपके, वो सब डिलीट हो जाता है। ठीक है, स्पीड, जो मैंने आपको बताया, ट्रंकेट फास्टेस्ट होता है, सबसे तेज होता है ट्रंकेट। ड्रॉप फास्टर होता है, एंड देन डिलीट स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? बिकॉज ये लॉग मेंटेन करता है, जिसको आप रोल बैक भी कर पाते हो। ये वन बाय वन आपका रोज डिलीट करता है। ठीक है, ट्रंकेट फास्टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि ये सारा एक साथ ही डिलीट कर देता है और कोई लॉग मेंटेन नहीं करता है। एक बार आपका डेटा गया तो गया। ठीक है, अब ये ड्रॉप से क्यों फास्ट होता है? बिकॉज ये ड्रॉप में अपने अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बिकॉज ये सारे आपके ट्रिगर्स और कंस्टेंट ये सब डिलीट करता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आपका। जैसे मैंने आपको बताया, कंस्ट्रेंट ये सब रिमूव कर देता है, ड्रॉप सब रिमूव कर देता है, और आपका ट्रंकेट, बिकॉज ये टेबल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रखता है ना, टेबल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है, इसलिए डिलीट और ट्रंकेट कंस्ट्रेंट को रिमूव नहीं करते हैं। फ्री टेबल स्पेस नो, बिकॉज टेबल स्ट्रक्चर आपका वहां पे है। ठीक है, और ये ड्रॉप तो सब कुछ डिलीट कर ही रहा है। कैन बी रोल बैक, डिलीट की केस में यस, बिकॉज लॉग में एंट्री होती है जब तक आपने कमिट नहीं करा होता। ट्रंकेट नो, विद ट्रंकेट देयर इज नो एंट्री इन अ लॉग, तो ये आपको परमानेंटली डिलीट होता है। ड्रॉप तो सब कुछ खत्म कर ही देता है। एक्सिक्यूट ट्रिगर, डिलीट यस, ट्रंकेट नो, ड्रॉप नो। इट मींस दैट अगर आपने ट्रिगर डिफाइन कर रखे हैं अपने किसी भी कॉलम पे, तो व्हेन यू से डिलीट इट विल बी ट्रिगर्ड। ओके, बट इन केस ऑफ ट्रंकेट या ड्रॉप वो ट्रिगर नहीं होते हैं। आइडेंटिटी कॉलम, जो हमने देखा था, आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है? जो खुद से वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता है। तो आपका मान लीजिए आपका टेबल है जिसमें आपके आईडीज थे 100, 101, 102। अब आपने क्या करा? आपने डिलीट कर दिया 102। ठीक है, वेयर कंडीशन में आपने डिलीट कर दिया 102, तो जो नया रो बनेगा उसका आईडी होगा 103। ठीक है, अगर आपने डिलीट कमांड यूज लिया है, बिकॉज इट डज नॉट रीसेट द आइडेंटिटी कॉलम। ट्रंकेट में क्या होगा? ट्रंकेट में डेटा हट ही जाता है, जीरो हो जाता है, तो हमें फिर दोबारा से जब टेबल बनेगी तो वो 100 से स्टार्ट होगा। ड्रॉप में नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज आपका पूरा डेटा ही ड्रॉप, मतलब पूरी टेबल ही ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, अब इसको देखते हैं सिक्वल सर्वर पे। ओके, सो ये हमारी स्पोर्ट्स टेबल है, तो सबसे पहले देखते हैं डिलीट कमांड। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो मैं यहाँ पे देता हूँ स्पोर्ट्स। अब ये फिल्टर कर सकता है, वेयर जो क्लॉज है वो फिल्टरेशन के यूज में आता है, तो हमने फिल्टर करा स्पोर्ट्स आईडी। मेरे को लास्ट रो डिलीट मारनी है, मेरे को स्पोर्ट्स आईडी जहाँ पे 102 है वो डिलीट मारना है। ठीक है, अब मैं इसको चलाऊंगा। वन रो अफेक्टेड, ये डिलीट हो गया हमारा 102। इसको चलाओ, 102 चला गया। ठीक है, अब मैं अगर दोबारा एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, बिकॉज मैंने आपको बोला था आइडेंटिटी कॉलम रीसेट नहीं होता, तो एक लेट से एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, एक वैल्यू इंसर्ट करी मैंने। अब देखिए आप उसकी, हमारे पास आइडेंटिटी वैल्यू क्या होती है। आइडेंटिटी कॉलम की वैल्यू है मेरी 103, बिकॉज 102 कहाँ गया? बिकॉज हमने डिलीट करा तो वो रीसेट नहीं हुआ। राइट, सो ये होता है हमारा डिलीट। अब देखते हैं ट्रंकेट क्या होता है। ट्रंकेट, देन टेबल, देन टेबल नेम। चला दो इसको। अब देखो ये आपका कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली।
अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं आया, पर मेरी टेबल बची हुई है। राइट, मेरी टेबल यहाँ पे है, बस ये डेटा नहीं आया कुछ भी, बिकॉज सारा डेटा डिलीट हो गया है। अब मैं अगर लेट से एक नया एग्जीक्यूट करता हूँ इसमें इंसर्ट, और इसको मैं वापस चलाता हूँ, तो देखो 100 से वापस आ गया, बिकॉज इसने रीसेट कर दिया आपका आइडेंटिटी कॉलम। ठीक है, अब लास्ट मेरा ड्रॉप, ड्रॉप में सब चला जाता है। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। इसलिए ड्रॉप बहुत ही सावधानी से यूज में ले, बिकॉज एक बार ड्रॉप करा आपने तो फिर वो रिकवर नहीं होती टेबल आपकी। ठीक है, ये चला गया। अब मैं इसको करूंगा, अब एरर आ जाएगा कि भाई ये टेबल ही प्रेजेंट नहीं है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम स्पोर्ट्स। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब देखते हैं कोई भी हमारी एक्सेल फाइल है या सीएसवी फाइल है उसको हम SQL सर्वर में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। यहाँ पे मैंने एक सुपर स्टोर डेटाबेस बनाया है। तो अभी इसके अंदर कोई टेबल नहीं है, और ये जो आप एक्सेल फाइल देख रहे हैं, जो ऑर्डर्स टेबल है यहाँ पे, इसको मेरे को अपने सुपर स्टोर डेटाबेस में इंपोर्ट कराना है, जो यहाँ पे मुझे कराना होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करिए, टास्क में जाइए। अब आपका यहाँ पे इंपोर्ट डेटा, आप इंपोर्ट फ्लैट फाइल भी देख रहे हैं, तो अगर आपकी CSV फाइल है तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, बट हमारी एक्सेल फाइल है तो मैं इंपोर्ट डेटा में जाऊंगा। क्लिक करिए इंपोर्ट डेटा पर, एक विजार्ड ओपन होगा, वेलकम टू SQL सर्वर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। नेक्स्ट पे क्लिक करिए, यहाँ से आपको डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो आपका एक होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उस पर सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको एक्सेल का पाथ देना है, जहां भी आपका एक्सेल स्टोर है उसका पाथ दीजिए। एक्सेल वर्जन आप सिलेक्ट करिए, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन में आपको चेंज करना होगा। लास्ट ऑप्शन होगा आपका SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट, SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट, जस्ट क्लिक ऑन दैट। उसके बाद विंडोज ऑथेंटिकेशन रहने दीजिए। डेटाबेस यहाँ पे आप सुपर स्टोर डेटाबेस सेलेक्ट है, आप कोई और भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे न्यू का ऑप्शन भी होता है साइड में, आप न्यू से नया डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। वंस यू सिलेक्टेड द डेटाबेस, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कॉपी डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे जितने भी आपकी एक्सेल के अंदर वर्कशीट है वो सारी लिस्ट होंगी यहाँ। अब आप देखिए कौन कौन सी वर्कशीट चाहिए आपको। हमारे केस में हमें तीनों चाहिए, तो हम तीनों पे क्लिक कर लेंगे और देन हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद आप सिंपल इसको नेक्स्ट करिए, फिनिश करिए, तो थोड़ा अपने आप होता रहेगा। सम एक्शंस आर हैपनिंग। ठीक, कितनी रोज इंपोर्ट हो रही है इस डेटा बेस में, एक्सेल के अंदर 9994 रोज है, तो ये सारी हमारे यहाँ पे आ जाएगी। अब इस पे आप रिफ्रेश करिए। अब आप टेबल्स में जाइए, आपको मिलेगा यहाँ पे 3 टेबल्स, ऑर्डर्स, पीपल, रिटर्न, बिकॉज ये तीनों टेबल हमारी एक्सेल फाइल के अंदर थी, तो अब ये तीनों टेबल बन गई है। तो इन तीनों ही टेबल को रीनेम कर देते हैं, जस्ट टू रिमूव द डॉलर साइन फ्रॉम हियर। अब हमारे पास ऑर्डर्स, पीपल, रिटर्न्स, ये 3 टेबल हैं सुपर स्टोर डेटाबेस में। अब समझते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज, दैट इज द सिलेक्ट क्लॉज एंड द डिस्टिंक्ट क्लॉज इन SQL सर्वर। मान लीजिए मैं एक ओनर हूँ फ्रूट जूस शॉप का। अब जूस कैसे बनेगा, फलों से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने हेल्पर को भेजता हूँ यहाँ पे सब्जी मंडी में फल लेने, बिकॉज फल सब्जी मंडी में सस्ते मिलते हैं। ठीक है, तो मेरा हेल्पर यहाँ पे आता है, और अब इसके पास क्या है, या तो मेरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो मैं इससे बोलूँ यार तुम अपने सारे फल मेरे को दे दो, तुम अपने सारे फल मेरे को दे दो, मैं सारे फल चुन लूँ यहाँ से। ठीक है, अब सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है SQL में, आपका चुनना, जो जो आपको चाहिए वो चुनना। तो इस एक सिनेरियो में वो होता है आप सारे मेरे को दे दो। तो SQL की भाषा में होता है सेलेक्ट सारे, मतलब जितने भी फल हैं यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार। ओके, कहाँ से, फ्रॉम, फ्रॉम ये जो वेंडर है, ओके, इससे, इसकी दुकान से, फ्रॉम दिस शॉप, जो भी नाम है इस दुकान का। इसका मतलब मैंने सारे फल ले लिए। अब दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है, मुझे चाहिए सिर्फ पपीते, मुझे चाहिए तरबूज और मेरे को चाहिए एप्पल। तो मैं इसको बोलूं कि यार मेरे को ये 3 फल दे दो, मुझे सारे नहीं चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, सेलेक्ट, अगेन चुनने को हम बोलते हैं सेलेक्ट, फिर यहाँ पे मैं ले लूंगा यहाँ पे एप्पल, एंड देन पपाया, देन वाटरमेलन, फ्रॉम अगेन जिस भी शॉप से। ठीक है, अब ये बंदा, अब ये जो मेरा हेल्पर है वापस आएगा शॉप पे
फल लेकर। अब मैं से पूछूंगा भाई कौन कौन से फल लेकर आए हो तुम, तो ये मेरे को ये नहीं बताएगा कि मैं यार 100 पपीते ले आया, 50 तरबूज ले आया और 200 एप्पल ले आया। ये मेरे को बताएगा मैं पपीता लाया हूँ, तरबूज लाया, एप्पल लाया हूँ। तो इस सिनेरियो में इसने मेरे को डिस्टिंक्ट बताया, राइट। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज यही होता है, डिफरेंट। ओके, डिफरेंट, रिपीटेशन नहीं, हम रिपीटेशन हटा देते हैं, सिर्फ हम डिस्टिंक्ट बताते हैं। इट मींस हमने सिर्फ डिफरेंट बताए, हमने सारे नहीं बताए, हमने सिर्फ डिफरेंट बताए। ठीक है, अब इसको देखते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में कैसे हम यूज में लेते हैं। बट ये बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जानना। तो हमारे SQL सर्वर में कॉलेज डेटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल है हमारे ऑल स्टूडेंट्स। चलो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, और कैसे देखते हैं, sp_help एंड देन द नेम ऑफ द टेबल। सो यहाँ पे हम ले रहे हैं ऑल स्टूडेंट्स। एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखिए इसमें हमारा स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ब्रांच है, ईमेल, फोन नंबर और मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो ये हमारा सारे ही बच्चों का डेटाबेस है कॉलेज का। तो हम इसमें से अगर हमको देखना है सारी ही रोज, ओके, हमको चुननी है सारी ही रोज और सारे ही कॉलम्स। ओके, हमको इस स्टूडेंट आईडी सारे ही कॉलम्स चुनने हैं। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, क्यों चुनने में हम सेलेक्ट लगाते हैं, सारे कॉलम्स के लिए हम करते हैं स्टार फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल। और नेम ऑफ द टेबल क्या है तुम्हारी, ऑल स्टूडेंट्स। चलो इसको चला देते हैं। देखिए ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट, और यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगाया है, हमने सारे ही कॉलम्स पिक करे हैं। पर ये गुड प्रैक्टिस नहीं होती है, अगर हमें जरूरत नहीं है सारे कॉलम की तो सारे कॉलम पिक मत करो। उसमें हम फिर कॉलम नेम देते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम कॉलम नेम देते हैं। ठीक है, तो हम सब यूज में नहीं लेते नॉर्मली, जो भी हमको चाहिए होता है, बिकॉज टेबल में तो हमारे पास सारी एंट्रीज होती हैं, पर हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ थोड़े ही कॉलम की होती है नॉर्मली। तो सिनेरियो में सारे ओप्टेन मत करना, परफॉर्मेंस पे इश्यू आएगा, सारे मत चुनना। तो इस सिनेरियो में हम नाम दे देंगे हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। तो पहले हम टेबल नेम देते हैं, कहाँ से चाहिए हमें, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, और कौन से कॉलम चाहिए, अब हम यहाँ पे दे देते हैं, हमें चाहिए स्टूडेंट आईडी। लेट सपोज मेरे को नेम नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ब्रांच, और मेरे को चाहिए ईमेल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने कॉलम की नेम डाल दी मैंने, जो जो मेरे को अपने रिजल्ट में चाहिए। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास सिर्फ 3 कॉलम्स आए, स्टूडेंट आईडी, ब्रांच एंड ईमेल, जो भी मैंने यहाँ पे बोला। और हमारा SQL जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो आप ईमेल ऐसे डालो या फिर आप ईमेल ऐसे डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, एरर नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब मान लीजिए जो मैंने आपको बताया था कि मेरा हेल्पर फल लेकर आया, तो मैंने उससे पूछा आप कौन कौन से फल लाए हो। इस तरह अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ यार आपके पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ओके, इस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, या जो जितने भी स्टूडेंट एनरोल हैं वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो मैं उस केस में यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मेरे पास सारी ब्रांचेस हैं पर रिपीटेशन हो रहा है। और अगर मैं ऐसे भी लिखूंगा सेलेक्ट ब्रांच फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स टेबल, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जितनी भी स्टूडेंट्स की ब्रांच थे वो हमारी सारी आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख रिपीटेशन हो रहा है, ME, ओके, ME, EE, EC, सो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे ना। तो इसको मैं कैसे रिपीटेशन हटाऊंगा, मैं ये बोलूंगा डिस्टिंक्ट। मेरे को सिर्फ डिस्टिंक्ट ब्रांच दे दो इसमें से। तो अभी मेरे पास 17 रो हैं, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ 5 रो है, बिकॉज उन डेटा में 5 ही मेरे पास एक्चुअल ब्रांचेस हैं, बाकी सब रिपीटेशन है स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट के हिसाब से। सो ये हमारा होता है डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज। तो हमने इसमें देखा कैसे हम सेलेक्ट स्टेटमेंट और डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट यूज में लेते हैं। अब समझते हैं वेयर क्लॉज क्या होता है, और इसको हम कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में कैसे यूज में लेते हैं। वेयर क्लॉज क्या करता है SQL सर्वर में या किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ, इट इज यूज टू फिल्टर द रोज। हम फिल्टर करते हैं किसी कंडीशन के बेसिस पे, तो उसके लिए हमेशा हमारा वेयर क्लॉज यूज में आता है। It is used to filter the rows that are returned in the result set of select, update और delete. Okay. अब हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, कुछ हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारा होता है इक्वल्स टू, मान लो मेरे को चाहिए वेयर माय फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अमित, उसका डेटा चाहिए जहां पे फर्स्ट नेम मेरा अमित है।
तो मैं इक्वल्स टू लूंगा। अब मुझे चाहिए उन सबका डेटा जहाँ फर्स्ट नेम अमित नहीं है, तो यहाँ पे मैं लूंगा नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। अब मेरे को चाहिए जहां पे मान लो किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000 रुपीज से ज्यादा, तो मैं लूंगा ग्रेटर देन ऑपरेटर। 10,000 रुपीज से कम, लेस देन ऑपरेटर, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 10,000। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10,000 मतलब इसमें वो भी रिकॉर्ड होंगे जिस एम्प्लॉय की सैलरी एग्जैक्टली 10,000 रुपीज है, तो मैं ये वाला ऑपरेटर लूंगा। जहां पे 10,000 और लेसर है वहां पे मैं ये वाला ऑपरेटर लूंगा। ये मेरा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, मैं कंपेयर कर रहा हूं। उसी तरह होता है मेरा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं मेरे एंड और नॉट। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है ऑलरेडी तो आपने पहले देखा होगा जो भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो एसक्यूएल में भी सेम बिहेव करते हैं। पर अगर आपको नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे सब कुछ देखने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो कंडीशन होती है, दो या दो से ज्यादा होती है, पर एक कंडीशन है यहाँ पे, मान लीजिए कि एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से ज्यादा है। अब एंड मतलब मैंने बीच में एक कंडीशन डाल दी, एंड एम्प्लॉय का जो मान लीजिए सिटी है, ठीक है, एम्प्लॉय की सिटी है वो है आपकी एम्प्लॉय सिटी इक्वल्स टू नोएडा, ठीक है। तो अब ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जो मेरा रिजल्ट आएगा उसमें दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू, या जितनी भी कंडीशंस हैं वो ट्रू। तो यहाँ पे आप देखिए कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों ट्रू होगी, इसका मतलब इसका आंसर होगा 1। 1 मीन्स दैट यस कंडीशन इज ट्रू, तो आपको डेटा दिख जाएगा। और मतलब क्या होता है, एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो भी आपको डेटा दिख जाएगा। मान लीजिए मैंने बोला इफ बाय सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है, और एम्प्लॉय सिटी इक्वल्स टू नोएडा। अब मेरा एक एम्प्लॉय है अमित, उसकी सैलरी तो 10,000 से ज्यादा है, पर उसका सिटी उसका मान लो जयपुर है, तो भी उसका रिकॉर्ड विजिबल हो जाएगा। क्योंकि और कंडीशन क्या करती है, अगर एक भी आपका कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 10,000 ट्रू है, तो वो इस कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, बिकॉज एनीवेज आपका आंसर तो ट्रू ही आना है, तो सेकेंड कंडीशन चेक ही नहीं होती। अब मान लीजिए ये बोल रहा है कि आपको सैलरी ग्रेटर देन 10,000 होना चाहिए और आपका जयपुर होना चाहिए। तो पहला एम्प्लॉय था मेरा, लेट सपोज अमर, अमर की सैलरी है सिर्फ 5,000, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हुई, पर वो जयपुर का है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो भी आंसर अपना 1 आया। 1 मतलब यस द कंडीशन इज ट्रू, 0 मतलब फॉल्स द कंडीशन इज नॉट ट्रू। नॉट क्या होता है, इन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ ए सिंगल कंडीशन, ठीक है। ये आपका होता है, अगर मान लीजिए मैंने डाला वेयर, वेयर के साथ ये ऑपरेटर यूज में आते हैं, तो मैंने डाला वेयर नॉट सिटी इक्वल्स टू जयपुर, इट मीन्स दैट वो मेरे को सारे रिकॉर्ड दे देगा जहां पे सिटी जयपुर नहीं है। ओके, वेयर सिटी इक्वल्स टू जयपुर, बट मैंने आके नॉट जोड़ दिया तो कंडीशन फॉल्स हो गई। जो भी हम मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसका उल्टा दे दो, मेरे जहां पे सिटी जयपुर नहीं है वो सारे रोज दे देगा यहाँ। ओके, तो हम देखते हैं सीक्वल सर्वर में हम थोड़े बहुत एग्जांपल्स लेंगे इसमें से कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स के। बट दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेयर क्लॉज अलोंग विद द सेलेक्ट क्लॉज। चलो अभी एग्जांपल के लिए सारे ही रिकॉर्ड पुल कर लेते हैं, तो हम यूज में लेंगे सेलेक्ट स्टार, बट मैंने आपको बताया स्टार इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मेरे को क्या करेगा, ये मेरे को सारे रिकॉर्ड दे देगा, बट अब मेरे को इसमें फिल्टर लगाना है। देखो यहाँ पे मुझे सारे दे दिए, बट मेरे को फिल्टर लगाना है, तो व्हाट आई डू वेयर, ठीक है, और जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं आप उसको कैपिटल में लिखना, गुड प्रैक्टिस होता है। नाउ वेयर माय ब्रांच इज, ठीक है, मैं ब्रांच पे कह रहा हूँ, वेयर माय ब्रांच इक्वल्स टू CS, जो भी मेरी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उसके मेरे को सारे स्टूडेंट दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मेरे को सारे स्टूडेंट दे दिए जहां पे मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस थी। ये हो गया मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल्स टू। अब मैं बोल रहा हूँ ठीक है यार, आप मेरे को ये तो दे रहे हो जहां पे मेरी ब्रांच आपकी कंप्यूटर साइंस है, बट अब मेरे को आप सिर्फ वही स्टूडेंट दो जिनके नंबर 900 से ज्यादा हैं, जिसके नंबर 900 से ज्यादा हैं। यानी इस सिनेरियो में मैं क्या यूज में लूंगा, मैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज में लूंगा एंड, और एंड में क्या होगा, जहां पे मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये जो मेरा कॉलम है इसकी वैल्यू 900 से ज्यादा है,
तो कितने रिकॉर्ड आएंगे मेरे पास सिर्फ ये 2 रिकॉर्ड आएंगे, राइट। ठीक है, अब इसमें मैं कह रहा हूं मेरे को जो 900 से ज्यादा और इक्वल्स टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 900, तो मेरे पास एक रिकॉर्ड और आ जाएगा अदिति का। ठीक है, बिकॉज इसके 900 नंबर हैं टोटल। तो ये हमारा हो गया एंड ऑपरेटर। अब मैं बोल रहा हूँ जहां पे ब्रांच सी एस है और ठीक है, इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है, तो बताओ कोई कितने रिकॉर्ड्स होंगे, सोचो जरा। यस, तो यहाँ पे हमारे वो सारे रिकॉर्ड होंगे जिसमें से एक भी कंडीशन ट्रू है। तो अगर आप देखें यहाँ पे जिसकी ब्रांच सी एस है पर उसके नंबर 900 से कम है, तो ये हमारा जो रिकॉर्ड है अनिकेत वाला, इसकी हमारे सी एस ब्रांच है बट 850 नंबर है, पर ये दे दिया बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है। उसी तरह जो हमारे दूसरी ब्रांचेस है ई ई सी और ई, सो ये जो 3 रिकॉर्ड हैं ये हमारे सी एस ब्रांच के नहीं है, बट इसमें ये वाली कंडीशन ट्रू है। देखो आप ई की कितने नंबर है, 920। ओके, अद्वितीय नंबर कितने, 920। इसी तरह हमारे भाव्य का नंबर भी है 930। ठीक है, और एक और रिकॉर्ड है अनन्या, इसके नंबर भी है 930। तो इट मींस जो भी हमारा 900 से ज्यादा नंबर है, 900 से या उसके इक्वल्स टू नंबर है, वो सारे हमारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है। और का मतलब इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो मेरे को रिजल्ट दे दो। ठीक है, अब हम एक दो और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ जो भी ब्रांच सी एस नहीं है उसके रिकॉर्ड दे दो, तो मैं यहाँ पे अपना लॉजिकल ऑपरेटर नॉट यूज में लूंगा। ठीक है, नॉट यूज में लिया, एग्जीक्यूट करा, तो अब देखो यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड आपको सी एस का नहीं दिख रहा। अब ब्रांच कॉलम देखो, एक भी रिकॉर्ड सी एस का नहीं है। ओके, दैट्स द यूज ऑफ द नॉट ऑपरेटर। ये जो नहीं होता है इसको फॉल्स कर देता है, इस कंडीशन को फॉल्स कर देता है, फिर एक्सिक्यूट करता है ये। ठीक है, या इसको आप नॉट यहां से हटाकर, ठीक है, आप यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज में ले सकते थे। ये भी आपका नॉट होता है, ये वाला सिंबल भी आपका ग्रेटर देन लेस देन आप एक साथ लिख दो, ये भी आपका नॉट होता है। ठीक है, और क्या होता है, हमने ग्रेटर देन देखा, देखा, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉट, हमने सारे कवर कर लिए। उसी तरह हमने एंड, नॉट और हमने तीनों ऑपरेटर देख लिए यहाँ पे। तो अब देखते हैं वेयर क्लॉज के साथ रेंज ऑपरेटर, लिस्ट ऑपरेटर, वाइल्ड कार्ड, नॉट नल एंड नल ऑपरेटर्स कैसे यूज में लेते हैं। तो रेंज ऑपरेटर होता है हमारा बिटवीन एंड नॉट बिटवीन। बिटवीन क्या होता है, अगर आपकी कोई वैल्यू इस रेंज में अवेलेबल है, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे को उन सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स दो जिनकी सैलरी है 5000 से 10,000 के बीच में। ओके, 5000 टू 10,000। ओके, तो इस सिनेरियो में मैं यूज में लूंगा बिटवीन 5000 एंड 10,000। सिमिलरली नॉट बिटवीन, जस्ट ऑपोजिट ऑफ बिटवीन। ठीक है, वैल्यू नॉट बिटवीन स्टार्ट रेंज एंड एंड रेंज, तो अगर जो भी इसकी बिटवीन होगी वो फॉल्स होगा, और जो भी नॉट बिटवीन होगी इस रेंज के वो ट्रू होगा, ट्रू मतलब 1। इसी तरह लिस्ट ऑपरेटर्स होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को उन सब एम्प्लॉयज की डिटेल्स दो जिनकी सिटी है या तो जयपुर है या नोएडा है, तो मैं बोलूंगा जयपुर कॉमा नोएडा, और मे बी जिनकी गुड़गांव है। ओके, तो मैं ये तीनों सिटी के नेम दे दूंगा। तो आप इसको ऐसे मान सकते हो मल्टीपल और ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स हमने देखे थे, तो मल्टीपल और स्टेटमेंट वेयर सिटी इक्वल्स टू जयपुर और सिटी इक्वल्स टू नोएडा और सिटी इक्वल्स टू गुड़गांव। तो इस केस में हम यूज में ले सकते हैं इन ऑपरेटर, नॉट इन, कंप्लीटली ऑपोजिट। जो इसमें नहीं है, अगर मैं बोलता हूँ सिटी जयपुर, नोएडा और गुड़गांव नहीं होनी चाहिए, तो बाकी सारी सिटीज के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी अगर आप यूज में लेंगे नॉट इन ऑपरेटर। ओके, तो अभी रेंज एंड लिस्ट ऑपरेटर हमने देखा। पहले हम इसके एग्जांपल देखते हैं, फिर हम देखेंगे नल एंड नॉट नल ऑपरेटर और वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर, फिर उसके एग्जांपल देखेंगे। तो पहले चलते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में एंड देखते हैं कुछ एग्जांपल यूजिंग द रेंज ऑपरेटर एंड लिस्ट ऑपरेटर्स। तो मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे को उन सब स्टूडेंट्स की डिटेल्स चाहिए जिनके मार्क आए हैं 900 से 1000 के बीच में। ओके, तो व्हाट आई डू, सेलेक्ट स्टार, मैं यहाँ पे स्टार ले रहा हूँ बट नॉर्मली आप वही लीजिए जो आपको कॉलम्स यूज में लेने हैं। वेयर, अब आप कौन सा लेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो भी आपका कॉलम है मार्क्स ऑब्टेन्ड बिटवीन, क्या रिक्वायरमेंट थी मेरी, 900 एंड 1000। इट मींस दैट इसके बीच में जो भी हैं
इसके बीच में वो मेरे को सारी डिटेल्स दे दो स्टूडेंट की। अब मैं इसको रन करता हूँ, एक बार आप देख लीजिए मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पे हमारे पास डेटा है फ्रॉम 750 आई थिंक टू 930 समथिंग लाइक दैट। ओके, सो एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये क्या हो गया, ये अभी अपने को मिला क्यों नहीं, ऑल स्टूडेंट्स, कुछ तो गलती करी हमने। ओके, ये आपका कॉलम नेम ही गलत है, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है, तो इसमें आप एस जोड़ दीजिए। दोबारा चलाते हैं इसको। ओके, तो अब आप देखिए जिसके 900 थे वो भी आया ये, बिकॉज ये इंक्लूडेड होता है और 1000 भी इंक्लूडेड होता है। तो जिसकी 900 से ज्यादा है और 1000 से कम है, वो सारे स्टूडेंट्स की डिटेल आ गई हमारे पास, राइट। अब मैं बोलता हूँ रेदर देन बिटवीन आई यूज नॉट बिटवीन। अब मेरे को जो 900 से 1000 है उनके अलावा मेरे पास सारी डिटेल्स आ जाएगी। देखो अब यहाँ पे आप देखिए 900 से 1000 के बीच ये कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे डाला है नॉट बिटवीन, राइट। तो ये मेरे होता है रेंज ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर हमने कौन सा देखा था, लिस्ट ऑपरेटर, जो हमारा इन और नॉट इन था। अब मैं सेम चीज बोल रहा हूं कि मेरे को उन सब स्टूडेंट की डिटेल दे दो जहां पे, अब मेरा यहाँ पे वेयर कंडीशन चेंज हो गई, वेयर ब्रांच इन, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दे सकता हूं, जहां पे आईटी है, सीएस है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। मेरे को उन सब स्टूडेंट्स की डिटेल्स दे दो जो इन ब्रांच में हैं। तो ये और ऑपरेटर है इंटरनली, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखिए सीएस, ईई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईटी, तो इन सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स आ गई जो इन 3 ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच में है, ठीक है। नॉट इन मतलब ये सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो ये जितने भी आपके 10 स्टूडेंट्स हैं वो नहीं आएंगे, उसके अलावा हमारे पास सारे डिटेल्स आ जाएगी। तो टोटल रोज कितनी हमारी, एक बार सिर्फ ये क्वेरी चलाते हैं, टोटल है हमारी 17 रोज। तो अगर मैं यहाँ पे नॉट इन डालूंगा तो मेरे पास होगी 7 रोज, बिकॉज इन में मेरी है 10 रोज। तो मैं डालता हूँ नॉट इन, मतलब ये सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे स्टूडेंट जो बिलोंग्स करते हैं ब्रांच आईटी, सीएस और ईई में। एग्जीक्यूट करो, अब आई हैव ओनली 7 रोज, ठीक है। अब मेरे पास ये 7 ही बच्चों की लिस्ट आई है जो आईटी, सीएस और ईई में नहीं है, ठीक है, नहीं, नॉट इन नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं दो और ऑपरेटर, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर और नॉट एंड नल एंड नॉट नल ऑपरेटर, ठीक है। तो अब इस नल ऑपरेटर क्या करता है, इस नल ऑपरेटर जहां भी आपकी वैल्यू नल है, ओके, मान लीजिए मेरे पास कॉलम है ईमेल जिसकी वैल्यू नल है, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा कि वेयर माय ईमेल इज नल, ओके, इट मींस उसमें कोई वैल्यू नहीं गई है, कोई वैल्यू एंटर ही नहीं हुई थी। तो मेरे पास वो बच्चों की लिस्ट आ जाएगी जहां पे ईमेल नहीं है। नाउ आई कैन कॉल देम एंड टेल देम दैट प्लीज मेंशन द ईमेल एड्रेस फॉर एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम योर कॉलेज, ओके। तो ऐसा मेरे पास डिटेल्स आ जाएगी, मैं उसको किसी भी तरह यूज में ले सकता हूँ। तो अगर नल है, इज नॉट नल, कंप्लीटली ऑपोजिट, ट्रू इफ द वैल्यू इज नॉट नल, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा इज नॉट नल ईमेल, तो इस सिनेरियो में मुझे वो सारे बच्चे आ जाएंगे जिनके ईमेल हैं उसमें, ठीक है, यानी ईमेल नॉट नल है। तो ये देखेंगे हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में कि हम क्वेरी कैसे लिख सकते हैं इसकी। वाइल्ड कार्ड क्या होता है, देयर इज टू थिंग, एम्परसेंड एंड देन दिस अंडरस्कोर यू कैन से, ठीक है। अंडरस्कोर क्या करता है, मैच इज एनी सिंगल कैरेक्टर, ओके, कॉलम नेम लाइक A_C। अब यहाँ पे वैल्यू, अगर मेरी वैल्यू है ABC, वो रिटर्न हो जाएगा, दैट इज ट्रू, बिकॉज यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट अगर मेरी वैल्यू है ABBC, वो रिटर्न नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे अंडरस्कोर मतलब सिंगल वैल्यू, 2 वैल्यू वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये आपको रिजल्ट सेट में नहीं दिखेगा। दिस वन विल बी शोन इन द रिजल्ट सेट। अब बी की सी होता है, डी होता है, ई होता है, सब आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी, मतलब बट सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। अब M% क्या करता है, मैचेस एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, और ये हम हमेशा लाइक के साथ यूज में लेते हैं, कई बार हम इसको लाइक ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। लाइक ABC, M% मीन्स ABC तो है ही, पहले ABC से स्टार्ट होना चाहिए, M% मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है, इसके कुछ भी आ जाए। अब इसमें आप M% आप पहले भी लगा सकते हैं, M% देन यू कैन से लास्ट में ADO। अब यहाँ पे कुछ भी आ जाए, इट कैन बी मैड, है ना, और या फिर यहाँ पे कोई बहुत बड़ी स्ट्रिंग हो उसके बाद ADO, पर ये खत्म AD से होना चाहिए, और यहाँ पे कितने भी कैरेक्टर आ जाए। तभी यहाँ पे लिखा है मैचेस एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स
ठीक है, तो अब देखते हैं ये हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में कैसे यूज में लेते हैं। तो ये हमारा पूरा डेटा था। अब यहाँ पे हमारे कई सारे ईमेल हैं जो नल हैं, राइट, कई सारे हमारे ईमेल हैं जो नल हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, ये कॉपी कर लेता हूं, वेयर ईमेल इज नल। तो अब ये मेरे को वो सारे रोज दे देंगे जहां पे मेरा ईमेल की वैल्यू नल है। देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। देखिए, जहां भी नल है उन सबकी डिटेल्स मेरे पास आ गई है। तो अब मैं रीच आउट कर सकता हूँ इन स्टूडेंट्स को जहां पे एटलीस्ट फोन नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, कि प्लीज अपडेट योर ईमेल, फ्यूचर में आपकी कम्युनिकेशन आपको सारी ईमेल से मिलेगी। ठीक है, ऐसा डिपेंड्स ऑन माई रिक्वायरमेंट, बट एटलीस्ट आई गेट द लिस्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसे ही ईमेल नल नहीं है तो क्या डालूंगा मैं, इज नॉट नल। अब यहाँ पे जितने भी मेरे ईमेल नल नहीं है, देखियो वो सारी रोज जो थी वो नहीं आई जहां पे भी नल थे। इज नॉट नल मतलब अगर फॉल्स है तो इसको ये ट्रू कर देता है, नॉट स्टेटमेंट और नॉट कीवर्ड। ठीक है, अब इसमें आप ये भी कर सकते हो जहां पे आपका ईमेल नल नहीं है बट फोन नंबर नल है, तो इसमें मैं एंड ऑपरेटर दूंगा। तो आप मल्टीपल ऑपरेटर आप जोड़ सकते हो, है ना, मतलब एक ही स्टेटमेंट में, एक ही एक्सप्रेशन में आप मल्टीपल ऑपरेटर यूज में ले सकते हो। एंड फोन नंबर इज नल। ठीक है, इसको इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो अब ये सारे हैं मेरे पास जहां पे मेरी ईमेल तो प्रेजेंट है बट फोन नंबर नल है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ दोनों ही चीजें नल है, ईमेल भी नल है, फोन नंबर भी नल है। तो मैं क्या करूंगा, ईमेल वाला भी इज नॉट हटा दूंगा। तो वेयर ईमेल इज नल एंड फोन नंबर इज नल। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ वही स्टूडेंट मिलेंगे जिनके दोनों चीजें नल हैं। तो देखो ये दो स्टूडेंट है हमारे, आकाश एंड अर्जुन, जिसने ईमेल भी नहीं दिया, फोन नंबर भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नल एंड नॉट नल ऑपरेटर। ठीक है, इसी तरह हमारा होता है वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। ठीक है, और ये आपको पता होगा ऐसे मैं करता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा कमेंट, जो सीक्वल नहीं रीड करता, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स। अब इसमें क्या होगा, अब मैं मान लो मुझे सारे स्टूडेंट्स की नेम चाहिए जो ए से स्टार्ट होते हैं। तो मैं लिखूंगा अगेन सेम क्वेरी, वेयर फर्स्ट नेम इज लाइक, और यहाँ पे मैं दे दूंगा ए एंड देन %। इसका मतलब जो भी ए से स्टार्ट होते हैं वो मेरे को लिस्ट दे दो पूरी। ये क्या हो गया, इज नहीं आता यहाँ पे, चलाओ इसको दोबारा से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो जितने भी बंदों के नेम ए से स्टार्ट होते हैं वो सारे मेरे को यहाँ पे मिल गए। ठीक है, अब मैं बोलूंगा ए से नहीं यार, मेरे को चाहिए जो ए से एंड होते हैं। तो %, ए मैं बाद में लगा दूंगा, अगर हमारे पास कोई ऐसे रिकॉर्ड है तो वो आ जाएंगे। देखो यहाँ पे ऐश्वर्या, अनन्या, अनीशा, दिया, भव्या, सब ए से खत्म होता है, तो ये मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ ए से नहीं, वाई ए से होने चाहिए, खत्म वाई ए से होने चाहिए। पहले कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, इसका मतलब कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, बट ये वाई ए से खत्म हो। तो आप देखिए यहाँ पे दिया, भव्या, अनन्या, ऐश्वर्या, तो ये चारों हमारे वाई ए से खत्म होते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं बोलूंगा शुरू ए से होते हो और वाई से खत्म होते हो। अब ए तो होना चाहिए पहले, तो इसमें ऐश्वर्या हो गए और अनन्या हो गए, और बाद में कितने भी अल्फाबेट हो सकते हैं बीच में, आफ्टर ए कितने भी अल्फाबेट हो सकते हैं, पर बाद एंड में वाई ए होना चाहिए। एग्जीक्यूट करो, तो मेरे पास सिर्फ ऐश्वर्या आया और अनन्या आया। तो हमने देखा %, हम यूज में लेते हैं जब आपको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मैच कराने होते हैं। अगर मेरे को सिंगल कैरेक्टर मैच कराना होगा तो मैं लूंगा अंडरस्कोर। तो मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ ब्रांच मेरी एंड होती हो ई पे, मेरी ब्रांच एंड होती हो ई पे और पहले मेरा सिर्फ एक ही अल्फाबेट हो, तो उसके लिए मेरी क्वेरी बनेगी वेयर ब्रांच लाइक, कोटेशन में बिकॉज स्ट्रिंग है तो अंडरस्कोर पहला और बाद में ई। तो इसमें मेरे को
सिर्फ वो मिलेंगी जिसमें पहला तो मेरा कुछ भी हो सकता है और बाद में ई हो। तो इस केस में मेरा ई सी नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं। ठीक है, सी एस भी नहीं आएगा, ई ई एम ई और ई, बस ये दो हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी ई से एंड होता है बट उससे पहले एक ही कैरेक्टर हो सकता है बस ना। तो देखिए ई ई एम ई, बस ये वाली ब्रांच आई मेरे पास ना, वो वाले रिकॉर्ड्स आए। अब रेदर देन मैं अंडरस्कोर अगर मैं इसको एम% कर दूं तो मेरे पास ई सी ई भी आ जाएगा बिकॉज एम% इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। देखो ई सी भी आ गया यहाँ पे ना। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ऑर्डर बाय क्लॉज और टॉप कीवर्ड कैसे यूज में लेते हैं। तो ऑर्डर बाय क्या करता है, इट अलाउस यू टू सॉर्ट द रिट्रीव डेटा। रिट्रीव डेटा क्या होता है, जो हमको सेलेक्ट स्टेटमेंट से मिला है। अब उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हो, तो ये हमें सॉर्टिंग के काम आता है। ठीक है, अब आप कॉलम ऑब्वियसली आप सॉर्ट करोगे तो किसी कॉलम के ऊपर करोगे बेस्ड ऑन वन और मोर स्पेसिफाइड कॉलम्स। आप एक या एक से ज्यादा भी कॉलम्स पे सॉर्ट कर सकते हो, वो हम देखें कैसे। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सेलेक्ट जो हमने ऑलरेडी देख लिया कीवर्ड, देन नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी हमको रिट्रीव करना है, फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय। ये हमारे को कीवर्ड यूज में लेना होता है, ऑर्डर बाय कॉलम एंड देन असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं डालते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग में से तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं डालते हो तो सॉर्ट आपका हमेशा असेंडिंग होता है। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा। ठीक है, अब ये वाला एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं हमें फर्स्ट नेम दो, लास्ट नेम दो और सैलरी दो एम्प्लॉय टेबल से। ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरी सैलरी है 100, 200, 300 तो मेरा रिजल्ट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा 300, 200 एंड 100 बिकॉज ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। नाउ लास्ट नेम असेंडिंग, तो इसमें क्या होगा, अब मान लो मेरा यहाँ पे 200 है, दो जनों की सैलरी 100 है। एक बंदा उसका नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे मेरा 100 आएगा बट पहले कौन सा 100 आना चाहिए, जो लास्ट नेम असेंडिंग हो। तो इसमें क्या होता है, अगर क्लैश हो रहा आपका, अगर आपके मोर देन वन और मोर देन टू रोज और मोर देन वन रो यू हैव द सेम वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमारी दो रो की वैल्यू 100 है। ठीक है, तो अगर आपके मल्टीपल रोज हैं विद द सेम वैल्यू, तो इस केस में फिर ये दूसरा वाला सॉर्ट देखता है लास्ट नेम असेंडिंग, लास्ट नेम छोटे से बड़ा। इट मीन्स जैसे आपका ए बी बी मान लेते हैं, इसका नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो पहले आपका ए आ जाएगा फिर आपका बी बी आएगा बिकॉज लास्ट नेम आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज। अब एक बार इसको देख लेते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में एक एग्जांपल के थ्रू, तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा स्टूडेंट्स का डेटा है। ओके, अब मेरे को यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड के हिसाब से मेरे को सॉर्ट करना है। तो जिन बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर हैं वो मैं सबसे पहले चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब मुझे छोटे से बड़ा करना है तो मैं क्या डालूंगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग DSC। ओके, अगर मैं नहीं डालता तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। अब देखो आप 930, ये देखो सारा आपका सॉर्टेड है ना, सारा सॉर्ट कर दिया इसने फ्रॉम बड़े से छोटा। ठीक है, अब अनन्या के सबसे ज्यादा नंबर आए हैं तो इसको सबसे ऊपर रखा है, और सबसे कम आए हैं ऐश्वर्या के, तो ये सबसे नीचे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर बाय। अब इसमें आपको मैंने बताया था कि आप मल्टीपल कॉलम्स भी यूज में ले सकते हो ऑर्डर बाय में। तो मान लो इस सिनेरियो में मेरे को करना है, जैसे जहां भी क्लैश है, जैसे आपका 920 यहाँ पे 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो मुझे बोलना है, मुझे यहाँ पे करना है कि अगर अगर मेरा क्लैश हो तो ये मेरे को सॉर्ट कर दे फर्स्ट नेम से, एंड देन इट विल बी फर्स्ट नेम विल बी असेंडिंग, यानी छोटे से बड़ा। इट मीन सबसे पहले अद्वैत आना चाहिए, फिर आयुष, फिर दक्ष। नाउ जस्ट सी हियर, यहाँ पे पहले अद्वैत आ रहा है फिर आयुष फिर दक्ष, बिकॉज ये जहां भी इन्होंने देखा, इस क्वेरी ने देखा जहां भी आपका क्लैश है, जहां भी दो स्टूडेंट के सेम नंबर है, वहां पे इन्होंने सॉर्ट कर दिया फर्स्ट नेम असेंडिंग, मतलब छोटे से बड़ा। अब ए पहले आता है बी से, राइट। अगर आप देखो पहली दो रोज, जस्ट ये देखो पहली दो रो, तो इसमें क्या हो रहा है, अनन्या और भाव्या। तो पहले इसने सॉर्ट करा मार्क्स ऑब्टेन्ड से। ठीक है, इसने देखा अरे यार ये तो दोनों सेम है, तो इसने फिर सॉर्ट कर दिया फर्स्ट नेम से असेंडिंग, मीन्स छोटे से बड़ा। तो ए पहले आता है फिर बी आता है, इसलिए अनन्या पहले भाव्य बाद में। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑर्डर बाय। अब इसमें हम देखते हैं टॉप कीवर्ड कैसे यूज में लेते हैं। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ
कि मेरे को सिर्फ टॉप 5 रिकॉर्ड चाहिए। ओके, मेरे को सिर्फ टॉप 5 रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ डालूंगा सेलेक्ट टॉप 5। ठीक है, इसको रन करते हैं। स्टार इसलिए बिकॉज मुझे सारे कॉलम्स चाहिए यहाँ पे, और अगर मुझे सारे नहीं चाहिए तो मैं सिंपल कॉलम नेम भी दे सकता हूँ। तो अभी क्या हुआ, इसने टॉप 5 उठा लिया ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, बिकॉज ऑर्डर बाय मैंने इसमें करा हुआ है। ठीक है, बट अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो भी टॉप चलेगा। तो टॉप का कोई ऐसा प्रीरिक्विजिट नहीं है कि ऑर्डर बाय के साथ ही चलता है, इट कैन रन ऑन इट्स ओन एज वेल, बट वो इतना सेंस नहीं बनता, बिकॉज मैं हमेशा अगर मुझे टॉप लेना होता है तो हम पहले सॉर्ट कर रहे होते हैं चीजों को ना। ठीक है, टॉप 5 फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। अब देखो अपना, अब कुछ भी आया यहाँ पे। अब कैसे, बिकॉज जिस भी ऑर्डर में डेटा सेट में वैल्यू थी, राइट, डेटाबेस में जिस भी ऑर्डर में वैल्यू थी, स्टूडेंट आईडी जैसे 1 2 3 4 5, तो उसने वही ऑर्डर उठा लिया। ठीक है, अब मैं अगर इसको ऐसे देता हूँ ऑर्डर बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे मेरे को टॉप 5 रिकॉर्ड्स दिए ऑन द बेसिस ऑफ द जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं वो सबसे टॉप पे है। ठीक है, तो ये यूज होता है मेरा ऑर्डर बाय का और टॉप कीवर्ड का। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि एग्रीगेट फंक्शन होते क्या है SQL के अंदर। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हम विंडोज फंक्शन देखेंगे तो भी इसका यूज आता है। ठीक है, जनरल वर्किंग के अंदर आपको एग्रीगेट फंक्शन की समझ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं हमारे पास कौन से मेजर एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। तो हमारे पास होता है काउंट। काउंट क्या करता है, एज द नेम सजेस्ट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज और नॉन नल वैल्यूज इन अ कॉलम। ये हम देखेंगे कैसे ये काम करता है। सम, नेम सजेस्ट कैलकुलेट द सम ऑफ वैल्यूज। तो जितने भी सारी वैल्यूज हैं आपकी, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, आपके पास 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम एंड सैलरी। अब अगर मेरे को काउंट करना हो तो काउंट का क्या आंसर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रिकॉर्ड्स। बट अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरा नल भी है, तो अगर मैं बाई चांस काउंट करता हूँ, काउंट ऑफ, काउंट के बाद मेरे को देना पड़ता है कॉलम नेम, एम्प्लॉय आईडी, तब तो सही आएगा, तब 7 आएंगे। बट अगर मैं सैलरी देता हूँ, ठीक, काउंट ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड्स आएंगे, बिकॉज नल जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा अगर आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जानने हैं तो हमेशा आप लीजिए काउंट स्टार। ठीक है, ये हम सीक्वल में देखेंगे। अभी आप बस जस्ट फॉर द थियरी पर्पस आप एक बार समझ लीजिए। सम क्या करता है, कैलकुलेट द सम ऑफ वैल्यूज। तो ये फंक्शन होता है सम, एंड इसके बाद चाहिए होता है उसका एक्सप्रेशन जो आपका कॉलम नेम होता है। तो कॉलम नेम आपने सैलरी दिया, तो ये जितने भी आपके वैल्यूज हैं सम होकर आ जाएंगे और आपको सिंगल वैल्यू मिलेगी। सो इट ऑलवेज रिटर्न्स अ सिंगल रिजल्ट, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, आपका ये कैलकुलेशन होती है सेट ऑफ रोज पे परफॉर्म, और हमेशा आपको एक सिंगल रिजल्ट देता है। एवरेज, एवरेज क्या करता है, कंप्यूट द एवरेज वैल्यू ऑफ ए कॉलम। तो इस सिनेरियो में सैलरी मानते हैं हम, तो हम देंगे एवरेज ऑफ सैलरी। तो इसमें आपका सैलरी का एवरेज आ जाएगा। एवरेज कैसे काउंट होता है, ये सारी वैल्यू प्लस होती है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हैं। पर इस सिनेरियो में भी आपका नल जो है इग्नोर हो जाएगा, तो आपका जो डिवाइड होगा, सम जो भी वैल्यू है वो डिवाइड बाय 6 होगी यहाँ पे, बिकॉज ये एक नल वैल्यू है, नल वैल्यू इग्नोर होती है। ऑलवेज रिमेंबर, मिनिमम एज द नेम सजेस्ट, ये सबसे छोटी वैल्यू रिट्रीव कर देता है। तो इस सिनेरियो में आपकी सबसे छोटी वैल्यू 5000, तो आपका आंसर आएगा 5000। और मैक्स क्या करता है, रिट्रीव द मैक्सिमम वैल्यू, तो इस केस में आपका आंसर आएगा 11000। ओके, अब हम इसको देखते हैं SQL के अंदर। तो ये हमारे स्टूडेंट्स टेबल है, ये सारा फेक डेटा है। ठीक है, अब हमको सबसे पहले देखते हैं काउंट। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एंड देन द नेम ऑफ द फंक्शन काउंट। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ एक्सप्रेशन, देखो काउंट क्या, देखिए एक्सप्रेशन आता है। एक्सप्रेशन क्या, कोई भी आप कॉलम मान सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने डाला स्टूडेंट आईडी फ्रॉम टेबल नेम ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं इसको चला देता हूँ। अब क्या आएगा मेरे पास, 17। 17 क्या है, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इसको आप एक एलियास दे सकते हैं। एलियास मतलब कोई नाम दे देना, कोई नामकरण कर देना टाइम बीइंग के लिए ना, बस इस जो वैलिड होगा इस क्वेरी में सिर्फ। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अब क्या होगा, राइट नाउ अभी क्या हो रहा है, नो कॉलम नेम। जब आप ऐसे करेंगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ जाएगा यहाँ पे ना। तो ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एलियास। ठीक है, हमने इसको एक दूसरा नाम दे दिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी 17 आ रहा है, बट अगर आप देखो इसमें हमारी कुछ नल वैल्यूज हैं ईमेल एंड फोन नंबर में।
तो गलती से अगर मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ तो अब क्या होगा, अब ये मेरे को नल वैल्यूज अवॉइड हो जाएंगी एंड नंबर ऑफ रोज मेरे को 12 मिल रही है, विच इज नॉट ट्रू बिकॉज एक्चुअल में मेरी नंबर ऑफ रोज 17 है। तो इसलिए अगर आपको नंबर निकालना हो तो हमेशा स्टार यूज में ले लेना, ठीक है। उसी तरह हमारा अब अगर मेरे को सम करना है, सम ऑफ द नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं सेलेक्ट फ्रॉम, कौन सी टेबल है मेरी, सेम टेबल, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे आप वेयर कंडीशन और जो भी आप ऑर्डर बाय कुछ भी लगा सकते हैं, ऑर्डर बाय में कुछ नहीं आएगा तो वेयर कंडीशन आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ CS ब्रांच का सम निकालना है तो वो आप यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा दो एंड क्वेरी चला दो। बट अभी हम सिर्फ एग्रीगेट फंक्शंस देख रहे हैं तो अभी हम वेयर क्लॉज के बिना ही देखते हैं। तो ये आपका 14590 ये टोटल सम है। अगर आप सारे नंबर प्लस करोगे यहाँ पे वो आपको टोटल सम बताएगा। अगर हमने वापस हमने एलियास दे दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह हमारा एवरेज होता है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, rather than sum it will be average। तो जो हमारा डेटा था, ये आपको डेटा दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे प्लस हो जाएंगे और 17 से डिवाइड होगा बिकॉज हमारे 17 रोज है। एवरेज कैसे आता है, नंबर सम ऑफ द रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, तो सम हमारा जो रिकॉर्ड मतलब मार्क्स ऑब्टेन्ड का सम दे दिया और उसके बाद उसको 17 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा एवरेज आ गया 858। उसी तरह हमारा मैक्स और मिनिमम देखते हैं। ठीक है, इसको मैं मैक्स कर देता हूँ, इसको मैं मिनिमम कर देता हूँ, और एक बार सारे रिकॉर्ड्स पे फैच कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तीनों क्वेरी चला देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मैक्सिमम हमारा 930 आ रहा है, तो अगर आप मार्क्स ऑब्टेन्ड देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमारी 930 है जो भव्य की है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 750 आ रही है, मिनिमम वैल्यू 750 है हमारे यहाँ पे जो ऐश्वर्या की है, तो हमारे मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया। तो हमने देखा कैसे आप एग्रीगेट फंक्शन यूज में लेते हो, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट एंड काउंट स्टार। अब समझते हैं ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज क्या होता है। इंटरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। SQL सर्वर में या किसी भी डेटाबेस में जो भी आप यूज में ले रहे हैं, ग्रुप बाय यूज आता है टू ग्रुप द रोज। एज द नेम सजेस्ट, ग्रुप बाय इज यूज टू ग्रुप द रोज विद द सेम वैल्यू। विद द सेम वैल्यू इसका हम एग्जांपल देखेंगे फ्रॉम वन और मोर कॉलम्स। और ये ज्यादातर यूज में आता है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या होते हैं एग्रीगेट फंक्शन। उनके साथ ग्रुप बाय बहुत ज्यादा यूज में आता है। पहले एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे हैविंग क्लॉज क्या होता है। पर थोड़ा मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे सेलेक्ट के साथ आप इस फिल्टर लगाते हैं वेयर। अगर आपको सारी रोज नहीं चाहिए होती तो आप वेयर लगाते हैं, वेयर कॉलम नेम इक्वल्स टू और एनी ऑपरेटर, राइट। अगर आपको ग्रुप बाय के साथ जो आपने ग्रुप्स बनाए हैं उसके साथ फिल्टर लगाना होता है तो वेयर काम नहीं आता। क्यों काम नहीं आता? बिकॉज ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन एक चीज होती है SQL में जिसकी हम बात बाद में करेंगे। तो वेयर पहले एग्जीक्यूट हो जाता है और ग्रुप बाय बाद में एग्जीक्यूट होता है। तो ग्रुप बाय को पता नहीं होता है जो वेयर, और उल्टा वेयर को पता नहीं होता कि ग्रुप बाय आने वाला है तो वो उसको फिल्टर कर ही नहीं पाता। इसलिए ग्रुप बाय के साथ में अगर आपको फिल्टर करना होता है तो हमें हैविंग क्लॉज लगाना होता है। हैविंग क्लॉज इन SQL इज यूज्ड टू फिल्टर द रिजल्ट ऑफ ए ग्रुप बाय क्वेरी बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड कंडीशन। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे हमने सिलेक्ट करे पहले कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम, देन ग्रुप बाय क्लॉज आ जाता है, और इसमें जो हमको फिल्टर करना होता है उसके लिए हैविंग आ जाता है। ये कीवर्ड होता है हमारा ग्रुप बाय और हैविंग। तो एक बार एक एग्जांपल देखते हैं पहले। तो ये मान लीजिए ये मेरे स्टूडेंट्स का डेटा है जहां पे मेरी स्टूडेंट आईडी है, मेरी ब्रांच है और मेरे मार्क्स हैं। अब मेरे को क्या चाहिए
मेरे को चाहिए एवरेज मार्क्स इन ईच ब्रांच। तो मेरा फाइनल आउटपुट होना चाहिए CS, IT, ECE। ये तीन ही तरह की ब्रांच है यहाँ पे, CS हो गया, IT हो गया, ECE, ये तीन ही ब्रांचेस डेटा में। अब आप मान लीजिए 50, 60, 70 हजार रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तीन ब्रांचेस आ गई एंड देन यहाँ पे जो भी एवरेज नंबर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास एक रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड और तीन रिकॉर्ड। मेरे फाइनल आउटपुट में ये तीन रिकॉर्ड ही आए यहाँ पे। तो मैंने करा क्या यहाँ पे, अगर आप मोटा मोटा देखें यहाँ पे मैंने इसमें सिर्फ ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप हो गया मेरा CS, जिसमें ये है CS, देन मेरा हो गया IT, और एक मेरा हो गया ECE। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो मेरा एक ग्रुप ए बना, एक ग्रुप ए बना और एक ग्रुप ए बना। तो मेरे फाइनली तीन ग्रुप बने। तो यही मेरा आउटपुट में है। ठीक है, तो ग्रुप बाय एज द नेम सजेस्ट, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, ग्रुप बाय यूज में आता है ग्रुप करने के लिए डेटा को। ठीक है, हमने ग्रुप कर दिया डेटा को। और इसके साथ चलो मैं इसको एक बार क्वेरी लिखता हूं। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट, एक बार मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ फ्रॉम टेबल नेम ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डाल देते हैं यहाँ पे। ग्रुप बाय, मैं हैविंग भी लिख सकता हूँ, पर हैविंग आपको पूरे डेटा पे फिल्टर लगा देगा, इस पूरे पे लगा देगा, तो मुझे नहीं लगाना भी, पर आप यूज में ले सकते हैं ग्रुप बाय। और यहाँ पे मैं डालूंगा ब्रांच। जैसे मैंने ये करा, मेरे को रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ये। बट इसके लिए मेरे को यहाँ पे डालना होगा ब्रांच। तो जो आप ग्रुप बाय में लेते हो, यहाँ पे एट्रीब्यूट और कॉलम यूज में, वही आप सिलेक्ट में लिख सकते हो यहाँ। ठीक है, रूल होता है जो आपने ग्रुप बाय में लिया वो ले सकते हो यहाँ पे, या फिर एग्रीगेट फंक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को एवरेज मार्क्स चाहिए, राइट। मेरे को यहाँ पे एवरेज मार्क्स चाहिए हर ब्रांच में। अब एवरेज हो सकता है, सम हो सकता है, आपका मैक्स हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, काउंट हो सकता है। काउंट कैसे होगा, मैं बोलूंगा काउंट ऑफ, लेट से काउंट स्टार करा मैंने, तो मेरे पास हर ब्रांच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। काउंट स्टार क्या करता है, रोज गिनेगा, राइट। लेट CS की कितनी रो है, CS की कितनी रो है, IT की कितनी रो है और ECE की कितनी रो है। तो उस हिसाब से मेरे को यहाँ पे काउंट आ जाएगा। ठीक है, पर मेरे को यहाँ पे एवरेज मार्क्स लेने, तो मैं वो यूज नहीं लूंगा, पर आप कोई सा भी एग्रीगेट फंक्शन यूज में ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को इसमें से जो भी मेरे को ग्रुप मिले, ये जो मेरा ग्रुप्स है, ठीक है, ग्रुप्स मिल गए मेरे को, यहाँ पे मेरे एवरेज मार्क्स हैं, ऐसे ऐसे कुछ डाल देते हैं अभी। ठीक है, अब मेरे को इसमें से वो नंबर चाहिए जो, वो एवरेज मार्क्स चाहिए जो लेट सपोज 850 से ज्यादा हो। ठीक है, अब मैं वेयर यूज में नहीं ले सकता, बिकॉज वेयर एग्जीक्यूट हो जाता है मेरे ग्रुप बाय से पहले। तो वेयर और ग्रुप बाय साथ में काम नहीं करते, मतलब इन आपस में ये बात नहीं करते। ठीक है, तो अगर मुझे फिल्टर करना होता है ग्रुप बाय के रिकॉर्ड्स पे, तो जो मुझे फाइनली ये तीन मिले हैं, मुझे इस पे फिल्टर कंडीशन लगानी है, तो मैं यूज लेता हूं हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज हेयर, हैविंग एंड देन एवरेज ऑफ मार्क्स। ओके, बिकॉज मेरी कंडीशन ये है, जहां पे मेरे एवरेज मार्क्स हो 850 से ज्यादा, वही मेरे को रोज दिखाओ। तो हैविंग के लिए डेटा क्या हुआ, हैविंग के लिए टेबल आपकी सिर्फ इतनी सी हुई, हैविंग के लिए पूरी टेबल नहीं हुई। ठीक है, हैविंग के लिए सिर्फ आपकी इतनी छोटी सी टेबल हुई। इसमें इसने देखा कि जहां भी मेरे एवरेज मार्क्स 850 से ज्यादा है, ओनली दोज विल बी सेलेक्टेड। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में मैं बताऊंगा, पर सेलेक्ट आपका काफी लेट एग्जीक्यूट होता है। पहले, सबसे पहले आपको फ्रॉम होता है, जिससे सीक्वल को पता चले कौन सी टेबल से आप रेफर कर रहे हो। ठीक है, फिर आपको वेयर होता है, उसके बाद आपका ग्रुप बाय होता है। ठीक है, जो भी हमने अभी तक देखा उसके हिसाब से सबसे पहले फ्रॉम होता है, फिर वेयर होता है, फिर ग्रुप बाय होता है। इसलिए जो आप ग्रुप बाय पे आप यहाँ पे डालते हो, है ना, ग्रुप बाय कौन से पे आपको ग्रुप करना है, वो वेयर को पता नहीं होता, बिकॉज वेयर स्टेटमेंट तो पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको SQL सर्वर में देखते हैं कैसे होता है ये सब। तो अब सेम चीज देखते हैं यहाँ पे, कि मेरे को इस टेबल में ऑल स्टूडेंट्स में, जिसमें ये सारा डेटा है, इसमें मेरे को ग्रुप बाय करना ब्रांच पे, बिकॉज आई वांट टू सी द एवरेज मार्क्स इन ईच ऑफ द ब्रांच। ठीक है, ब्रांच एवरेज मार्क्स इन ईच ऑफ द ब्रांच। तो जहां भी आपको ग्रुपिंग करना हो, वहां पे आप ध्यान रखिए, आपको ग्रुप बाय यूज में लेना होता है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे मैं स्टार हटा दूंगा, बिकॉज मैं ग्रुप बाय ले रहा हूँ, तो मुझे वही कॉलम डालना होगा जो मैं ग्रुप बाय में डालता हूँ, या फिर मैं एग्रीगेशन डाल सकता हूँ। तो ग्रुप बाय ब्रांच,
ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रांच यूज में ले लेता हूँ। तो एक बार रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी ब्रांच आ गई मेरी। उसके बाद मुझे क्या डालना है, ग्रुप बाय ब्रांच, और एवरेज एवरेज मार्क्स चाहिए। तो मैं डालूंगा एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, इसको मैं इलियास दे दूंगा, एवरेज मार्क्स। इसको चला देते हैं। तो देखो ये क्या आ गया आपके पास, ये सारे आपके पास एवरेज मार्क्स आ गए। अब मेरी रिक्वायरमेंट थी, हमने क्या बात करी थी, ये तो हमें ग्रुप्स मिल गए राइट। अब मेरे को चाहिए, मेरे को फिल्टर करने हैं, मेरे को ये ग्रुप्स जो हैं वो फिल्टर करने हैं। ठीक है, मेरे को करना है जो भी 850 से ज्यादा है, जो भी 850 से ज्यादा है वो मेरे को चाहिए फाइनली। ठीक है, इसमें से जो भी 850 से ज्यादा एवरेज मार्क्स हैं वो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, हैविंग। ओके, हैविंग क्या होता है, फिल्टर करने के लिए जो ग्रुप बाय के रिजल्ट होता है, ग्रुप बाय का रिजल्ट आपका ये टेबल है राइट। इसको मुझे फिल्टर करना है, तो आई विल से हैविंग एवरेज मार्क्स obtained which is greater than 850 राइट। अब इसको चला देते हैं। तो अब मेरे पास सिर्फ दो रिकॉर्ड आए, CS और EE, बिकॉज इसमें जो एवरेज मार्क्स हैं वो मोर देन 850 हैं। तो ये हमारा यूज होता है ग्रुप बाय और हैविंग का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना और याद रखना। तो अब देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है कुछ भी नाम, जैसे ये आपका नाम है स्ट्रिंग फंक्शन, तो ये सब स्ट्रिंग है राइट। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है सब स्ट्रिंग है। तो अगर मेरे डेटा में ऐसा कुछ स्ट्रिंग है, जैसे मेरा हो गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो उस पे मेरे को कुछ मैनिपुलेशन करना है, तो इसके लिए आप स्ट्रिंग फंक्शंस यूज में लेते हो। ये यहाँ पे लिखा भी है, इट अलाउज यू टू मैनिपुलेट एंड वर्क विद द स्ट्रिंग कैरेक्टर डेटा इन SQL क्वेरीज। तो थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनकैटिनेशन, कॉनकैट ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है। जैसे आपका हेलो है और वर्ड है, तो ये मेरा फंक्शन है कंकेट। ये क्या लेता है आर्ग्यूमेंट, हेलो, दैट इज कोई भी हो सकता है, ये आपका कॉलम नेम हो सकता है, या यहाँ पे सीधे इन्होंने स्ट्रिंग पास कर दी। ठीक है, बीच में आपको क्या जोड़ना है, जैसे यहाँ पे स्पेस हो गया, हेलो और वर्ड के बीच में स्पेस। ठीक है, तो हमने ये जितने भी थे यहाँ पे, एक आपका हेलो हो गया, एक स्पेस हो गया, वर्ड हो गया, ये हमने तीनों को जोड़ दिया। तो ये मेरा आउटपुट हो गया। कंकैटिनेशन किस लिए काम आता है, जोड़ने के काम आता है। एलियन, एलियन क्या होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये अगर ये SQL सर्वर, ओके, ये मैंने इसको इनपुट दिया है, ये मेरा फंक्शन है एलियन, इसको मैंने इनपुट दिया SQL सर्वर। अब ये कितनी लेंथ है इसकी, 1 2 3, देन एक स्पेस आ गया 4, देन 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आउटपुट होना चाहिए 10। ये गलत है 11, ये आउटपुट होना चाहिए यहाँ पे 10। अपर, अपर क्या करता है, आपने कोई भी स्ट्रिंग पास कर दी इस फंक्शन को, ये सारे फंक्शंस है राइट। अपर क्या करता है, आपने कोई भी स्ट्रिंग पास करी इस फंक्शन को अपर को, तो ये अपर केस में डाल देता है। तो ये आपने हेलो स्मॉल केस में डाला, आपका आउटपुट होगा कैपिटल केस में हेलो। लोअर केस सिंपल इसको उल्टा करता है, लोअर फंक्शन लोअर केस में डाल देता है। तो लोअर फंक्शन आपने यूज में लिया, यहाँ पे आपने सब कुछ कैप्स में दिया, और ये इसने आउटपुट दे दिया स्मॉल लेटर्स में राइट, लोअर केस में। तो यूज होता है आपका लोअर फंक्शन का। सब स्ट्रिंग, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसमें क्या होता है, ये एक्सट्रैक्ट करता है सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। तो जैसे मेरा फंक्शन है सब स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे दिया इसको हेलो वर्ड, ठीक है, मैंने इसको इनपुट दिया, और अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, मैंने इसको बोला 7th पोजीशन से 5 कैरेक्टर मेरे को दे दो 7th पोजीशन से। तो अब मैं यहाँ से गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6, मेरा स्पेस हो गया 7th से। 7th से मुझे 5 कैरेक्टर दे दो, तो होगा WORLD, ये 5 हो गए। तो इसने मेरे को आउटपुट दे दिया वर्ड। ठीक है, समझ आ रहा है। इसी तरह से मेरे पास और भी कई होते हैं, रिप्लेस, रिप्लेस क्या करता है, नाम, ऐसा नाम से पता चल रहा है, ये रिप्लेस कर देता है सब स्ट्रिंग को दूसरी सब स्ट्रिंग से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्लेस लिया और मैंने बोला ये मेरे अब अगर आप ये देखो यहाँ से, ये मेरे सारे हेलो हैं, और मैं बोल रहा हूँ हेलो को हाई से रिप्लेस कर दो। ठीक है, जितने भी हेलो हैं इस सी, देखो समझो यहाँ पे, ये मेरी इनपुट है, ये मेरा पूरा इनपुट है। अब मैं बोल रहा हूँ इस इनपुट के अंदर ये वर्ड ढूंढो और इसको इस वर्ड से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे 3 हेलो हैं, तो इसने ये वर्ड ढूंढा हेलो, ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट में 3 हाई से रिप्लेस हो गया ये। ठीक है, ये होता है रिप्लेस फंक्शन अपना। कैर इंडेक्स क्या करता है,
रिटर्न्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ ए सब स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग। अब देखो हमने यहाँ पे दिया हमारा फंक्शन क्या है, इंडेक्स इक्वल, मैं ये ढूंढ रहा हूँ, मैं ये वर्ड ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर मैं इसकी स्टार्ट पोजीशन ढूंढ रहा हूँ। तो अगेन मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ, वेलकम के 7 अल्फाबेट्स, देन 8 स्पेस 9 10 11 एंड देन 12, तो यहाँ पे आउटपुट 12 होना चाहिए। ये भी आउटपुट गलत है आपका, इट शुड बी 12। ठीक है, अब आपका एल्ट्रिम क्या करता है, रिमूव्स द लीडिंग स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। तो जैसे यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है ना, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसको रिमूव कर देगा, तो जो आउटपुट आएगा आपका ये आएगा, ये रिमूव हो गया। राइट ट्रिम क्या करता है, सेम चीज, राइट में अगर स्पेसेस है आपके तो ये रिमूव कर देगा। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने यूजर से फर्स्ट नेम लिया, यूजर ने पहले उस पे स्पेस दबा दिया तो एक ब्लैंक आ जाता है ना, उस टेक्स्ट बॉक्स पे स्पेस दबा दिया तो ब्लैंक आ जाता है। तो हम एल्ट्रिम और आल्ट्रिम दोनों साथ में यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अगर यूजर ने बाद में स्पेस दबा दिया तो हमको स्पेस नहीं चाहिए। लेफ्ट क्या करता है, इट रिटर्न्स द लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पे हमारा लेफ्ट है हेलो। ओके, हमने लेफ्ट फंक्शन लिया, उसके बाद हमने डाला हेलो वर्ड और फिफ्थ एज अ लेफ्ट पार्ट। तो इसने लेफ्ट कहाँ तक चाहिए आपको, तो हमने बोला फिफ्थ कैरेक्टर तक, तो इसने हेलो पूरा दे दिया। राइट वाला सेम उल्टा हो जाता है, अब हमने बोला हेलो वर्ड हमने दिया, फिफ्थ अगेन हम बोल रहे हैं 5 तक, तो हमको ये 5 हमें मिल जाएंगे। तो ये हमारा आउटपुट हो गया वर्ड। ठीक है, बहुत सिंपल है। हम 2-4 एग्जांपल देखते हैं सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, जिससे आपको थोड़ा पता चले स्ट्रिंग फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो मुझे अब एक और कॉलम चाहिए, फुल नेम। फुल नेम कैसे मिलेगा, अगर मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जोड़ दूं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट कंकैटिनेट। ओके, जो मेरा फंक्शन होता है स्ट्रिंग फंक्शन, अब मुझे मैं कितने भी एक्सप्रेशन दे सकता हूँ इसमें। तो मैंने दिया फर्स्ट नेम कॉमा, मुझे स्पेस देना है तो मैंने एक स्पेस दे दिया इसमें, और मैंने दिया लास्ट नेम एस एलियास दे दिया यहाँ पे, फुल नेम फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको चला देते हैं, ये मेरे पास फुल नेम आ गया, तो दोनों जोड़ दिए, राइट, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। इसके साथ मुझे स्टूडेंट आईडी भी चाहिए, तो सिंपली आई विल राइट द स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये मेरे को फुल नेम मिल गया इसका। अब इसी तरह लेंथ, अगर मेरे को लेंथ जाननी है, वापस से इसको चलाते हैं, लेंथ ऑफ द लेट्स से ब्रांच, तो व्हाट आई विल राइट, आई यूज द फंक्शन लेंथ len, एंड देन यहाँ पे मैं पास करूंगा एक्सप्रेशन या कॉलम नेम एज अ ब्रांच फ्रॉम माय टेबल नेम। तो यहाँ पे मेरे को ब्रांच की लेंथ मिल गई, राइट। तो मैं यहाँ पे एक बार ब्रांच लिख भी देता हूँ। देखो यहाँ पे EC तीन तीन अल्फाबेट है, 3 कैरेक्टर है, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे CS 2 है, तो इसी तरह से सब पे इसमें इसने लेंथ दे दी। अब मेरे को इसको लेंथ लिए गए, मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको लोअर केस में लिखना है, बिकॉज अपर में तो ऑलरेडी है ये, तो मुझे लोअर केस में इसको चेंज करना है। तो व्हाट आई डू, आई सिंपली राइट द फंक्शन लोअर। अब देखो यहाँ पे ब्रांच है, पर इसने सारे अल्फाबेट लोअर केस में कर दिए। अपर भी सेम है, अपर आप ट्राई करना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, उस इसी तरह मुझे सब स्ट्रिंग यूज में लेना है। मुझे फंक्शन सब स्ट्रिंग यूज में लेना है। तो सब स्ट्रिंग क्या होता है, यहाँ पे मेरे को एक्सप्रेशन डालना होगा। एक्सप्रेशन मतलब मेरा कोई भी कॉलम हो सकता है, तो मैं डाल रहा हूँ इसमें ईमेल। ईमेल में मेरे को कहाँ से मेरे को उठाना है, राइट। तो इसमें लेट सपोज मुझे 5 के बाद उठाना है, सो 5, और कितने कितने अल्फाबेट उठाने मुझे, लेट सपोज मुझे 2 अल्फाबेट उठाने, जस्ट रैंडम एग्जांपल। यहाँ पे ईमेल भी ले लेते हैं जस्ट टू वेरीफाई। हमने एलियास नहीं दिया इसलिए यहाँ पे नो कॉलम नेम आ रहा है। अब यहाँ पे आरफ में
ये फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे वी देन डॉट। हमने बोला 2 अल्फाबेट इसमें से फैच कर लो। अगर मैं बोलता 4 फैच कर लो तो मेरे पास होता है वी डॉट के एंड यू। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ वी डॉट के एंड यू, राइट, समझ आ रहा है। इसमें से अदिति में से भी मैंने बोला 5 फिफ्थ इंडेक्स से और फिफ्थ पोजीशन से मेरे को 4 कैरेक्टर ला दो। तो फिफ्थ पोजीशन पे मेरा आई था, तो आई डॉट एस एच। तो यह हमारा हो गया सब स्ट्रिंग। अब मान लो मेरा कोई स्ट्रिंग है, यहाँ पे मेरे को एग्जांपल नहीं मिलेगा लेफ्ट ट्रिम और राइट ट्रिम का। तो व्हाट आई कैन डू, आई सिंपली राइट वन स्ट्रिंग लेफ्ट ट्रिम एंड मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिए थोड़े बहुत ना, हेलो। ओके चलो इसको चलाते हैं। देखो यहाँ से इसने सारे स्पेस हटा दिए। ऐसे ही अगर मुझे राइट ट्रिम करना है और मैंने यहाँ पे थोड़े स्पेस डाल दिए, तो अब क्या होगा, लेफ्ट वाले स्पेस तो रहेंगे बिकॉज मैंने लेफ्ट ट्रिम नहीं करा। तो लेफ्ट वाले यहाँ पे दिख नहीं रहे बट यहाँ पे स्पेसेस हैं, और मैं कर देता हूँ इसको। देखो यहाँ पे स्पेसेस दिख रहे हैं आपको। तो लेफ्ट में स्पेसेस हैं, राइट ट्रिम में स्पेसेस नहीं है। मैं इसको राइट ट्रिम करने के बाद भी लेफ्ट ट्रिम कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको लेफ्ट ट्रिम द एंटायर वैल्यू। तो राइट ट्रिम से जो भी वैल्यू आई उसको मैंने लेफ्ट ट्रिम भी कर दिया। इट मीन्स मैंने दोनों तरफ से स्पेस हटा दिए, राइट। तो ये यूज होते हैं हमारे लेफ्ट ट्रिम और राइट ट्रिम। इसी तरह आप जो बचे हुए हैं वो ट्राई कर लीजिए। इसमें हमारे कई और भी हैं जो हमने देखे थे पहले। आप उसको ट्राई करिए विद द सेम डेटा एंड यू विल अंडरस्टैंड मोर। तो अब समझते हैं SQL सर्वर में डेट फंक्शन और डेट कन्वर्जन फंक्शंस कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमारे SQL सर्वर में ये इंपॉर्टेंट डेट फंक्शंस होते हैं। ये क्या करते हैं, इट अलाउज यू टू वर्क विद डेट्स एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन रिलेटेड टू डेट एंड टाइम। सो डेट फंक्शन हमेशा आपके डेट एंड टाइम और डेट फील्ड पे काम करते हैं। इट हेल्प्स यू टू मैनिपुलेट द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेट, राइट। तो हम थोड़े कॉमन फंक्शंस देखते हैं SQL सर्वर में रिलेटेड टू द डेट। पहला है हमारा गेट डेट। ये क्या होता है, सिंपल, जो भी सिस्टम की डेट है, जो भी सिस्टम की डेट है वो इसको पुल कर लेता है। सेलेक्ट गेट डेट एज अ करंट डेट टाइम। सो ये हमारा इलियास हो गया। गेट डेट, इट विल गिव यू द सिस्टम डेट। डेट पार्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। सेलेक्ट डेट पार्ट हमारा फंक्शन हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ ये मेरी डेट है, इसमें से मेरे को ईयर दे दो, इसमें से मेरे को ईयर दे दो। सेम वे आई कैन से मंथ डे। ओके, तो हम यहाँ पे एक डेट देते हैं और उसमें से जो भी हमको फैच करना होता है वेदर इट्स अ ईयर, मंथ और डे, वो हमको यहाँ पे मिल जाता है एंड इट विल बी फैच्ड एज ए इंटीजर वैल्यू। ठीक है, डेट डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, ये आपको दो डेट के बीच में डिफरेंस देता है। अब यहाँ पे आप डाल दो, या तो आपको ईयर में डिफरेंस चाहिए, मंथ में चाहिए, डेज में चाहिए, और मे बी आवर्स में चाहिए। तो जैसा भी चाहिए आप यहाँ पे इसको डेट पार्ट डाल दो कि आपको किस फॉर्म में आपको डिफरेंस चाहिए। जैसे हम मान लो हमारा अमेजोन का डेटा बेस है, ठीक है, आपने ऑर्डर दिया और आपको ऑर्डर शिप हुआ। तो आपको जानना है शिप डेट और ऑर्डर डेट में कितना डिफरेंस है, कितने दिनों का डिफरेंस है। तो आप इसमें डेट डिफरेंस यूज में ले सकते हैं फंक्शन। डेट ऐड क्या होता है, अब कई बार हमें क्या करना होता है, एक डेट में हमें कुछ टाइम ऐड करना होता है। ओके, ऐड और सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हम 3 कर रहे हैं, इसकी -3 कर दें। ओके, ऐड और सब्सट्रैक्ट स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल टू ए डेट। ठीक है, अब जैसे आप देखो यहाँ पे ना, डेट ऐड आपका फंक्शन हो गया। आपके पास ये डेट है, इसमें आप 3 ऐड कर रहे हो। 3 क्या है, ये मंथ है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे डे डालते हो, ईयर डालते हो, तो उस हिसाब से आपकी डेट चेंज हो जाएगी। ईओ मंथ क्या होता है, ईओ मीन्स एंड ऑफ मंथ, लास्ट डे रिटर्न्स द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे ये दिया है 15 जुलाई 2023। तो इस मंथ में जो भी लास्ट डे है वो आपको रिजल्ट सेट में मिल जाएगा। ये कन्वर्ट एंड कास्ट, ये दो डेटा कन्वर्शन फंक्शन होते हैं। इट मींस दैट इट कन्वर्ट्स एन एक्सप्रेशन टू ए स्पेसिफाइड डेटा टाइप। अब जैसे यहाँ पे है, हमने क्या करा इसमें, इसके अंदर ये जो डेट है इसको हम वेर कैर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है,
अब ये 101 क्या है, ये कुछ 101, 102 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये हमारे कुछ कोड होते हैं, उसके हिसाब से हमारा डेट फॉर्मेट चेंज होता है। लेट से हमें देना है mm/td/yy। ओके, तो इसके लिए भी हमारा एक फॉर्मेट होता है, डेट फॉर्मेट, तो उसका कोड होता है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है। कास्ट क्या करता है, कास्ट भी सेम चीज करता है, आपका डेटा जो होता है उसको एक्सप्रेशन जो होता है उसको स्पेसिफिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। ओनली डिफरेंस, मोस्टली जो नॉर्मल डिफरेंस है वो ये होता है, इसके अंदर एज अ थर्ड पैरामीटर जाता है जो जो आपके डेट को फॉर्मेट करता है। तभी आप देखिए यहाँ पे विद ऑप्शनल स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग फॉर डेट एंड टाइम वैल्यूज। अगर आपकी डेट एंड टाइम वैल्यूज नहीं है तो मोर और लेस सेम काम करते हैं कन्वर्ट एंड कास्ट। इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, कास्ट 1 2 3 एज इंट, सो ये हमारा वेर क्या है, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट 1 2 3 टू एन इंटीजर, तो ये होता है हमारा कास्ट का यूज। तो कन्वर्ट एंड कास्ट आर द डेटा कन्वर्जन फंक्शन। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट क्या करता है, एक डेट को एक फॉर्मेट में चेंज कर देता है। ओके, ये जो हमारा डेट है इसको राइट नाउ क्या है, ये एक तरह से वेरक्यर है। आप देखो इसको सिंगल कोट्स में, ये वेरक्यर है। तो पहले हमने कास्ट करा इसको डेट में, ठीक है, बिकॉज जो फॉर्मेट होता है इसको डेट चाहिए होती है, इसको पहला पैरामीटर भी डेट चाहिए होता है। तो ये हमने इस वेरक्यर को हमने डेट में कास्ट करा। ओके, कास्ट मीन्स दैट कन्वर्ट करा, एंड देन हमने बोला कि इस डेट को इस फॉर्मेट में चेंज कर दो। तो अभी कैसा फॉर्मेट है, वाई 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 स्लैश mm/dd, इसको आप mmddy इस फॉर्मेट में चेंज कर दो। ठीक है, तो ये हमारा होता है फॉर्मेट डे से, फॉर्मेट फंक्शन से। अब हमारे तीन फंक्शन और होते हैं, डे, मंथ एंड ईयर। इट इज एज सिंपल एज द नेम सजेस्ट, इट एक्सट्रैक्ट द डे, जैसे यहाँ पे आपने बोला डे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 28। ठीक है, आपने बोला मंथ तो यहाँ पे आ जाएगा 07, और यहाँ पे बोला आपने ईयर तो आपका आ जाएगा 2023। ठीक है, तो ये डे मंथ ईयर फंक्शन इस तरह यूज में आता है। अब हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं सिक्वल सर्वर में। तो इसमें डेट वाले फंक्शंस देखने के लिए हमारा ये एग्जांपल जो हम देख रहे थे अभी तक वो काम नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारी डेट फील्ड ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक और डेटा सोर्स को इंपोर्ट करा था फ्रॉम द एक्सेल टू अवर सिक्वल सर्वर। आपको याद होगा सुपर स्टोर डीबी। तो इसके अंदर हम टेबल से हमारी ऑर्डर्स, रिटर्न्स एंड पीपल, तो इस ऑर्डर टेबल में चलते हैं हम। यूज डेटाबेस सुपर स्टोर डीबी। चलो पहले देखते हैं इसमें कॉलम कौन से हैं। देखो अब ये क्या है, ये हमारा सुपर स्टोर का डेटा है। आप समझ सकते हो काइंड ऑफ एनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। वहां पे ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है। ऑर्डर डेट मतलब जब ये ऑर्डर प्लेस करा गया था, शिप डेट जब वो ऑर्डर शिप हुआ है। देखो यहाँ पे 9/11/2013 को ये ऑर्डर ऑर्डर डेट है, ये ऑर्डर करा गया था, और ये शिप हुआ था 12/11 को, तो 3 दिन बाद ये शिप हुआ था। ठीक है, ऐसे हमारे शिप मोड है। कस्टमर आईडी, किस कस्टमर ने बाय करा था, उस कस्टमर का नाम क्या है, कौन सी कंट्री सिटी स्टेट में ऑर्डर गया था ये, पोस्टल कोड क्या है, रीजन कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी कौन सा है, प्रोडक्ट नेम कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा गया था, क्या सेल्स वैल्यू थी, कितना क्वांटिटी बाय करा था, क्या डिस्काउंट मिला था कुछ, और क्या प्रॉफिट आया है उससे ना। ठीक है, ये सारा हमारा डेटा है। तो हम कंसंट्रेट करते हैं ऑर्डर डेट और शिप डेट पे। ठीक है, तो हमारा पहले तो एक है हमारा जनरल फंक्शन गेट डेट, वो तो आपको सिंपल सिस्टम की डेट दे देता है। अब मैं इलियास इसको असाइन कर रहा हूँ करंट डेट एंड टाइम। तो ये देखिए अब करंट डेट एंड टाइम, ये मेरा सिस्टम का जो अभी हो रहा है वो मेरा डेट एंड टाइम आ गया है यहाँ पे। अब हम वापस से आते हैं इसके अंदर, एंड मे बी हम सिंपल यूज में लेते हैं ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड शिप डेट, जस्ट 3 कॉलम यूज में लेते हैं इसमें, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम थोड़े ज्यादा है यहाँ पे। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड शिप डेट। ठीक है, अब मैंने इसको
स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों बंद करा है? बिकॉज इसमें स्पेस है, इनके नाम में स्पेस है, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, वरना ये एरर देता। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 कॉलम है। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों डेट के बीच में डिफरेंस निकालना, तो इसके लिए मैं यूज में लूंगा फंक्शन डेट डिफ। अब ये क्या लेता है? पहले इंटरवल, तो मुझे डे में निकालना है, तो आई विल से डे, देन स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट क्या है मेरी? ऑर्डर डेट। एंड डेट क्या है मेरी? शिप डेट। तो इन दोनों के बीच में कितने डेज का अंतर है? अब देखिए यहाँ पे 9th को ये ऑर्डर प्लेस हुआ था, 12th को ये डिलीवर हुआ था, तो 3 दिन का डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखिए 13 को प्लेस हुआ था, 17 को शिप हुआ था, 4 डेज का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डेट डिफरेंस क्या करता है? ये जो जो ऑर्डर में जो भी डिफरेंस है नंबर ऑफ डेज का, वो दे देता है। अगर मैं यहाँ पे मंथ दूंगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल गिव यू 0। देखो यहाँ पे बिकॉज मंथ तो सेम ही है ना, ये नवंबर में ऑर्डर दिया था, ये नवंबर में शिप हो गया। ठीक है, अभी कहीं कहीं 1 भी होगा। 1 क्यों है? ये देखो, आप 27 अगस्त को दिया था, 1 नवंबर को, सॉरी 1 सितंबर को ये ऑर्डर डिलीवर हुआ और शिप हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है डिफरेंस आ गया मंथ में, ये अगस्त है, सितंबर है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। ये होता है आपका डेट डिफरेंस। अब हमने देखा था डेट ऐड भी होता है। डेट ऐड क्या होता है? ये कॉपी करते हैं यहाँ से। डेट ऐड फंक्शन, और व्हाट इट डज, मुझे मंथ ऐड करना है। मान लो मैंने 3 महीने ऐड करे मेरे ऑर्डर डेट में। जस्ट अ रैंडम एग्जांपल। और मैं इसको चला देता हूँ। देखो अब क्या हुआ, ये नया कॉलम मिला, हमने एलियास ने डाला इसलिए नो कॉलम नेम आ रहा है। अब ये मेरी ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट में मैंने 3 महीने इसमें प्लस कर दिए, तो मेरा 11 था, 11 + 3 क्या हुआ? 2। 2 मीन्स फेब्रवरी। सो ये नवंबर था, नवंबर में मैंने 3 प्लस करे तो फेब हुआ, और ये ईयर भी चेंज हो गया, और ये 2014 हो गया, राइट। अगर मैं इसमें 1 कर देता हूँ तो ये होगा आपका 12/12/2013 समथिंग। लेट्स सी, not 12/12, it's 9 December from here, not from ship date, from order date. Okay, just compare it from the order date, not with the ship date, because we have mentioned the order date here. ठीक है, तो हमने देखा डेट ऐड क्या होता है, डेट डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा हम देखते हैं, अगर हमको सिर्फ इसमें से डे फैच करना हो, ऑर्डर डेट में से हमें सिर्फ डे फैच करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? लेट्स से मैं शिप डेट हटा देता हूँ यहाँ से। डे, और डे क्या लेता है? डे फंक्शन रिक्वायर 1 आर्ग्यूमेंट ओनली, तो मैंने सिर्फ ऑर्डर डेट दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें से क्या फैच होगा? 9। 9 क्या है? यहाँ पे डेट है, राइट, इट्स डे। अब मैं बोलता हूँ फैच द मंथ। 11, why? Because 11 is the month here. Now if I say fetch the year, then it will be 2013, right? अब एक और देखते हैं जो डेटा कन्वर्जन फंक्शन थे। अब मैं बोलता हूँ कन्वर्ट फंक्शन। कन्वर्ट फंक्शन पहला क्या लेता था? ये लेता था पहला टारगेट टाइप, कि आपको किस में कन्वर्ट करना है। अब आपको क्या कन्वर्ट करना है? तो मेरे को ऑर्डर डेट कन्वर्ट करनी है वेरकेर में, और मैंने आपको बताया था इट टेक्स वन कोड एज वेल। तो मैं यहाँ पे देता हूँ लेट्स से 101 फ्रॉम ऑर्डर्स
यहाँ पे ऑर्डर डेट भी डाल देते हैं जिससे थोड़ा आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे डेट फॉर्मेट डिफरेंट थे, यहाँ पे हमारे डेट फॉर्मेट डिफरेंट हो गए। ये क्या है, MMDDYYYY, राइट, बिकॉज ये 101 आपने दिया है इसलिए फॉर्मेट चेंज हुआ। अब मैं 102 देता हूँ तो अब देखिए ये कॉलम आपका चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसने फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब 103 दीजिए, तो ये लॉन्ग लिस्ट है आपकी MSDN की साइट पे, उसमें से आप रेफर कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे सारे फॉर्मेट डेट के कोड दिए हुए हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे वापस चेंज हो गया, राइट। तो ये होता है हमारा कन्वर्ट फंक्शन। बाकी जो बचे हुए हैं वो प्लीज आप ट्राई करिए। अब देखते हैं कोलेस फंक्शन और स्ट्रिंग एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जिसमें मेरे पास 3 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, ईमेल एंड फोन नंबर। अब मेरा कोलेस फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे जो मेरा पहला नॉन नल एक्सप्रेशन है, अगर मैं कोलेस फंक्शन के अंदर मैं पास करूंगा ईमेल और फोन नंबर, मैंने ये 2 कॉलम पास कर दिए इस कोलेस के अंदर, तो ये क्या करेगा, जो भी पहला नॉन नल एक्सप्रेशन है वो मेरे को रिटर्न कर देगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईमेल है, तो ईमेल मेरे पास पहले स्टूडेंट के लिए ईमेल भी है, फोन नंबर भी है। तो जब मैं इसमें डालूंगा इस फंक्शन के अंदर मेरा जाएगा ईमेल कॉमा फोन नंबर, तो ईमेल देखा उसको तो इसने ईमेल रिटर्न कर दिया। ऐसे ही सेकंड के अंदर अदिति के केस में इसको ईमेल देखा तो ईमेल रिटर्न कर दिया, इवन दो फोन नंबर नल है, बट वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं बिकॉज आपको ईमेल मिल जाता है। थर्ड केस में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको नल मिला, तो इसने क्या करा, इसको स्किप कर दिया और ये फोन नंबर पे जाता है, तो यहाँ पे इसने फोन नंबर प्रिंट करा दिया। ठीक है, सो वन एंड सो फोर्थ, ऐसा ये हर रो के लिए करेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो भी नॉन नल है, ठीक है, जैसे ये थर्ड वाला नल था पहला, तो जो भी नॉन नल वैल्यू है फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, जो जितने भी आपने यहाँ पे कॉलम दे रखे हैं, ठीक है, आप नंबर ऑफ कॉलम्स दे सकते हैं आफ्टर कोलेस, तो जो भी पहला नॉन नल है वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, मान लीजिए आपका ईमेल, फिर फोन नंबर, फिर यहाँ पे कोई एड्रेस है, जैसे फिफ्थ वाले सिनेरियो में, तो ये सारे नल है, तो यहाँ पे नल ही रिटर्न कर दिया, पर मान लो एड्रेस उसकी वैल्यू होती तो यहाँ पे ये एड्रेस आ जाता। ठीक है, तो कोलेस क्या करता है, पहला नॉन नल एक्सप्रेशन रिटर्न कर देता है। तो इसको हम समझेंगे SQL सर्वर में विद एग्जांपल। अब हम देखते हैं पहले स्ट्रिंग एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, उसके बाद दोनों ही हम साथ में करेंगे SQL सर्वर में। ओके, स्ट्रिंग एग्रीगेशन allows you to concatenate values from multiple rows into a single string। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे बहुत सारे रोज है यहाँ पे। अब हमारा जब मैंने स्ट्रिंग एग्रीगेट फंक्शन यूज में लिया, ये मेरा इसका सिंटेक्स होता है स्ट्रिंग एग्रीगेट, फिर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या हुआ आपका, कॉलम नेम, डिलिमिटर, सेपरेटर। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने कॉलम नेम पास करा है फर्स्ट नेम, ठीक है, सेपरेटर मेरा है कॉमा, कॉमा एंड देन स्पेस। तभी आप देखिए जो दो वैल्यूज आ रही है आरव और अदिति, इसके बीच में कॉमा है देन एक स्पेस है, तो ये जो कॉमा और स्पेस है डिलिमिटर हो गए हमारे। और एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन मेरा फर्स्ट नेम है, राइट। अब हम चलते हैं SQL सर्वर में और दोनों ही एग्जांपल देखते हैं। ये मेरी ऑल स्टूडेंट्स टेबल है जहां पे मेरे पास ये सारे कॉलम हैं, बट इसमें से मेरे को स्टूडेंट आईडी चाहिए और ईमेल फोन नंबर जो भी वैल्यू नॉन नल हो वो चाहिए। तो इसके लिए हम यूज में लेंगे कोलेस फंक्शन। तो आई विल राइट सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम, लिख लेते हैं एक बार, कौन सी टेबल है, ऑल स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मेरे को चाहिए स्टूडेंट आईडी के साथ चाहिए मेरे को कोलेस, और यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन देना है, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे ईमेल कॉमा फोन नंबर, इनमें से जो भी नॉन नल वैल्यू वो मुझे लौटा दो एज पहली नॉन नल वैल्यू। ये मैंने एलियास दे दिया यहाँ पे। अब इसको चला देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारी ना जो पहली नॉन नल वैल्यू थी वो आ जाती है, फिफ्थ हमारी नल है। एक बार हम दोनों चला देते हैं जिससे हमें बेस टेबल भी हमारे पास में रहे। देखो फिफ्थ के लिए हमारी दोनों ईमेल और नल है, ईमेल और फोन नंबर दोनों ही नल है, इसलिए यहाँ पे भी नल आया है। सेम विद द स्टूडेंट आईडी 10th में भी अर्जुन के लिए हमारे ईमेल फोन नंबर दोनों नल है, इसलिए यहाँ पे नल आया है, राइट। तो हमारे पास जो भी नॉन नल वैल्यू होती है वो आ जाती है, और यहाँ पे आप मल्टीपल कॉलम्स दे सकते हो। जैसे मान लीजिए फोन नंबर के बाद मैं दे देता हूँ आपका लास्ट कॉलम कौन सा है, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड, जस्ट एग्जांपल, इट डजंट मेक सेंस, ओके।
सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बट यहाँ पे एरर आ जाएगा बिकॉज मार्क्स ऑब्टेन्ड आपका इंटीजर वैल्यू है। तो आप चलाओ इसको, एरर आएगा आपको यहाँ पे। बट ये एरर ये नहीं आया है कि आप कोलेस के साथ मल्टीपल वैल्यूज नहीं दे सकते और मल्टीपल एक्सप्रेशन नहीं देते, ये आया है कि आपका ये इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, या चलो ऐसा करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देते हैं, अब एरर नहीं आएगा बिकॉज ये स्ट्रिंग है। अगेन जस्ट फॉर द एग्जांपल, अब आप देखिए यहाँ पे ना, यहाँ नल था जो, वहां पे इसने फर्स्ट नेम ले लिया, सेम यहाँ पे भी नल था, यहाँ पे इसने फर्स्ट नेम ले लिया। तो इसका मतलब आप मल्टीपल एक्सप्रेशन दे सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं स्ट्रिंग एग्रीगेट फंक्शन। ये क्या करता है, ये कंकैटिनेट कर देता है, जो हमने देखा था। तो मान लीजिए मेरा डेटा सेम है, मेरा सेम डेटा है, और मेरे को यहाँ पे फर्स्ट नेम सिंगल रो में चाहिए, मेरे को फर्स्ट नेम सिंगल रो में चाहिए सिर्फ। मैं यहाँ पे सेम लिखूंगा, सेलेक्ट स्ट्रिंग अंडरस्कोर एजीजी, ये फंक्शन, और इसके बाद मेरे को देना है एक्सप्रेशन। देखो अब यहाँ पे सिर्फ दो पैरामीटर आप दे सकते हो, एक्सप्रेशन और सेपरेटर। जैसे कोलेस में तो आप मल्टीपल पैरामीटर दे सकते थे और मल्टीपल एक्सप्रेशन दे सकते थे, यहाँ पे सिंगल एक्सप्रेशन दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने दिया फर्स्ट नेम, फिर मैंने दिया डिलिमीटर। डिलिमीटर क्या होता है, सेपरेटर। यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ, कॉमा के साथ स्पेस भी दे देता हूँ बिकॉज मेरे को थोड़ा सा गैप चाहिए बिटवीन माय फर्स्ट नेम्स, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। अब इसको चला देते हैं, इसको हम एज ऑल नेम्स एलियास दे देते हैं। इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सारे नेम्स हैं, जो भी हमारे नेम्स उसमें थे फर्स्ट नेम में, वो हमारे पास सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, सारे नेम आ गए हमारे यहाँ पे। अब समझते हैं एसक्यूएल की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट आर द जॉइंस। सो यहाँ पे हम देखेंगे इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। तो स्टार्ट करते हैं इनर जॉइन से। तो इनर जॉइन के लिए हम मान लेते हैं दो टेबल हमारी, आप पर दो से ज्यादा टेबल्स में भी जॉइन यूज में ले सकते हैं, बट अभी समझने के लिए हम दो टेबल लेते हैं। हमारी टेबल ए है और हमारी टेबल बी है। अब क्या है यहाँ पे, आप देखिए इनर जॉइन के केस में ये आपको दिख रहा है, ये बीच में कॉमन जो एरिया है वही आपका रिटर्न सेट है और रिजल्ट सेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम डेफिनेशन देखते हैं, इट रिटर्न्स ओनली द रोज दैट हैव द मैचिंग वैल्यू इन बोथ द टेबल्स। तो यहाँ पे आप देखिए जो ये जो कॉमन एरिया है, ये जो मैचिंग वैल्यूज है वही रिटर्न होती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ब्रांच आईडी है, ईमेल है। एक और टेबल है हमारे पास जिसमें ब्रांच आईडी है, ब्रांच नेम है, कैपेसिटी है। तो अब हो क्या रहा है, हमारे पास जो ब्रांच टेबल है, ये हमारी ब्रांच टेबल है, इसके अंदर हमारा ब्रांच आईडी है और उसकी डिटेल्स है, कि इस ब्रांच का नेम क्या है, इसमें टोटल कैपेसिटी कितनी है। अब हमको एक और टेबल चाहिए जिसमें जो हमारी पहली टेबल है उसमें सिर्फ ब्रांच आईडी है आपका। तो ब्रांच आईडी के साथ हमारा, या ब्रांच आईडी की जगह हमारा ब्रांच नेम हो, बिकॉज ब्रांच आईडी से मेरे को समझ नहीं आ रहा ये स्टूडेंट कौन सी ब्रांच में है। ठीक है, तो मेरे को चाहिए यहाँ पे ब्रांच नेम अलोंग विद द कैपेसिटी। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को मिल रहा है ब्रांच नेम और कैपेसिटी। ये कहाँ से आ रहा है, ये मेरा इस टेबल से आ रहा है, ब्रांच टेबल से। और ये जो तीन पहले जो तीन मेरे पास कॉलम है, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये मेरे पास स्टूडेंट टेबल से आ रहे हैं, राइट। तो अब देखते हैं इनर ज्वाइन कॉमन कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब लाइन बाय लाइन ट्रैवर्स होता है, तो ये देखता है ब्रांच आईडी। अब जब भी आप ज्वाइन लगाते हो तो आपको कुछ कॉमन एट्रीब्यूट चाहिए होता है, एट्रीब्यूट कॉमन कॉलम चाहिए होता है। तो इस पूरी के अंदर आपका ब्रांच आईडी कॉमन कॉलम है, राइट। अब नेम कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट नेम भी हो सकता है। लेट सपोज यहाँ पे होता है ब्रांच नंबर, ब्रांच आईडी टेबल, ब्रांच टेबल में ब्रांच आईडी की प्लेस पे ब्रांच नंबर होता और पहले में ब्रांच आईडी होता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज आपका कंटेंट सेम होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। तो हमारा ज्वाइन लगता है रिलेटेड कंटेंट पे। अब आप देखिए यहाँ पे इन दोनों कॉलम के हिसाब से मैंने इसको ज्वाइन कर दी इस टेबल को। अब जब ट्रैवर्स होता है तो ये देखता है ब्रांच आईडी के हिसाब से, इसने देखा 100 यहाँ पे है और 100 यहाँ पे है, ठीक है, दोनों पे इसको मिला वैल्यू ब्रांच आईडी 100। तो मेरी जो रिजल्ट टेबल होगी उसमें भी मेरा पहली रो आ जाएगी, ठीक है, जो पहली मेरी रो है जो मानव वाली है।
तो ये वाली जो रो है मेरी मानव वाली, ये यहाँ पे आ गई बिकॉज इसको कॉमन मिला। अब आगे चलते हैं। अब इसने देखा 101, अब इसने वहां पे ट्रैवर्स करा वापस, यहाँ पे भी इसको मिला 101, तो इसने जो सेकंड रो है मनीष वाली वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, जो रो है हमारी। सिमिलरली हम आते हैं थर्ड रो पे, यहाँ पे इसने देखा 104, अब इसने वापस ट्रैवर्स करा इस दूसरी टेबल में, अब यहाँ पे इसको देखा 104। ठीक है, तो इसने थर्ड जो एंट्री थी बॉबी वाली, ये वाली जो एंट्री है वो भी इसने यहाँ पे डाल दी। जो भी डिटेल्स हमने कॉलम फैच करें सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर वो यहाँ डाल दी। फिर ये आया मोहन 100। ठीक है, ये जो मोहन नेम है इसका ब्रांच आईडी भी 100 है। वापस इसने देखा यस यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसने मोहन की एंट्री भी डाल दी। अब देखा इसने अमित, ओके, जो आपका है 200, ये यहाँ नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पे ब्रांच आईडी प्रेजेंट नहीं है, तो इसने ये एंट्री नहीं डाली। ठीक है, बिकॉज जो कॉमन एंट्रीज होती हैं दोनों ही टेबल में वही आती है मेरी रिजल्ट टेबल के अंदर। सेम थिंग यहाँ पे भी ब्रांच आईडी 200 है, तो ये एंट्री भी नहीं डाली इसने। ये होता है आपका इनर जॉइन। इनर जॉइन मतलब इट रिटर्न्स ओनली द रोज दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल्स और मोर देन 2 टेबल्स। डिपेंड्स कि अब ये कंडीशन क्या है यहाँ पे। तो आपको याद रखने के लिए हमेशा वेन डायग्राम, इसे वेन डायग्राम बोलते हैं, ये याद रखना है कि जो भी 2 टेबल्स हैं उसमें जो भी कॉमन है वही आपका इनर जॉइन का रिजल्ट होगा। और ज्वाइंस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप आगे टैब्ल्यू पढ़ते हैं, पावर बीआई पढ़ते हैं, उसमें भी ज्वाइन सेम कंसेप्ट है। तो ज्वाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह से अगर आप सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप नॉर्मल वर्किंग के डे टू डे वर्किंग की बात करें तो भी ज्वाइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब इसको देखते हैं इनर जॉइन को सीक्वल के अंदर कैसे काम करता है विद द सेम एग्जांपल। मैंने सेम टेबल बनाई है वहां पे, उसी में हम देखेंगे कैसे काम हो रहा है। तो हमने सेम टेबल देखी थी हमारे एग्जांपल में, स्टूडेंट और ब्रांच टेबल। अब देखते हैं इनको ज्वाइन कैसे करते हैं। सिंटेक्स पे ध्यान रखिए। तो पहले मेरे को कौन कौन से कॉलम चाहिए। मेरे को चाहिए स्टूडेंट आईडी, या पहले मैं फ्रॉम लगा लेता हूँ, फ्रॉम स्टूडेंट। मेरे को चाहिए स्टूडेंट आईडी, देन मेरे को चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब मेरे को 2 और कॉलम चाहिए, ब्रांच नेम और कैपेसिटी, बट वो मेरे आएंगे ब्रांच टेबल से। तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा स्टूडेंट को ब्रांच टेबल से। तो कैसे ज्वाइन करते हैं, अब मेरे को डालना है कीवर्ड इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन और कौन सी टेबल है मेरी, ब्रांच टेबल। तो मैंने दिया इनर ज्वाइन ब्रांच, और कौन से कॉलम पे डालना है मेरे को ज्वाइन, कौन से कॉलम मुझे ज्वाइन करने हैं, तो उसके लिए मेरा कीवर्ड होता है ऑन स्टूडेंट डॉट, या मैं यहाँ पे एलियास भी दे सकता हूँ। मान लीजिए मैंने डाल दिया एस ओनली और ब्रांच का बी। सो ये मैंने एलियास डाला है, तो मुझे स्टूडेंट लिखना नहीं पड़ेगा यहाँ पे पूरा, नहीं तो मैं स्टूडेंट डॉट, मेरा स्टूडेंट डॉट ब्रांच आईडी इक्वल्स टू ब्रांच डॉट ब्रांच आईडी डाल सकता हूँ, बट मैंने यहाँ पे एलियास दे दिया, तो मैं सिंपल एस डॉट ब्रांच आईडी। अब इसके पास सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट के पास है, बिकॉज ये स्टूडेंट का ही दूसरा नाम है बस। तो एस डॉट ब्रांच आईडी इक्वल्स टू बी डॉट ब्रांच आईडी, और मेरे को मेरे फाइनल आउटपुट में ब्रांच नेम भी चाहिए और मेरे को यहाँ पे कैपेसिटी भी चाहिए। अब दोस्तों एक बात याद रखिए, अगर आपका कॉमन कॉलम है, लेट सपोज फर्स्ट नेम मेरे पास दोनों में है, ब्रांच के अंदर भी है और स्टूडेंट के अंदर भी है, तो मेरे को यहाँ पे एलियास और टेबल भी रेफर करनी होगी। तो मैं यहाँ पे देता बी डॉट फर्स्ट नेम या एस डॉट फर्स्ट नेम, तो मेरे को यहाँ पे टेबल भी देनी होती। तो मैं यहाँ पे अगर एस डॉट फर्स्ट नेम देता हूँ तो भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे मैं इसको अवॉइड भी कर सकता हूँ बिकॉज मेरा फर्स्ट नेम सिर्फ इसी टेबल में है, वरना मेरे को सीक्वल को बताना पड़ेगा कि मैं कौन सा टेबल रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको चला देते हैं। अब आउटपुट देखते हैं। तो दोस्तों जो हमने थियरी में बात करी थी वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। ब्रांच आईडी आपका कॉलम है और यहाँ भी ब्रांच आईडी है, इसके बेसिस पे ज्वाइन हो रहा है। और जो जो हमें कॉमन रोज मिल रही है, कॉमन ब्रांच आईडी मिल रही है, 100 हो गया, 101 हो गया, 104 हो गया और वापस 100 हो गया। अगर आप इस टेबल में देखिए तो 100, 101, 102 हमारे पास नहीं है, 102 हमारे पास नहीं है इसके अंदर, तो ये हमारा ईसी हमारे रिजल्ट में नहीं आएगा। 103 भी नहीं है तो हमारा ये भी नहीं आएगा। 104 आईटी है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो पहला रो आया बिकॉज 100 है, 101 आया, 104 आया और वापस से 100 आया यहाँ पे। ठीक है, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमारी ब्रांच नेम आ गई यहाँ से और कैपेसिटी आ गई बिकॉज ये हमने सेलेक्ट के अंदर रखे थे।
तो यही आपका रिजल्ट है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका इनर ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या होता है, आपका लेफ्ट वाली जो टेबल है, लेफ्ट वाली जो टेबल है आपकी, उसकी आपकी सारी रोज होती हैं, और कॉमन रोज जो बी वाले में है दूसरी टेबल में वो भी होती है। आप देखिए यहाँ पे, इट रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल मतलब जो हम पहले दे रहे हैं, राइट, जो हम फ्रॉम में देते हैं, लेट सपोज फ्रॉम स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देते हैं ज्वाइन कंडीशन। तो ये जो मेरी पहली टेबल दी है ये मेरी लेफ्ट टेबल हो गई, इट इज माई लेफ्ट टेबल। ठीक है, तो इट रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल। तो आप हमेशा ये वेन डायग्राम याद रखिए कि इस वेन डायग्राम के हिसाब से लेफ्ट ज्वाइन में क्या रिजल्ट आना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या करते हैं हम, इट रिटर्न्स द ऑल द रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल जो हमने बात करी, और जो मैचिंग रोज है राइट टेबल की वो रिटर्न करता है। अगर कोई मैच नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये हमारी जो 200 ब्रांच आईडी है, 200 ब्रांच आईडी, उसमें कोई मैच नहीं है। सेम एग्जांपल हमने देखा था इनर ज्वाइन में। अब ये इजी हो जाएगा बिकॉज हम सेम एग्जांपल यूज में ले रहे हैं। तो जहां पे आपका कोई मैचिंग रोज नहीं है राइट टेबल में, राइट टेबल कौन सी आपकी, ब्रांच, तो उसके अंदर क्या होगा, नल वैल्यू आ जाएगी फॉर द राइट टेबल। तो इसके लिए नल वैल्यू आ जाएगी फॉर द राइट टेबल। तो इसको एक बार देख लेते हैं। सेम एग्जांपल अगेन, आपको अगर ज्वाइन करना है तो कोई कॉमन होना चाहिए कॉलम, डजेंट मैटर अगर आप इनर ज्वाइन ले रहे हैं, लेफ्ट राइट आउटर ज्वाइन, आपको एक कॉमन कॉलम चाहिए ज्वाइन करने के लिए आपकी टेबल्स को। तो यहाँ पे हमारा ब्रांच आईडी हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, लेफ्ट ज्वाइन में सिर्फ ये लेफ्ट टेबल कंसिडर करता है, और उसके बाद जो कॉमन रोज होती है राइट टेबल की वो दे देता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये चेक करेगा ब्रांच आईडी 100 यहाँ पे है या नहीं है, तो पहली रो हो गई आपकी, पहली रो स्टूडेंट आईडी जो 1 था वो आ गया आपका। फिर इसने वापस चेक करा कि ये जो है ये दोबारा से पड़ी है क्या यहाँ पे, इसने फिर सेम चीज इसने हर हर रो के लिए करी। बिकॉज अगर यहाँ पे मान लीजिए एक और एंट्री होती है 100, तो आपकी यहाँ पे एक और एंट्री आ जाती है फाइनल रिजल्ट टेबल में। ठीक है, तो ये हर रो को चेक करेगा यहाँ, ये स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया जो ज्वाइन होता है वो रो लेवल होता है, तो वो हर रो को चेक करता है। अब इसमें उसके क्या होगा, 101 सेम चीज होगी, 104 के लिए भी सेम होगा, वापस 100 के लिए होगा तो वापस से ऐसे चेक होगा, राइट। जैसे 100 है तो वापस ये चेक हुआ, ये सबके लिए ऐसे हो रहा है। ये थोड़ा सा भी ज्यादा कलर हो गए यहाँ, बट आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हर रो के लिए चेक हो रहा है। तो इससे आपका सेकंड आ गया, फाइनली थर्ड आया, फोर्थ आया। अब क्या हुआ, इसने देखा जो आपको ब्रांच आईडी 200 है, इसके लिए भी 200 के लिए भी इसने चेक करा, सारी सारी रोज उसने चेक करी 200 के लिए, पर उसको मिला नहीं। तो क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिख देगा, जो भी थी हमारी फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारी थी, लास्ट नेम में कोई वैल्यू नहीं थी यहाँ पे हमारी, हमें तो हो गया नल हो गया। अब यहाँ पे इसने नल डाल दिया, दोनों ही नल डाल दिए। ये देखिए आप, इफ देर इज नो मैच वैल्यू देन नल वैल्यूज आर रिटर्न फ्रॉम फॉर द राइट टेबल। सेम चीज इसने करी फॉर शिवम गुप्ता, जो आपका स्टूडेंट आईडी 6 है, यहाँ पे इसने नल डाल दिया बिकॉज राइट टेबल में कोई डेटा ही नहीं है। फॉर द ब्रांच आईडी 200 देर इज नो डेटा। ठीक है, कोई डेटा नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पे नल डाल दिया। अब इसको एक बार देख लेते हैं सीक्वल के अंदर। सीक्वल में देखने से पहले एक चीज आप मेरे को बताइए, जो मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ बट हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम गलत जवाब मिलता है। तो मान लीजिए मेरी एक टेबल है जिसमें मेरी वैल्यू है और मेरे दो कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। इसकी वैल्यू है ए बी, तो 3 रो है मेरे पास, और इसकी वैल्यू कुछ भी मान लीजिए 30 40 50। दूसरी टेबल है मेरी, ये टेबल ए हो गई, ये टेबल बी हो गई। इसमें भी मेरा कॉलम है कॉलम 1 और कॉलम 3, तो मेरे ये दोनों कॉमन कॉलम है। यहाँ पे मेरी वैल्यू हो गई है ए, यहाँ पे मेरी वैल्यू हो गई ए, और यहाँ पे हो गई सी, और यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया 20 10 10। तो मैं पूछता हूँ जो मेरी फाइनल टेबल होगी, अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ तो कितनी रोज होंगी उसमें। आप कमेंट सेक्शन में डालिए कितनी रोज होगी अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ इसमें कैसे काम करता है ये। अगेन ये देखिएगा, ये कॉमन है, यस, पहली रो हो गई आपकी, ये कॉमन है, दूसरी रो हो गई, तीसरी ये नहीं है, ये कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो 2 रो यहाँ पे हो गई। फिर सेम चीज इसके लिए होगी, यस, ये कॉमन, ये कॉमन, अगेन ये सी वाली कॉमन नहीं है, फिर 2 हो गई, और ये फाइनली बी बिकॉज ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, तो यहाँ पे आंसर होगा 5 रोज।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे मिस कर जाते हैं। अब हम देखते हैं इसको सीक्वल के अंदर। तो ये हमने एग्जांपल देखा था इनर जॉइन वाला। अब इसको अगर लेफ्ट जॉइन में करना है, सिंपल, द ओनली चेंजेस यहाँ पे मेरे को लेफ्ट जॉइन डाल देना है। सिर्फ मेरे को यहाँ पे लेफ्ट जॉइन डाल देना है इनर जॉइन की जगह। तो जो जो मेरे को कॉलम्स चाहिए वो मेरे सेलेक्ट स्टेटमेंट में होंगे। मेरी दो टेबल्स हैं यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पे मेरा कीवर्ड हो गया लेफ्ट ज्वाइन। कौन से कॉलम पे मुझे करना है, यहाँ पे मैंने ऑन लगा दिया। ठीक है, ये मेरा सिंटेक्स हो गया। अब इसको चला देते हैं, तो मेरा जो रिजल्ट आया है, अगेन ब्रांच आईडी के हमारा ब्रांच आईडी के हिसाब से हमारा ज्वाइन लगा, तो ये दोनों ब्रांच आईडी हो गए। इसके बाद क्या हुआ, सिंपल, ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। तो जो हमने देखा था सारी रोज जितनी भी लेफ्ट टेबल में थी वो तो आ ही रही हैं, एंड ओनली द मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल। तो मेरे पास जो राइट टेबल में मैचिंग रोज थी वो सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ गई। तो इस सिनेरियो में सिर्फ मेरे पास दो रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे मेरा ब्रांच आईडी है 200, जो हमने बहुत डिटेल में अभी थ्योरी में देखा है। उसके अगेंस्ट मेरा जहाँ पे भी मेरा दो रिकॉर्ड है जो है अमित और शिवम। ठीक है, इसके अगेंस्ट में मेरा राइट टेबल में से नल आएगा। बाकी मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स लेफ्ट टेबल के तो आ ही रहे हैं, बिकॉज लेफ्ट ज्वाइन मतलब सारे टेबल्स, सारे रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड ओनली द कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, और जहां पे कॉमन नहीं हो वहां पे नल आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं राइट ज्वाइन क्या होता है। सो राइट ज्वाइन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द लेफ्ट ज्वाइन। इट मींस जो भी आपकी राइट टेबल है, राइट टेबल कौन सी होती है, जैसे आपने डाला फ्रॉम स्टूडेंट, ये तो लेफ्ट टेबल हो गई आपकी। अब जो भी आपने डाला इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, जो भी आपने ज्वाइन टाइप डाला उसके बाद वाली जो टेबल होती है, जैसे मैंने डाला राइट ज्वाइन ब्रांच, तो ये जो ब्रांच है ये मेरी राइट टेबल हो गई। तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स आते हैं राइट टेबल से। ये देखिए अपना, ये तो सारे हो गए, और ये जो है ये कॉमन हो गए जो हमारे इनर ज्वाइन के हो। ठीक है, तो ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल इंक्लूडिंग द मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। और जहां पे भी कोई मैचिंग ही नहीं है, बिकॉज जो भी ये वाले जो भी हैं, अगर आप देखो ये वाला जितना भी हिस्सा है यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे आपको नल मिल जाएंगे। ठीक है, इसका आप देखते हैं एग्जाम्पल, सेम थिंग, आपको चाहिए कॉमन कॉलम, तो आपको हो गया ब्रांच आईडी कॉमन हो गया, यहाँ पे ब्रांच आईडी हो गया। ठीक है, अब ये वन बाय वन फिर से ट्रैवर्स होगा। तो अगर इसने ट्रैवर्स करा तो यहाँ पे ब्रांच आईडी 100 मिल रहा है आपको, यस, तो आपको पहला रिकॉर्ड मिल जाएगा मानव। ठीक है, तो इस बार इस तरह होगा ये, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टेबल, तो ये होगा ऐसे। ठीक है, उसकी तो यहाँ पे आ गया पहला रिकॉर्ड मानव के नाम से, स्टूडेंट आईडी 1। फिर इसने दोबारा देखा, ये 101 नहीं मिला इसको, 104 भी नहीं मिला, वापस से 100 मिल रहा है, राइट, वापस से 100 मिला इसको। तो यहाँ पे फिर मैचिंग हो गया, राइट, पहले अभी हम पहले रिकॉर्ड पे हैं, पहले रिकॉर्ड पे मैचिंग हुआ। तो इसने फिर यहाँ पे फोर्थ रिकॉर्ड है मोहन, जिसका वापस से ब्रांच आईडी 100 है, तो मोहन की डिटेल्स डाल दी। सेम थिंग इसने करा 101 के लिए, तो 101 के लिए इसको मिला मनीष मेहता। देखो यहाँ पे आप, ये ब्रांच आईडी 101 है, तो इसने वापस से हर रो ट्रैवर्स होती है यहाँ पे, इट्स अ रो लेवल मैपिंग। ठीक है, तो वापस आपकी हर रो ट्रैवर्स होगी, तो इसको मिला 101 जिसका इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है मनीष मेहता, तो इसने यहाँ पे रिकॉर्ड रो डाल दी। इसके बाद इसने 102 ट्रैवर्स करा। अब आप देखो यहाँ पे 102 है ही नहीं, अगर आप यहाँ देखो 102 है ही नहीं, तो इसने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी नल डाल दिया, फर्स्ट नेम नल डाल दिया, लास्ट नेम नल डाल दिया, बिकॉज राइट टेबल में क्या होता है, राइट ज्वाइन में क्या होता है, ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, तो EC और 150 विच इज प्रेजेंट हेयर, तो इसने यहाँ पे ये रिकॉर्ड डाल दिए। उसके बाद ये आया नेक्स्ट पे 103 भी यहाँ पे नहीं है, तो उस वापस से हर रो ट्रैवर्स हुई पर उसको नहीं मिला 103। फिर इसने ME और 150 ये रिकॉर्ड डाल दिया, और यहाँ पे सब्जेक्ट नल डाल दिया, राइट। फिर लास्ट में आया 104 पे। अब 104 के लिए वापस से ट्रैवर्स होंगे सारे, 104 के लिए वापस से ट्रैवर्स हुए, और यहाँ पे इसको 104 मिला, तो इसने एंट्री डाल दी स्टूडेंट आईडी 3 बॉबी, एंड देन द डिटेल्स ऑफ द ब्रांच नेम एंड कैपेसिटी। तो ये होता है आपका राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन, ऑल द रोज फ्रॉम द राइट टेबल एंड ओनली द मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, और जहां पे भी एंट्री नहीं है वहां पे लेफ्ट टेबल के कॉलम्स में नल आ जाता है, जो आपने यहाँ पे देखा। अब SQL सर्वर में चलते हैं इसका एग्जाम्पल देखने के लिए। ओके, वापस से सेम एग्जाम्पल, यहाँ पे जहां पे लेफ्ट है उसकी राइट कर दो, और कुछ नहीं करना हमें। राइट ज्वाइन ऑन जो भी आपका ब्रांच आईडी है, तो सिंटेक्स सेम रहता है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। तो अब इसको चला देते हैं हम, सेम रिजल्ट यू विल सी कि यहाँ पे आपको
सारे रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं लेफ्ट टेबल के। देखो आप यहाँ पे ई भी आ रहा है, सी एस, ई एस सी, एम ई, आई टी, है ना, सारे मिल रहे हैं यहाँ पे। और जो भी वैल्यू नहीं है, बिकॉज हमने देखा था फॉर ई सी और एम ई, इन दो ब्रांचेस के लिए हमारी कोई एंट्री नहीं है हमारे स्टूडेंट टेबल में, तो यहाँ पे वैल्यू सारी नल आ जाती है। ठीक है, वेरी सिंपल, राइट ज्वाइन। अब देखते हैं फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है। फुल आउटर ज्वाइन में आपको लेफ्ट टेबल और राइट टेबल सारी एंट्री आ जाती है, तो आप बोल सकते हो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर लेफ्ट ज्वाइन एज वेल एज योर राइट ज्वाइन। तो आप देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम देखिए, आपकी जितनी भी रोज हैं लेफ्ट टेबल में भी और राइट टेबल में भी सारी आ गई, इरिस्पेक्टिव कि अगर आपकी सिर्फ लेफ्ट में राइट में सब कुछ आ रहा है, तो आपका यहाँ पे राइट ज्वाइन भी हो रहा है, लेफ्ट ज्वाइन भी हो रहा है। और अगर मैचिंग नहीं हो रहा, जैसे हमने देखा था जहां पे सिनेरियोज हैं जहां पे मैचिंग वैल्यू नहीं है, वहां पे नल वैल्यूज आ जाती हैं फॉर द नॉन मैचिंग साइड। ठीक है, एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल देख रहे हैं, ब्रांच आईडी, ब्रांच आईडी, कॉमन जो ब्रांच आईडी है आपके, ठीक है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ज्वाइन करा, और अब इसने वापस से ट्रैवर्स करना चालू करा। देखो यहाँ पे सेम चीज, पहली रो आई 100 की, बिकॉज यहाँ पे एक ही मैच हुआ तो पहला मानव आया। इसी तरह से मनीष आया, सेकंड वन बॉब, तो आपका सारे आ जाएंगे बिकॉज लेफ्ट के आपके जितने भी हैं वो आपके सारे आ गए। तो आप देखिए यहाँ पे सारे आ गए, जहां पे भी करस्पॉन्डिंग मैच नहीं है वहां पे नल आ गया, बिकॉज अमित और शिवम की आपकी ब्रांच आईडी 200 है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन योर लेफ्ट राइट टेबल, तो यहाँ पे इसने नल दे दिया। सेम थिंग राइट के लिए जब हमने करा, तो ये सब तो कॉमन है, ये ऑलरेडी, ये तो रोज ऑलरेडी आ चुकी है, ये पहली 4 रो तो ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी बची हुई है एम ई और सी ई सी ई, इसके लिए इसने यहाँ पे ई सी ई और एम ई दे दिया, और करस्पॉन्डिंग जो रोज थी फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, जो हमारी स्टूडेंट टेबल थी, वो नल आ गई। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ राइट ज्वाइन, जैसे जो हमने पहले में देखा था, राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन, इसका कॉम्बिनेशन होता है, इट मीन्स आपकी सारी रो आ जाती हैं इसके अंदर। तो ये होता है आपका फुल आउटर ज्वाइन। तो एक बार इसको जल्दी से हम देख लेते हैं सिक्वल सर्वर के अंदर कैसे काम करता है। सेम, प्रिसाइसली द सेम कंसेप्ट। तो जहां पे राइट है वहां पे हम चेंज कर देते हैं फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। अब इसको चला दो। अब देखिए यहाँ पे ना सेम चीज, पहले आपकी सारी रोज आ गई लेफ्ट टेबल की, स्टूडेंट आईडी 1 to 6, ठीक है, जहां पे भी वैल्यू नहीं मिली राइट टेबल से वो नल आ गई, जो आपकी अमित और शिवम है, ब्रांच आईडी 200। अब जो हमारे राइट टेबल में जो रोज बची हुई हैं जिसकी कोई एंट्री लेफ्ट टेबल में नहीं है, वो भी आ गई यहाँ पे, दैट इज योर राइट ज्वाइन। तो पहले वाला जो हो गया हमारा ये वाला, ये आपका लेफ्ट ज्वाइन हो गया, और ये वाला आपका जो बची हुई एंट्रीज हैं अलॉन्ग विद द कॉमन एंट्रीज, ये राइट ज्वाइन हो गया आपका। तो इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने नल डाल दी। अब समझते हैं सेल्फ ज्वाइन क्या होता है। सेल्फ ज्वाइन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ज्वाइन इन विच अ टेबल इज ज्वाइंड विद इटसेल्फ। अब क्या हो रहा है, हमारी अभी तक हमने जितने भी ज्वाइन टाइप्स देखे थे, चाहे वो इनर हो गया, आउटर हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सब में हम 2 टेबल को ज्वाइन कर रहे थे। बट सेल्फ ज्वाइन में एक ही टेबल होती है, एक ही टेबल होती है, उसको हम अपने आप से ज्वाइन कर देते हैं। सो इट अलाउज यू टू कंबाइन रोज विद इन अ सिंगल टेबल बेस्ड ऑन रिलेटेड वैल्यूज। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी एक टेबल है, दो नहीं, यहाँ पे हमारी सिर्फ एक टेबल है जिसमें मेरा एम्प्लॉय आईडी है और मेरा मैनेजर आईडी है। तो व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई हैव टू शो द मैनेजर नेम फॉर ईच ऑफ द एम्प्लॉय। दोनों इन्फॉर्मेशन मेरी एक ही टेबल के अंदर है। अब मेरे को 2 डिफरेंट कॉलम कंपेयर करने हैं एक टेबल के अंदर। तो मेरे हो गया एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी, और फाइनली मेरे को चाहिए नेम ऑफ द मैनेजर्स नेम फॉर ईच ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे पहला मेरा एम्प्लॉय आईडी 1 है, जो अमित का एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, इसका मैनेजर आईडी है 3। इट मींस अमित का मैनेजर कौन हो गया, 3 एम्प्लॉय आईडी। 3 एम्प्लॉय आईडी किसका है, नेहा का। तो आप देखिए यहाँ पे अमित के अगेंस्ट मैंने डाला है नेहा, नेहा इज द मैनेजर फॉर अमित। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड, फॉर विकास द मैनेजर आईडी इज 4, और विकास का आईडी क्या है 2। तो विकास के मैनेजर आईडी का आईडी है 4। 4 कौन है यहाँ पे, प्रशांत। तो विकास के अगेंस्ट में यहाँ पे आ गया प्रशांत। सिमिलरली फॉर नेहा, जो नेहा मैनेजर है अमित और प्रशांत की, बट नेहा का कौन मैनेजर है, नेहा का मैनेजर है जिसका मैनेजर आईडी 2 है, और मैनेजर आईडी 2 किसका है, मैनेजर आईडी 2 है विकास का। तो नेहा का मैनेजर हो गया विकास। सेम थिंग अब देखो, तो प्रशांत की मैनेजर हो जाएगी नेहा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप समझो तो हमारी एक सिंगल टेबल है, उसमें हमारे 2 कॉलम है, और उन 2 कॉलम को हम कंपेयर कर रहे हैं अमंग देम सेल्फ, राइट। तो यही हो रहा है हमारा सेल्फ ज्वाइन में। अगर हम इसका सिंटेक्स देखें, सेम होता है, फ्रॉम एम्प्लॉय इनर ज्वाइन। ठीक है, आप कोई भी ज्वाइन टाइप यूज में ले सकते हो यहाँ पे, बिकॉज सेल्फ ज्वाइन का कोई अपना सिंटेक्स नहीं होता है, इट इज सेम सिंटेक्स फॉर एनी अदर ज्वाइन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम
अगर आप ये देखो, ये टेबल देखो, एम्प्लॉय ज्वाइन विद द सेम टेबल एम्प्लॉय, बस यहाँ पे हमने एलियास डिफरेंट दे दिया, यहाँ पे E1 दे दिया एलियास, यहाँ पे E2 दे दिया, आप कोई भी एलियास दे दीजिए, और फिर हमने E1 डॉट मैनेजर आईडी जो आपको मैनेजर है, सेम थिंग E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी। ये दोनों अगर आप कॉलम को देखो ये सेम इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं काइंड ऑफ, बिकॉज एम्प्लॉय आईडी मैनेजर आईडी दोनों में आईडीज ही हैं, और हम इसको कंपेयर कर रहे हैं जस्ट टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज मैनेजर, राइट। अब एक बार हम इसको देख लेते हैं सिक्वल सर्वर में तो हमें ज्यादा समझ आएगा। तो ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है जो हमने अभी थ्योरी में देखा था। ये डिपार्टमेंट क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट इज द स्कीमा। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो वाला देख लीजिए जहाँ पे मैंने समझाया हुआ है स्कीमा क्या होता है, व्हाट इज स्कीमा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमको कॉलम चाहिए, तो एक बार को हम स्टार डाल देते हैं फ्रॉम कौन सी टेबल, एम्प्लॉय टेबल, बट अभी मेरे को डालना होगा यहाँ पे डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय, बिकॉज डिपार्टमेंट इज माई स्कीमा। ज्वाइन किससे करूंगा मैं, इनर ज्वाइन सेम टेबल से, सेम टेबल से मतलब सेल्फ ज्वाइन है तो सेम टेबल से ही करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एलियास दे दिया E1 और ये सेम टेबल को दे दिया E2, जिससे जब मैं कॉलम ज्वाइन करूं तो मैं E1 और E2 के बेसिस पे करूं, ठीक है। अब मैंने E1 तो मेरा पहला हो गया एम्प्लॉय आईडी, E1 का क्या मेरे को मैनेजर आईडी, E1 का मैंने जो पहली टेबल निकाली, पहली टेबल भी यही है राइट, इसका मैनेजर आईडी ऑन E1 डॉट मैनेजर आईडी इक्वल्स टू E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी। अब हमको कौन कौन से इसमें से कॉलम चाहिए, मेरे को चाहिए मैनेजर नेम और एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम दोनों ही वैसे देखा जाए तो कॉमन कॉलम है या सेम कॉलम है यहाँ पे, तो मैं डालूंगा E1 डॉट एम्प्लॉय नेम एस, जिसको मैं एलियास देता हूँ एम्प्लॉय नेम कॉमा E2 डॉट अगेन एम्प्लॉय नेम एस मैनेजर नेम। इसको चला देते हैं। देखो अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम नेहा, नेहा का मैनेजर कौन है, विकास, विकास क्यों, बिकॉज विकास का एम्प्लॉय आईडी है 2 और 2 किसका आईडी है यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी विकास का। अमित का कौन है, नेहा, अब देखो अमित का मैनेजर आईडी 3 और 3 किसका एम्प्लॉय आईडी है, नेहा का। प्रशांत का नेहा, अगेन प्रशांत का मैनेजर आईडी 3 और 3 है एम्प्लॉय आईडी नेहा का। सेम थिंग फॉर द विकास एज वेल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हम सेम टेबल को ज्वाइन करा और हमने दो डिफरेंट कॉलम्स कंपेयर करे ऑफ द सेम टेबल एंड गेट द आंसर। तो यही हमारा होता है सेल्फ ज्वाइन। अब देखते हैं क्रॉस ज्वाइन क्या होता है। क्रॉस ज्वाइन में आपको कोई भी कॉमन कॉलम नहीं चाहिए होता ज्वाइन करने के लिए टेबल को। तो ये क्या होता है प्रिसाइसली, ये जितने भी आपकी रोज होती हैं पहले टेबल में उसको ये कंबाइन कर देता है जितनी भी रोज होती है आपकी दूसरी टेबल में। तो ये कहाँ यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए आपका सेट है, आपका ए सेट है, उसमें आपके एलिमेंट्स हैं A1 A2 और आपका सेट बी है उसमें आपके एलिमेंट्स हैं 1, 2। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट होगा वो होगा आपका A1, 1, A2, 1, A1, 2, A2, 2। तो क्या हुआ यहाँ पे हमने सारे कॉम्बिनेशन बना दिए। A1 पहले इससे जुड़ा, A2 फिर हमारा इससे जुड़ा वापस, फिर A1 हमारा इससे जुड़ा, A2 हमारा इससे जुड़ा। ओके, तो हमारे पास 4 आए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स थे, 2 इंटू 2 4, तो जो आपको फाइनल होगा वो 4 आएगा। सेम थिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे हमारे 4 रोज हैं, ये हमारे टी शर्ट कलर है, ये साइज चार्ट है। तो यहाँ पे 4 हमारी रोज हैं, यहाँ पे 3 रोज हैं। तो जो हमारा आउटपुट होगा वो 4 इंटू 3 हमारी 12 रोज होनी चाहिए। आप इसको काउंट करोगे तो ये सारी आपकी 12 रोज हैं, क्योंकि आपने सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए। तो यही क्रॉस ज्वाइन का काम है और यहाँ पे हमको कोई भी कॉमन कॉलम नहीं चाहिए होता टेबल में।
अब इसको हम देखते हैं सिक्वल के अंदर। मैंने ये दो टेबल बनाई है, टी शर्ट कलर साइज चार्ट, बहुत सिंपल है, सिर्फ एक एक कॉलम है दोनों में। तो मास्टर साइज में मेरे सारे साइज हैं और टी शर्ट के अंदर मेरे सारे कलर हैं यहाँ पे। और मेरे को अगर इसको क्रॉस ज्वाइन करना है, व्हाट आई डू, सेलेक्ट स्टार, बिकॉज मेरे को दोनों कॉलम चाहिए। फ्रॉम, पहली मेरी टेबल है मास्टर साइज, फिर मैं यहाँ पे कीवर्ड दूंगा क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन कीवर्ड दूंगा तो इसको समझ आएगा सिक्वल को कि मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, टी शर्ट। इसको चला दो तो जो हमने आउटपुट की बात करी, यू विल गेट द सेम आउटपुट। यहाँ पे 3 रोज थी, चलो देखते हैं। यहाँ पे 3 रोज थी, यहाँ पे 4 रोज थी, तो इसके अंदर आपकी 12 रो होंगी। देखिए यहाँ पे राइट बॉटम में 12 रोज। तो ये होता है क्रॉस ज्वाइन इन सीक्वल। तो अब देखते हैं सेट ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो सेट ऑपरेटर्स हेल्प करते हैं आपको, अगर आपको रोज मर्ज करनी है बिटवीन डिफरेंट टेबल्स, आपको डुप्लीकेट एलिमिनेट करने हैं, मतलब डुप्लीकेट हटाने हैं, आपको शेयर एलिमेंट डिस्कवर करने हैं कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, या आपको कुछ माइनस करना है, डिस्क्रिपेंसीज फाइंड करनी है, उसके लिए आपका सेट ऑपरेटर्स यूज में आते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने बात करी, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट। तो यूनियन क्या होता है, पहले यूनियन देखते हैं, यूनियन करता क्या है। तो यूनियन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट सेट। ये कंबाइन करता है, मान लीजिए आपके पास एक टेबल है और दूसरी टेबल है, आपको एक थर्ड टेबल चाहिए जिसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द रोज, ओके, बोथ द टेबल रोज, जो रोज हैं आपकी पहली टेबल में और दूसरी टेबल में, आपको अपनी थर्ड टेबल में उसका कॉम्बिनेशन चाहिए। तो उसके लिए आप यूनियन लगा सकते हैं, बट इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम देखेंगे अगली स्लाइड पे। पहले हम यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस समझते हैं। अब यूनियन के अंदर क्या होता है, यूनियन आपको सारी रोज दे देता है, ठीक है, आपको फाइनल टेबल में सारी रोज दे देता है, और आपकी जो रोज में से अगर कोई डुप्लीकेट होती है वो रिमूव कर देता है। मान लीजिए आपके टेबल ए में डिटेल्स हैं अमित की, और टेबल बी में भी डिटेल्स हैं अमित की, और सारी रोज के सारे कॉलम सेम है, नॉट सारी रोज, सारे कॉलम सेम है अमित के लिए, तो वो आपके यूनियन के अंदर वो रिमूव हो जाती है, वो रो रिमूव हो जाती है, रिमूव द डुप्लीकेट रोज। बट यूनियन ऑल में वो रो डुप्लीकेट रोज जो है वो रिमूव नहीं होती है। ये डिफरेंस होता है यूनियन ऑल, ऑल मतलब सारी रोज दे देता है, यूनियन मतलब डुप्लीकेट रोज रिमूव कर देता है। देखिए अब यहाँ पे, इफ देयर आर एनी आइडेंटिकल रोज इन द रिजल्ट सेट, ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द डुप्लीकेट रो विल बी इंक्लूडेड इन द कंबाइंड रिजल्ट। तो अगर मान लीजिए आपके पास 5 कॉलम है और 5 कॉलम में वैल्यू सेम है, तभी वो डुप्लीकेट रो कंसिडर होगी। दो टेबल में अगर आपके पास 5-5 कॉलम है और पांचों कॉलम की वैल्यू सेम है, तभी वो डुप्लीकेट रो कंसिडर होती है और वो रिमूव हो जाती है आपकी यूनियन से। बट यूनियन ऑल में क्या होता है, यूनियन ऑल ऑपरेटर, ये जो सेट ऑपरेटर है, यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ 2 और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट इनटू अ सिंगल रिजल्ट सेट। सेम है यहाँ तक। अगर हम देखें, ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और ये जो डेफिनेशन है प्रिसाइसली सेम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जो चेंज होता है वो ये होता है, इट इंक्लूड्स डुप्लीकेट। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, इफ देयर आर एनी आइडेंटिकल रोज इन द रिजल्ट सेट, आइडेंटिकल रोज मतलब सारे कॉलम में वैल्यू सेम होगी, तो जितने भी इंस्टेंस है, ऑल इंस्टेंस ऑफ द डुप्लीकेट रो, ऑल इंस्टेंस मतलब जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं, वो आपका इंक्लूड होगा रिजल्ट सेट में, जो कंबाइंड रिजल्ट होगा आपका, उसमें आपका वो सारे इंक्लूड होंगे जो डुप्लीकेट रोज हैं। ये आपका होता है यूनियन और यूनियन ऑल। अब देखते हैं एक्सेप्ट क्या होता है और इंटरसेक्ट क्या होता है। इसके बाद चारों एग्जांपल हम एक साथ देखेंगे सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। अब इंटरसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट कॉमन, कॉमन जो होता है अपना, जो हमने देखा था इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन में क्या था, कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन होता है बस, इट रिट्रीव द कॉमन रोज बिटवीन द रिजल्ट सेट। तो मान लीजिए आपका टेबल ए है और टेबल बी है, ए में आपकी कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिसमें सारे कॉलम में सेम वैल्यू है, सारे कॉलम में सेम वैल्यू बी में, ठीक है, तो वो जो होंगे वो आपके फाइनल रिजल्ट सेट में वो वाली रो आ जाएगी जो कॉमन है। कॉमन तब होती है जब सारे कॉलम्स आपके सेम होते हैं जो आप रिट्रीव कर रहे हो, जो आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट में कॉलम डाले हैं उनकी वैल्यू अगर टेबल ए और टेबल बी दोनों में सेम है तो वही कॉमन कंसिडर होते हैं। इट रिटर्न्स ओनली द रो दैट अपीयर इन ऑल सेलेक्ट स्टेटमेंट इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन। तो जो कॉमन रोज होती हैं वही आती हैं इसमें। एक्सेप्ट और माइनस में क्या होता है, माइनस, सी सीक्वल सर्वर में हम एक्सेप्ट यूज में लेते हैं, पर कई डेटाबेस में माइनस भी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एक्सेप्ट ऑपरेटर इज यूज टू रिट्रीव द डिस्टिंक्ट रो, ठीक है, इसको ऐसे समझो a माइनस बी, अगर a में मेरी 4 रोज हैं और b में भी मेरी 4 रोज हैं, बट 2 रो कॉमन है, 2 रो पूरी पूरी कॉमन है जो भी मैंने सेलेक्ट स्टेटमेंट में दी है, तो मेरा जो रिजल्ट होगा उसमें 2 रो होंगी सिर्फ,
जो डिस्टिंक्ट है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द एक्सेप्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिट्रीव द डिस्टिंक्ट रो फ्रॉम द रिजल्ट सेट ऑफ द फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट मतलब जो ए वाला है, that do not appear in the result set of the second select statement। जो B वाला है उसमें अगर कुछ भी कॉमन है तो वो नहीं आएगा फाइनल रिजल्ट सेट में। इट इफेक्टिवली रिमूव द रोज दैट एक्सिस्ट इन बोथ रिजल्ट सेट। ठीक है, तो इसने जो कॉमन है वो हटा दी। यहाँ पे हमने देखा था जो दो कॉमन रोज थी वो इसने हटा दी। हम सबके एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो प्लीज आप बने रहिए, आप सब समझ जाओगे यहाँ पे। अब थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे देखने वाली। अब जिस ऑर्डर में आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट में डाला है, ठीक है, आपने पहले में डाला है सेलेक्ट और कॉलम 1 कॉलम 2, तो जो दूसरा आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसमें भी आप इसी ऑर्डर में डालेंगे। आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, आपका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम हो गया, डेटा टाइप सेम हो गया, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो आपने लिए हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने 3 कॉलम लिए हैं, कॉलम 3 एज वेल, तो यहाँ पे भी आपका थर्ड कॉलम होना चाहिए, वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है, एवरी सेलेक्ट स्टेटमेंट विद इन द सेट ऑपरेटर्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ पे आप सेट ऑपरेटर्स डाला है यहाँ पे, इट मींस सेट ऑपरेटर का मतलब है आपका यूनियन हो गया, यूनियन ऑल हो गया, एक्सेप्ट हो गया और इंटरसेक्ट हो गया। सबके लिए जो भी कंडीशन है वो कॉमन है। इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट भी यही करते हैं, इट रिमूव द डुप्लीकेट रो। जैसा आपका यूनियन करता है वैसे अगर कोई डुप्लीकेट रोज हैं वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम द फाइनल रिजल्ट सेट। अब एक बार हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं इन चारों के लिए। तो मेरी ये दो टेबल है, एक है एम्प्लॉयज टेबल, उसमें डिटेल है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल। एक दूसरी टेबल है कॉन्ट्रैक्टर्स, उसमें भी सेम है। तो बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, मेरे पास खुद कुछ मेरे एम्प्लॉयज होते हैं परमानेंट एम्प्लॉयज, और कुछ मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। तो वही डिटेल्स है यहाँ पे। अब कॉन्ट्रैक्टर में आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ईमेल डिफरेंस है। अगर आप देखिए samantha.brown.ext, यहाँ पे ext नहीं है, ext मतलब एक्सटर्नल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये सारे चार हमारे एक्सटर्नल एम्प्लॉयज हैं। अब क्या हुआ था, ओवर द टाइम बहुत बार ऐसा होता है परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज की अच्छी होती है तो उनको रेगुलर एम्प्लॉयज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे हुई है ऑलिवर के लिए, 2003 एम्प्लॉय आईडी था, और जॉन के लिए। तो इनके अब ईमेल डिफरेंट हो गए। यहाँ पे ऑलिवर डॉट क्लार्क हो गया, एक्सटी हट गया यहाँ से। सेम चीज जो हमारे जॉन के लिए हुआ है, john.paul@example.com। तो यहाँ पे ये ईमेल चेंज हो गए, बाकी बिकॉज एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन होता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर, वो सेम रहता है। तभी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और या एम्प्लॉय आईडी सेम है यहाँ पे दोनों के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको कंबाइन करनी है। अब मेरे को एक सिंगल डेटा सेट चाहिए, उसमें मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर की सिंगल टेबल में। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे स्टार लेता हूँ और मैं यूनियन यूनियन डालता हूँ। ठीक है, अब यूनियन के लिए मेरे को सिर्फ कीवर्ड डालना है यूनियन। दो टेबल्स में अगर मुझे ज्वाइन करनी है, ज्वाइन को आप वैसे ज्वाइन मत समझिए, जो ज्वाइन कंसेप्ट होता है, ज्वाइन मतलब यहाँ पे हम यूनियन कर रहे हैं। अगर मेरे को यूनियन करनी है, कंबाइन करनी है, दोनों टेबल मर्ज करनी है, तो उसके लिए मैं यूनियन लिख रहा हूँ। तो ये मेरा कीवर्ड हो गया। अब मैं इसको चलाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जॉन की 2 रोज आ रही हैं, जबकि हमने बात करी थी यूनियन जो होता है उसमें डुप्लीकेट रोज नहीं आती। राइट, यूनियन में डुप्लीकेट रोज नहीं आती। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी ईमेल आईडी पे ध्यान ध्यान डालिए, इसकी ईमेल आईडी पे ध्यान डालिए। एक का है john.paul.ext और एक है john.paul। बाकी सब जो वैल्यूज है वो सारी सेम है, बट अपना ईमेल आईडी डिफरेंट है। इट मीन्स ये यूनिक रोज नहीं हुई। यूनिक रोज तब होती हैं जब सारी वैल्यू सेम होती है सभी कॉलम की। इसलिए यहाँ पे इसने डिफरेंट शो करी है, दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट रो शो करी है यहाँ पे। राइट, अब अगर मैं इसमें से बोलता हूँ मेरे को सिर्फ ईमेल नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट। और मैं दूसरे में डालता हूँ सेम एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर आईडी। तो नेम डिफरेंट हो सकता है, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, बट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो हमने ये भी बोला था इसके ऑर्डर सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी सेलेक्ट स्टेटमेंट में ले रहे हैं हम वो सेम होने चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेट ऑपरेटर, चाहे यूनियन हो, यूनियन ऑल हो, इंटरसेक्ट हो, एक्सेप्ट हो। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ अभी अभी एरर आ जाएगा।
मस्ट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन क्या, कॉलम्स इन देयर टारगेट लिस्ट। तो यहाँ पे ऑल क्वेरीज कंबाइन विद दीज ऑपरेटर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ एक्सप्रेशन और द कॉलम्स। तो मेरे को यहाँ पे सेम नंबर देना होगा। अगर मैं ऑर्डर डिफरेंट कर देता हूँ तो एरर नहीं आएगा, बट इट विल नॉट गिव मी द राइट रिजल्ट। अगर डेटा टाइप सेम है तो वो एरर तो नहीं आएगा, पर वो मुझे सही रिजल्ट नहीं देगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखिए, अब मेरे पास जॉन की और ओलिवर की सिंगल एंट्री आई है। क्यों आई है? बिकॉज अब हमने सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट यूज लिया है। अब हमने ईमेल यूज ही नहीं लिया। ईमेल यूज नहीं लिया तो इसने रिट्रीव नहीं करा ईमेल, तो ईमेल तो ऐसे डिफरेंट थे। तो अब हमारे पास सही डेटा है जो हमको चाहिए। अगर मेरे को ईमेल नहीं चाहिए तो अब मैं यहाँ पे यूनियन ऑल डालता हूँ। यूनियन ऑल में क्या होगा? यूनियन ऑल में क्या होगा? डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जॉन, इस वाली और लास्ट रो को देखिए। अब जो ये वाली है 2004 जॉन एंड 9th रो, 5th और 9th सेम है, 8th और 4th सेम है। ये यूनियन ऑल में सारी रोज आ जाती हैं। तो यही डिफरेंस होता है यूनियन और यूनियन ऑल। ऐसे समझिए, ऑल मतलब सारी रो, ऑल। ठीक है। अब इसके अलावा हमारा था इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में क्या होता है? सिर्फ कॉमन रोज आती हैं। कॉमन रोज कौन सी है इसमें? अगेन ओलिवर और जॉन। इन दो टेबल में कॉमन रोज हैं ओलिवर और जॉन। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट डाल देता हूं तो मेरे पास सिर्फ आई ओलिवर एंड जॉन। ये कॉमन रोज है। अगर मैं यहाँ पे ईमेल भी डाल देता हूँ, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया कॉमन, बिकॉज ईमेल डिफरेंट है तो कोई कॉमन रो बची ही नहीं यहाँ पे। तो इसको हटा देते हैं हम। अब चलाते हैं। तो अब हमारे पास दो रिकॉर्ड आए हैं। अगर मैं यहाँ पे यूज लूंगा रेदर देन इंटरसेक्ट, अगर मैं यहाँ पे यूज लेता हूँ माइनस और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट SQL सर्वर में एक्सेप्ट होता है, तो यहाँ पे जितने भी मेरी टेबल ए है इसमें जो कॉमन रोज नहीं है वो सारी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब माइनस हो रहा है सिंपल, ए माइनस बी। तो जो भी कॉमन रोज है वो माइनस हो जाएगी। तो इट मीन्स मेरे पास ओलिवर और जॉन की एंट्री नहीं आएगी यहाँ पे, राइट। तो अगर मेरे को जानना है मेरे वही एम्प्लॉयज जो मैंने ऑनबोर्ड करे थे, जो कॉन्ट्रैक्टर से परमानेंट एम्प्लॉय में शिफ्ट नहीं हुए हैं, उनकी एंट्री दे दो, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑपरेटर यूज में लूंगा। मैंने आपको ये भी बोला था कि जो कॉलम्स का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, एरर नहीं आता है अगर आपका डेटा टाइप सेम होता है तो, बट आपको रिजल्ट भी सही नहीं मिलते। अगर मैं स्वैप कर देता हूँ डिपार्टमेंट और लास्ट नेम में तो आपको वैल्यू सही नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं डालते हैं, यहाँ पे यूनियन डालते हैं समझने के लिए। अब इसको चलाते हैं। तो अब देखिए लास्ट नेम क्या आ रहा है आपका, IT, HR, IT, फिनेंस, जो सही नहीं है बिकॉज यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट दे दिया। तो जो रिकॉर्ड मर्ज हो रहे हैं वो लास्ट नेम और डिपार्टमेंट मर्ज कर दिए इसने, बिकॉज ये दोनों ही कॉलम नंबर 3 पे हैं। कॉलम नंबर 3 पे हैं दोनों ही इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो इसने मर्ज कर दिए। तो हमको यहाँ पे ऑर्डर भी सेम रखना है। तो यहाँ हमने देखे कौन से हमारे सेट ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम देखने वाले हैं बहुत ज्यादा जरूरी कंसेप्ट जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार पूछा जाता है सवाल कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है SQL क्वेरी में। तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है किसी भी SQL क्वेरी का। तो सबसे पहले आपका होता है फ्रॉम। तो ये कीवर्ड आपका सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, फ्रॉम। एक बार हम रिवीजन भी कर लेते हैं फ्रॉम क्या होता है। फ्रॉम क्लॉज में हम टेबल का नाम या व्यू का नाम, अभी तक हमने टेबल देखा है तो यहाँ पे हम टेबल का नाम स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद आता है आपका ज्वाइन। तो ये आपको पहला फ्रॉम हो गया, ये ज्वाइन हो गया। इसको हम एग्जांपल से देखें तो प्लीज घबराना मत। ज्वाइन में क्या होता है, ज्वाइन क्लॉज से हम मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। वेयर, वेयर क्या होता है, फिल्टर लगाने के काम में आता है। तो ये रो बेस्ड फिल्टर होता है। जैसे जो भी आपकी रोज होती हैं उसको फिल्टर आउट करने के लिए जो आपको अपनी क्वेरी में नहीं चाहिए उसके लिए हम वेयर यूज में लेते हैं। तो ये आपका थर्ड नंबर पे एग्जीक्यूट होता है। ग्रुप बाय क्या होता है, द रोज आर ग्रुप बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कॉलम्स और एक्सप्रेशन। कॉलम्स को हम एक्सप्रेशन भी बोलते हैं बहुत बार। तो उसके बेसिस पे आप रोज को ग्रुप कर देते हो। ये आपका फोर्थ नंबर पे एग्जीक्यूट होता है। हैविंग क्या होता है, जैसे आपका वेयर होता है वैसे आपका हैविंग होता है, बट हैविंग आप कंडीशन या फिल्टर लगाते हो ग्रुप बाय पे। तो अगर आपको ग्रुप बाय पे का जो रिजल्ट है उस पे अगर आपको फिल्टर लगाना हो तो आप हैविंग यूज में लेते हो। तो इट इज यूज टू फिल्टर द ग्रुप रोज। सेलेक्ट हमको पता ही, जो भी आपको चुनना है या जो भी आपको फील्ड्स दिखानी है अपनी क्वेरी के फाइनल रिजल्ट में
वो फील्ड्स आप सेलेक्ट स्टेटमेंट में रेफर कर देते हो। अगर आप स्टार डाल रहे हो इट मीन सारी रो सारी कॉलम्स आ जाएंगे, और अगर आप कॉलम नेम्स डाल रहे हो तो वो कॉलम नेम्स ही आएंगे आपके फाइनल रिजल्ट में। तो ये हमारा होता है 6 नंबर पे। उसके बाद आता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है? डुप्लीकेट रोज रिमूव कर देता है फ्रॉम द रिजल्ट सेट। ठीक है, इसके लिए आपका डिस्टिंक्ट होता है, ये होता है आपके 7th नंबर पे। ऑर्डर बाय, जस्ट टू सॉर्ट इट, अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में रिजल्ट सॉर्ट करने हैं तो ये ऑर्डर बाय यूज में आता है। टॉप किस लिए होता है? जस्ट टू रिट्रीव द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज। नॉर्मली हम इसको ऑर्डर बाय के साथ यूज में लेते हैं, पर आप वैसे भी ले सकते हो। तो ये हमारा 9th नंबर पे आता है। तो ये हमारा कंप्लीट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ और ये इतना जरूरी है क्यों। तो ये हमारी एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल। अब एम्प्लॉय टेबल में आपके 3 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, स्टेट। तो हमारा अब सवाल है कि हमको टॉप स्टेट निकालनी है विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। रिट्रीव द टॉप स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। और हमारी एक और कंडीशन है जहां पे एम्प्लॉय 2 या 2 से ज्यादा हो, हमको वही स्टेट निकालनी है और उनकी सैलरी भी 5000 से ज्यादा हो। तो ये हमारा सवाल है, रिट्रीव द टॉप स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद मोर देन 2 और या विद मोर देन 2 एम्प्लॉयज वेयर द सैलरी एक्सीड 5000। अब हम इसको देखते हैं ये क्वेरी कैसे बनेगी और फिर हम समझते हैं कि ये इसमें हम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरह चलता है। तो अब हम इसमें सबसे पहले होता है फ्रॉम। देखो हम यहां से मैप करते हैं, जो है ना आपकी पूरी यहां से मैप करते हैं हम। तो पहला हो गया आपका फ्रॉम, तो ये सबसे जो पहले चलेगा फ्रॉम। तो ये देखते हैं कौन से टेबल से लेना है डेटा। ठीक है, सीक्वल देखते हैं कौन से टेबल से लेना है डेटा, तो हमने बोला एम्प्लॉय टेबल से ले लो। सेकंड आपको होता है ज्वाइन, पर ज्वाइन हमारा है नहीं यहाँ पे तो हम ज्वाइन को इग्नोर कर देते हैं। फिर आपका यहाँ के हिसाब से वेयर, आप ले तो लो एम्प्लॉय टेबल से, बट कौन सी लेनी है आपको? जहां पे सैलरी 5000 से ज्यादा है, जहां पे सैलरी 5000 से ज्यादा है वही लेनी है आपको अपने फाइनल रिजल्ट में। तो जहां भी 5000 से कम है वो एलिमिनेट हो जाएगी, वो रिजल्ट सेट में आएगी नहीं। तो मैं अगर इसको काट दूं, क्योंकि ये तो रिजल्ट सेट में आनी नहीं है, तो ये हमारे 3 रोज यहाँ से एलिमिनेट हो गई। उसके बाद होता है हमारा, अब देखिए यहाँ पे आप लेफ्ट से देखते जाइए जो हम दिखा रहे हैं ना यहाँ पे। अब आपका होता है इसके बाद ग्रुप बाय, ग्रुप बाय स्टेट। अब जो भी हमारा रिजल्ट सेट बचा है, ये 3 रो तो एलिमिनेट हो गई, उसके अलावा जो भी ग्रुप सेट रिजल्ट सेट बचा है हमारा, उसको ग्रुप बाय कर दो स्टेट पे। तो स्टेट पे मैं करूंगा ग्रुप बाय, तो मेरी स्टेट हो जाएगी फ्लोरिडा, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया। ठीक है, अगर आप देखो बाकी सब रिपीटेड है यहाँ पे, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी, न्यू जर्सी। ठीक है, तो मेरी 3 स्टेट हो जाएगी और मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ स्टेट के ऊपर। ठीक है, इसके बाद होता है हैविंग, दिस इज माय फोर्थ इज हैविंग। हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जितने भी फ्लोरिडा की अक्रेंस है, जितने भी रोज में फ्लोरिडा है, जैसे यहाँ पे आप देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, न्यू जर्सी 1 2 एंड 3 एंड कैलिफोर्निया 1। तो जहां भी मेरा काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो अभी अगर हम देखें फ्लोरिडा हमारा आ रहा है 2 बार, न्यू जर्सी आ रहा है 3 बार और कैलिफोर्निया आ रहा है 1 बार। तो यहाँ पे हम इस ग्रुप पे, ये जो ग्रुप आपको फाइनली मिला है, ये जो ग्रुप आपको फाइनली मिला है, इस पे हम कंडीशन लगा रहे हैं जहां पे आपका काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 वही दो मेरे को। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया एलिमिनेट हो गया। अब आपके रिजल्ट सेट में बचा सिर्फ फ्लोरिडा और न्यू जर्सी। इसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होता है? हैविंग के बाद होता है हमारा सेलेक्ट एग्जीक्यूट। अब सेलेक्ट में क्या कर रहे हैं हम? स्टेट ले रहे हैं और हम ले रहे हैं काउंट स्टार, जो हमने ये है 2 और 3 एज एम्प्लॉय काउंट। तो इसका हमारा हेडर हो गया स्टेट और इसका हेडर हो गया हमारा एम्प्लॉय काउंट, ये हमने एलियास दे दिया। ओके, तो हमने एलियास दे दिया ये एम्प्लॉय काउंट। अब इसके बाद हो रहा है हमारा ऑर्डर, ये हमारा इस क्वेरी के हिसाब से 6 कीवर्ड हमारा एग्जीक्यूटर है ऑर्डर। ऑर्डर बाय एम्प्लॉय काउंट डिसेंडिंग। डिसेंडिंग क्या होता है? बड़े से छोटा। तो इन सिनेरियो में हमारा न्यू जर्सी पहले आ जाएगा, फ्लोरिडा बाद में आ जाएगा। तो हमारा टेबल बनेगा न्यू जर्सी 3 एंड फ्लोरिडा 2। इसके दोनों आप हेडर मान लीजिए स्टेट और एम्प्लॉय काउंट। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद आपका ये आपका ऑर्डर बाय हो गया। उसके बाद आपको फाइनली होगा यहाँ पे आप देखिए सबसे एंड में होगा आपका टॉप। तो इसमें से जो भी आपको मिला है उसमें से टॉप 1 हमें दे दो। जो भी आपको रो 2 रो मिली है इसमें टॉप रो दे दो। तो टॉप रो हमारी हो गई न्यू जर्सी 3। तो दिस विल बी अवर आंसर। तो इस टेबल में से हमारा आंसर होगा न्यू जर्सी 3, दिस विल बी अवर आंसर।
तो एक बार इस क्वेरी को हम रन कर लेते हैं SQL सर्वर में। और आप एक और बात देखिए यहाँ पे, ये आपने एलियास दिया था एम्प्लॉय काउंट, ठीक है, ये आपने सेलेक्ट के अंदर दिया है। अब इसको अगर आपको वेयर के अंदर यूज में लेना हो, आप नहीं ले सकते। इफ यू ट्राई टू यूज दैट इन वेयर, आप इसको यूज में नहीं ले पाओगे। रीजन, बिकॉज वेयर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है सेलेक्ट से पहले। वेयर आपका इस क्वेरी के हिसाब से दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूट हो रहा है और सेलेक्ट हो रहा है आपका 5th नंबर पे। तो वेयर को पता ही नहीं है कि आपने कुछ एम्प्लॉय काउंट इसको एलियास देने वाले हो। बट अगर आप देखो ऑर्डर बाय को पता है, बिकॉज ऑर्डर बाय आपका एग्जीक्यूट हो रहा है आफ्टर द सेलेक्ट स्टेटमेंट। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब एक बार इसको रन कर लेते हैं। तो ये हमारी टेबल है एम्प्लॉय डी सैलरी एंड स्टेट, जो हमने एग्जांपल में देखी थी। ये क्वेरी मैंने कॉपी करी थी, एक बार इसको चला देते हैं। तो देखिए हमारा आंसर आ रहा है न्यू जर्सी एज अ स्टेट, एम्प्लॉय काउंट इक्वल्स टू 3 हियर। अब अगर मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय काउंट अगर मैं ट्राई करूं यहाँ पे यूज में लेने की रेदर देन सैलरी, ओके चलो सैलरी के साथ हम एक ऑपरेटर ले लेते हैं एंड एम्प्लॉय काउंट इक्वल्स टू 2। ओके हम बस ले रहे हैं इसको जस्ट टू शो यू कि एम्प्लॉय काउंट उसको मिलेगा ही नहीं। इनवैलिड कॉलम नेम एम्प्लॉय काउंट, बिकॉज वेयर को एम्प्लॉय काउंट पता ही नहीं, बिकॉज आपका सेलेक्ट एग्जीक्यूट होता है वेयर क्लॉज के बाद। तो हमेशा याद रखिए जब आप एलियास लेते हैं कई बार आपको एरर आ रहा होता है, तो क्यों आ रहा होता है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपका डिफरेंट होता है। तो हम बात करते हैं केस स्टेटमेंट की। केस स्टेटमेंट होता क्या है, ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट। ये क्या करता है, इट इज हेल्प टू इम्प्लीमेंट द कंडीशन लॉजिक विद इन अ क्वेरी। इसे आप यूज में ले सकते हो सेलेक्ट के साथ, अपडेट के साथ, डिलीट के साथ। तो अभी हम देखेंगे सेलेक्ट के साथ इसको हम कैसे यूज में ले सकते हैं। तो मैंने एक ही टेबल में आपको सिंपल केस एक्सप्रेशन और सर्च केस एक्सप्रेशन बताया है, जिससे आपको इजी होगा कंपैरिजन के लिए। तो हम देखते हैं सिंपल केस एक्सप्रेशन क्या होता है। सिंपल केस एक्सप्रेशन क्या होता है, इट कंपेयर्स एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे सिंटेक्स समझते रहते हैं। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन क्या होता है अपना, कोई भी एट्रीब्यूट या कॉलम। इसको हम समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो हमारा एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। कंपेयर एन एक्सप्रेशन विद अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड वैल्यू। सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 1 2। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हम चेक कर रहे हैं जब मेरी क्वांटिटी 0 होगी तो क्या रिटर्न होना चाहिए, जब मेरी क्वांटिटी 1 होगी तो क्या रिटर्न होना चाहिए, जब मेरी क्वांटिटी 2 होगी तो क्या रिटर्न होना चाहिए। अब इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं। सिंपल केस एक्सप्रेशन compares an expression with a set of predetermined values and returns a result based on the matching condition। अब आपको समझ आ गया होगा ये हमारा एग्जांपल देखकर। इसका सिंटेक्स अगर हम देखें तो आपको हमेशा इट स्टार्ट विद द केस, ये कीवर्ड है आपका, फिर आपका एक्सप्रेशन हो जाता है यानी कॉलम, फिर आपका वापस से व्हेन कीवर्ड है, यहाँ पे आपका वैल्यू होती है जो स्टैटिक वैल्यू है, जैसे हमने 0 दिए, यहाँ पे 1 दिए, 2 दिए, देन ये भी कीवर्ड है आपका, और क्या रिटर्न होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका रिटर्न हो रहा है आउट ऑफ स्टॉक, लो स्टॉक, मीडियम स्टॉक। तो ये आपका कीवर्ड्स होते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है जैसे आपने दिए 3, आपने व्हेन स्टेटमेंट दे दिए जैसे हमने यहाँ पे दिया है, बट अगर हमारी क्वांटिटी, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो कॉलम है, इसकी वैल्यू यहाँ के अलावा कुछ और है, तो उस केस में एल्स पे जाता है और जो भी वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं वो प्रिंट हो जाती है। एंड एस, एंड क्या है, ये भी आपका कीवर्ड है यहाँ पे। आप यहाँ देखिए ये सारे जो भी मैंने मार्क करे हैं सारे आपके कीवर्ड हैं। एल्स ऑप्शनल होता है, एल्स आप नहीं भी दो तो भी चलता है, तो आपका नल हो जाएगा। तो जो भी मान लीजिए आपका क्वांटिटी 5 है और आपने एल्स नहीं दिया है तो वहां पे आपका नल प्रिंट हो जाएगा। ये हमने एलियास दिया है बिकॉज एक कॉलम बनेगा जो, उसको हमने एलियास दिया है फ्रॉम ऑर्डर से, आप जानते हैं। तो ये हमारा होता है सिंपल केस एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, हम दोबारा से एक बार रिवाइज करें तो एक्सप्रेशन कंपेयर होता है विद अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड वैल्यू, जैसे 0 1 2 थी। अब सर्च केस एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें हम एक्सप्रेशन नहीं देते। यहाँ पे अगर आप देखो ऊपर हमने एक्सप्रेशन दिया था, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन नहीं दिया बिकॉज इट इवेल्युएट मल्टीपल बुलियन कंडीशन। अब जैसे बुलियन कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी अगर 0 है तो मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर मेरी क्वांटिटी 0 से ज्यादा है और 5 से कम है तो मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम। अगर मेरा क्वांटिटी 5 से ज्यादा और लेस 10 से कम है तो मेरा फाइनली वैल्यू क्या होनी चाहिए, और अगर ये तीनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन नहीं देते, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन नहीं दिया, यहाँ पे दिया था ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे हम कंडीशंस देते हैं।
आप देखो यहाँ पे वैन कीवर्ड है, ऊपर हम सीधे वैल्यू दे रहे थे, यहाँ पे हम सीधे वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ समझो इसको, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट एवेल्युएट मल्टीपल बुलियन कंडीशन, ये मल्टीपल बुलियन कंडीशन जो भी कंडीशन है वो वैन के साथ देनी है, राइट, एंड रिटर्न्स अ रिजल्ट बेस्ड ऑन द फर्स्ट कंडीशन दैट इवेल्युएट्स ट्रू। तो जो भी पहले कंडीशन आ रहा है वो आपको रिजल्ट में आ जाएगा, वो बाद में फिर जाता ही नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे आपकी क्वांटिटी जीरो है, क्वांटिटी जीरो है, तो ये आपको आउट ऑफ स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अगर क्वांटिटी जीरो दोबारा कहीं डाला है, किसी और वैन स्टेटमेंट में आपने इसको इवेल्युएट करा है, वहां तक वो प्रोसेस होगा ही नहीं। तो जो भी पहली कंडीशन ट्रू होती है वही रन हो जाती है। सेम यहाँ पे भी, अगर मैं यहाँ पे एक और वैन स्टेटमेंट दूंगा, वैन जीरो क्वांटिटी और वैन जीरो देन सम वैल्यू, वो इस वाले स्टेटमेंट पे आएगा ही नहीं, बिकॉज ये हमेशा ऑर्डर ऐसे चलता है लाइन बाय लाइन ना। तो अगर आपको सबसे पहले कंडीशन ट्रू मिल जाती है, वो वहीं से इस पूरे एक्सप्रेशन से और इस पूरे लूप से एक्सिट हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल सिक्वल के अंदर कि ये केस एक्सप्रेशन कैसे काम करता है। पर हमेशा याद रखना है, सिंपल के अंदर आपका एक्सप्रेशन यहीं पे आ जाता है जैसे यहाँ आया है, और सर्च के अंदर आपका कंडीशन में आता है, ठीक है। यहाँ क्वांटिटी क्या है, अगर आप देखो तो क्वांटिटी आपका कॉलम है, एक्सप्रेशन है। ओके, चलो अब हम चलते हैं सिक्वल में और थोड़ा और समझते हैं। तो ये हमारे ऑल स्टूडेंट्स टेबल है, जिसमें मेरा स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ब्रांच है, ईमेल है, फोन नंबर है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो लेट सपोज मेरे को ब्रांच पे केस एक्सप्रेशन लगाना है, सिंपल केस एक्सप्रेशन। तो अगर मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, देन मेरे को लिखना है वहां पे मे बी टॉप ब्रांच, एंड देन अगर मेरी IT है, देन आई कैन से एवरेज ब्रांच, एंड देन लेट सपोज मेरी EE है, देन आई कैन से लो ब्रांच और समथिंग, यू नो, बैड ब्रांच, ओके, एंड देन एल्स में नॉट इवेल्युएटेड, ओके, समथिंग लाइक दैट। तो एक बार हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सेलेक्ट स्टार डाल देता हूँ एक बार को, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मेरे को कौन कौन से कॉलम चाहिए, मेरे को चाहिए स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच। अब मेरे को ब्रांच के हिसाब से मेरे को एक और कॉलम चाहिए, तो आई डू केस, एंड यहाँ पे मैं डालूंगा ब्रांच, बिकॉज ये मैं अभी यूज में ले रहा हूँ सिंपल केस एक्सप्रेशन। अब कीवर्ड क्या होता है यहाँ पे, कीवर्ड होता है व्हेन, व्हेन माय ब्रांच इज CS, देन लेट्स से मैं डाल रहा हूँ टॉप ब्रांच, when IT, then or maybe when CS, I can say number one हैश कर देता हूँ, when IT then 2 hash means second number, when EE then थर्ड नंबर। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो एल्स पे आ जाइए, एल्स नॉट इवेल्युएटेड। अब ये क्या हो रहा है, एक नया कॉलम बन रहा है, तो इसके लिए मेरे को एक इसको एलियास देना होगा, और जो भी हमारा केस स्टार्ट होता है वो कंप्लीट होता है एंड से। ये हमारा कीवर्ड होगा एंड एज ब्रांच रेटिंग। तो एक बार इसको चला देते हैं, फिर समझेंगे थोड़ा। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे CS है वहां पे 1 नंबर, जहाँ पे E है थर्ड नंबर, जहाँ पे IT है सेकंड नंबर, बाकी सब नॉट इवेल्युएटेड हो रहा है। तो प्रिसाइसली हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे हमारा सिंपल केस एक्सप्रेशन काम कर रहा है। तो यहाँ तो हमने सेलेक्ट से सिर्फ ये कॉलम फैच करें, जो आपको पहले 4 कॉलम दिख रहे हैं, ये हमने सेलेक्ट में फैच करें। फिर हमने एक और कॉलम बनाया है बेस्ड ऑन अवर कंडीशनल लॉजिक, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रांच दिया,
ब्रांच क्या हमारा एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन हमको देना होता है अगर हम सिंपल केस एक्सप्रेशन यूज में ले रहे हैं, तो सर्च में नहीं देना होता। और फिर इसकी वैल्यू पास करते हैं, तो हमने सी एस करी, आई टी करी, ई करी, और यहाँ पे फिर इसने अगर सी एस है तो ये वाला रिटर्न कर दो, आईटी है तो ये रिटर्न कर दो, ई है तो ये रिटर्न कर दो। मैंने आपको एक और बताया था कि पहला जो ट्रू होता है वही रिटर्न होता है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ दोबारा व्हेन आईटी, एरर नहीं आएगा, बट ये कंडीशन ही इवेल्युएट नहीं होगी। सब मैंने न्यू कंडीशन समथिंग कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे आप एक बार को। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब देखना जहाँ पे आईटी है वहाँ पे 2 हैश मिलेगा आपको, ये न्यू कंडीशन नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको जहाँ भी आईटी है 2 हैश मिल रहा है, ये न्यू कंडीशन नहीं मिल रहा है, बिकॉज ये बाद में इवेल्युएट हो रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स करके इससे ऊपर डाल देता हूँ तो आपको न्यू कंडीशन मिलेगा, 2 हैश नहीं मिलेगा। चला देते हैं इसको, देखिए न्यू कंडीशन आ रहा है, यहाँ पे 2 हैश नहीं मिल रहा, राइट। तो ये होता है जो आपको पहला ट्रू मिलता है वही रिटर्न होता है यहाँ पे। ये हो गया आपका सिंपल केस एक्सप्रेशन। अब मान लीजिए मेरे को सर्च केस एक्सप्रेशन में मेरे को करना है, मेरे को एक और कॉलम चाहिए, मेरे को एक और कॉलम चाहिए यहाँ पे, और उसमें जो मेरा मार्क्स ऑब्टेन्ड है, एक बार मैं यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड भी कर देता हूँ, इंक्लूड, एक बार चला देते हैं। ठीक है, अब जितने भी मेरे मार्क्स ऑब्टेन्ड है, अगर मेरे 900 से ज्यादा हैं तो मैं बोल रहा हूँ टॉप परफॉर्मर, ओके। और अगर 850 टू 900 है तो मैं बोल रहा हूँ एवरेज, और अगर 850 से कम है और 800 से अबव है देन मैं बोल रहा हूँ बिलो एवरेज, और लेसर देन 800 है तो मैं बोल रहा हूँ पुअर। तो मेरी 4 कंडीशन है। तो यहाँ पे हम एक और कॉलम लेते हैं केस, और ये हमारा है सर्च केस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मेरे को एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है अभी। व्हाट आई डू, या एक और नया एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा नहीं तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपल। इसको डिलीट कर दिया। अब ये बड़ा सिंपल सा अभी हमारा ये 5 कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को एक और कॉलम चाहिए, आई विल से केस और मार्क्स ऑब्टेन्ड के हिसाब से। तो व्हेन, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन नहीं दिया है बिकॉज मैं कंडीशन यहाँ पे देने वाला हूँ। व्हेन मार्क्स ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 900, देन ये क्या हो रहा है, ये बुलियन हो रहा है ना। अगर आप यहाँ देखो इसका रिजल्ट आएगा इधर ट्रू और फॉल्स। अगर 900 से ज्यादा है तो आंसर होगा ट्रू, और अगर ट्रू है तो मेरे को दे दो यहाँ पे टॉप परफॉर्मर। व्हेन मार्क्स ऑब्टेन, इसको कॉपी कर लेते हैं, इज लेस देन 900 बट मार्क्स ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 850। मतलब 850 से 900 के बीच में अगर मार्क्स हैं देन एवरेज परफॉर्मर, एक और कंडीशन डालते हैं यहाँ पे, is less than 850 and ठीक है, अगर 850 से और 800 के बीच में नंबर है तो वो बिलो एवरेज परफॉर्मर है। एल्स अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पे आ जाए पुअर परफॉर्मेंस और पुअर परफॉर्मर। ठीक है, चला देते हैं इसको। क्या हो गया, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर फ्रॉम, ओके वी हैव टू पुट द एंड एज वेल ना, क्योंकि केस स्टेटमेंट शुड बी एंड विद एंड।
एज स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये हमने एलियास दिया है कॉलम को। अब देखिए आप यहाँ पे हो क्या रहा है, जहां भी आपके नंबर हैं, देखो पहला है आपके 800, 800 वाला में क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर 800 से ज्यादा है और 850 से कम है, ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी तो आपका आ जाए बिलो एवरेज परफॉर्मेंस। यहाँ पे 900 है, 900 मतलब 900 से ज्यादा और बराबर है तो टॉप परफॉर्मर आ जाए। ये 750 है, 750 मतलब हमारे तीनों कंडीशन में से ही नहीं है कुछ, तीनों कंडीशन में से ही नहीं है कुछ, तो यहाँ पे पुअर परफॉर्मर आ जाए। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके हिसाब से जो भी मार्क्स है उसके हिसाब से हमारा स्टूडेंट परफॉर्मेंस कॉलम बन रहा है। ठीक है, हम इसको यहाँ सेम भी डाल सकते थे, अगर मैं इसको सेम में कॉपी करूँ तो ये एक कॉलम हो गया, देन उसके बाद मैंने इसको एज इज कॉपी कर दिया यहाँ पे। इसको चला देते हैं तो हमारे मल्टीपल केस एक्सप्रेशन एक में हो जाएंगे। ब्रांच रेटिंग भी हमारा सिंपल केस एक्सप्रेशन है और स्टूडेंट परफॉर्मेंस हमारा सर्च केस एक्सप्रेशन है। अब समझते हैं सब क्वेरीज क्या होता है सिक्वल में। तो सब क्वेरीज क्या होता है, इट इज अ नेस्टेड क्वेरीज, इट इज अ नेस्टेड क्वेरी। वो क्या होता है, अब नेस्टेड क्वेरी क्या होता है, क्वेरी इन अनदर क्वेरी। आपकी क्वेरी है उसके अंदर एक चाइल्ड क्वेरी होती है, तो ये जो सेटअप होता है इसको सब क्वेरीज कहते हैं या नेस्टेड क्वेरी कहते हैं। और ये किस लिए यूज में आता है, इट इज यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम अ टेबल, क्योंकि हम एक टेबल से जो आपकी चाइल्ड क्वेरी है उससे डेटा लेते हैं और उसको पेरेंट क्वेरी में पास करते हैं। वही हमने यहाँ पे लिखा है विच इज देन यूटिलाइज्ड इन द मेन क्वेरी मतलब पेरेंट क्वेरी एज अ कंडीशन टू फर्दर रिफाइन द डेटा रिट्रीवल। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पहले हम देखते हैं कितने टाइप की होती है। ये मेजरली होती है आपकी सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी और कोरिलेटेड सब क्वेरी। हम सबके एग्जाम्पल देखने वाले हैं, सबको डिटेल में समझने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हम आपको सब बताएंगे यहाँ पे, आप बस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो अब सिंगल रो सब क्वेरी क्या होता है, सिंगल रो सब क्वेरी होता है जो आपका सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है, कहाँ से, चाइल्ड क्वेरी से। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये जो है इसके अंदर वाली ये होती है आपकी नेस्टेड क्वेरी या फिर चाइल्ड क्वेरी। अब ये क्या कर रही है, ये आपका सिंगल वैल्यू अगर लेकर आती है, जैसे यहाँ पे आपको मैक्सिमम ले रही है, मैक्सिमम हमेशा सिंगल होता है राइट, मैक्सिमम हो गया मिनिमम हो गया, ये आपको सिंगल वैल्यू देते हैं। तो ये आपको सिंगल वैल्यू ला रही है और इसको हम पास कर रहे हैं पेरेंट क्वेरी में, ये आपकी पेरेंट क्वेरी है, इसके अंदर हम पास कर रहे हैं इस वैल्यू को। तो इट रिट्रीव्स अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम अ क्वेरी, तो ये होता है आपका सिंगल रो सब क्वेरी। इसको अब हम एग्जांपल में देखते हैं सिक्वल सर्वर के अंदर। अब ये हमारी टेबल है ऑल स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारा स्टूडेंट नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच, ईमेल, फोन नंबर, मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को स्टूडेंट नेम निकालना है जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं सीएस ब्रांच में, जो आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उसके अंदर जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं मुझे उसका नेम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले देखते हैं, पहले हम देखते हैं हमको क्या लेना है, कहाँ से लेना है। तो फ्रॉम आपको हो जाएगा ऑल स्टूडेंट्स, और मेरे को लेने हैं स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेयर, क्यों कंडीशन ये है जहां पे मेरी ब्रांच सीएस है, वेयर ब्रांच इक्वल्स टू सीएस। एक बार इसको चला देते हैं, एक बार यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मेरे मार्क्स ऑब्टेन्ड है सबसे ज्यादा 920, और ये है आयुष के और दक्ष के। ठीक है, मेरे को इनके स्टूडेंट आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, चलो नंबर भी ले लेते हैं एक बार को। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो अगर मैं मैक्स निकालना है तो मैक्स कैसे निकालूंगा मैं, सेलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, बिकॉज ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा कौन से टेबल से, हमारी सेम टेबल है यहाँ पे फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। अब मैं इस पे करूंगा तो ये 920 आएगा, 930 आया है। ओके, सो यहाँ पे बिकॉज मेरे को यहाँ पे वेयर कंडीशन डालनी होगी, बिकॉज मैं सीएस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को सीएस कंडीशन डालनी होगी यहाँ पे, वेयर ब्रांच इक्वल्स टू सीएस। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया।
ठीक है, अब मेरे को ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है, अगर मैं इसको यहाँ पास करता हूँ, यानी वेयर ब्रांच इक्वल्स टू सी एस एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे इक्वल्स टू लेना होगा बिकॉज ये सिंगल रो सब क्वेरी है, तो इक्वल्स टू से मेरा काम हो जाएगा। एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू इस केस में 920। तो ये हमारा नेस्टेड क्वेरी हमारे ब्रैकेट्स में होता है। इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट सही कर देते हैं। ओके तो क्या हो रहा है, पहले आपकी इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, पहले आपकी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होती है और ये आपको देगी जो भी आपके मैक्सिमम नंबर हैं सीएस ब्रांच में। तो ये हमारे 920 जो हमने देखा। अब ये जो आपकी पेरेंट क्वेरी है इसको पास कर देगी। तो यहाँ पे आपका क्वेरी बना वेयर ब्रांच इक्वल्स टू सीएस एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 920। तो इसको चला देते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो रोज आ गए जैसे हमें पता था, आयुष और दक्ष, बिकॉज दोनों के नंबर 920 है। तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब क्वेरीज टू फाइंड आउट द आंसर फॉर द एसक्यूएल क्वेरीज। अब इसको मान लीजिए हम देते हैं शो द स्टूडेंट नेम हु इज हैविंग द सेकंड मैक्सिमम। जैसे आपके कई क्वेश्चन होते हैं हाई सेकंड हाईएस्ट सैलरी, वो भी इसी कंसेप्ट से निकलती है। तो हम इसको देखते हैं हु इज हैविंग द सेकंड मैक्सिमम मार्क्स इन द सीएस ब्रांच। फर्स्ट तो ये हो गए, सेकंड कौन है, एक बार चला देते हैं पहले इसको। सेकंड होना चाहिए आपका अदिति शर्मा। ओके तो अदिति शर्मा को हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं इसको बोलूँ मेरे को हाईएस्ट के अलावा सारी दे दो, तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, वे मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब मैं बोलूँ इसको नॉट इक्वल्स टू, ये वाला नॉट इक्वल्स टू का साइन होता है। अगर मैं इसको बोलूँ वे मार्क्स ऑब्टेन्ड इज नॉट इक्वल्स टू द मैक्सिमम मार्क्स, इसको चला देते हैं एक बार। तो क्या आया, तो आदित्य आया और अनिकेत आया। रीजन बीइंग मैंने यहाँ पे जो पहले इक्वल्स टू था इसको नॉट इक्वल्स टू कर दिया, ये हमारा नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है। तो इसने जो इक्वल्स टू था उसके अलावा जो मुझे रिजल्ट था वो दे दिया, तो हमारे पास आया अदिति और अनिकेत। अब मेरे को इसके अंदर से क्या करना है, अब मैं सेकंड मैक्सिमम मार्क्स, अब मेरे को इसमें से, अब मेरे पास ये चीज तो आ गई जो एक्सक्लूडेड हाईएस्ट मार्क्स हैं। अब मेरे को अगर मैं इसमें से मैक्सिमम निकाल लूं, अगर मैं इसमें से मैक्सिमम निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं जो भी हमने देखा यहाँ पे मैक्स ले लेता हूँ, सिर्फ मैक्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे मेरे को 900 मिल जाएगा। इसको चला देते हैं। यहाँ पे मेरा 900 आ गया। कैसे आ गया, बिकॉज यहाँ पे मैंने बोला नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू मतलब जो मेरा सबसे हाईएस्ट नहीं है। तो मुझे दो रोज आ गए थे जो हमने देखा था, अब दो में से मेरे को हाईएस्ट दे दो। और ये अगर हमें एक बार मिल जाता है तो हम इसको पूरे को एज अ सब क्वेरी पास कर देंगे। जो हमने ऊपर करा है, जो हमने ऊपर करा है सेम हम कॉपी कर लेंगे। ओके तो अब इसको चला देते हैं। अब क्या है, अदिति शर्मा सेकंड हाईएस्ट नंबर जिसके हैं सीएस ब्रांच में, उसका नेम आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टूडेंट आईडी, राइट। बिकॉज सबसे पहले क्या होगा, ये एक्सिक्यूट होगी, इसका रिजल्ट हम इसके पेरेंट क्वेरी में देंगे। इसका रिजल्ट जो आएगा, जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा वो हम अपनी फाइनल पेरेंट क्वेरी में देंगे। तो ये हमारी नेस्टेड सब क्वेरीज है और सिक्वल सर्वर में हम 32 लेवल की नेस्टेड सब क्वेरी कर सकते हैं। इतना जरूरत नहीं आता पर इतना हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सिंगल रो सब क्वेरी। अब दूसरी हमारी होती है मल्टीपल रो सब क्वेरी। अब इसके अंदर क्या होता है, इट रिट्रीव्स मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए सब क्वेरी। अगेन सी दिस इज योर सब क्वेरी। अब ये क्या कर रही है, अगर ये मल्टीपल रोज रिटर्न कर रही है, पिछले वाले में हमारा मैक्स था, मैक्स क्या होता है सिंगल रो, मिन होता है तो भी सिंगल होता है, सम होता है तो भी आपको एक ही नंबर मिल रहा होता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको समझते चलो। सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान। तो इन कंट्रीज में जो भी आपकी कस्टमर आईडी है उनके नाम दे दो या इनके कस्टमर आईडी दे दो, जो भी कस्टमर है उनके कस्टमर आईडी दे दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मोर देन वन कस्टमर आईडी मिलेगा आपको, बिकॉज कई सारे कस्टमर होंगे आपके जो इंडिया में होंगे, कई ऑस्ट्रेलिया में होंगे, कई जापान में होंगे। तो आपको मल्टीपल रोज मिल रही है इस इनर क्वेरी से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल रो सब क्वेरी।
इसलिए यहाँ पे हमने लिया है ऑपरेटर इन। तो अब हम इसको देखते हैं SQL सर्वर के अंदर एग्जाम्पल के साथ। तो हमारा सेम टेबल यूज में लेते हैं। शो द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हमको क्या निकालना है? नेम ऑफ द स्टूडेंट वेयर द स्टूडेंट्स काउंट इन अ ब्रांच इज 3 और फ्यूअर। 3 और फ्यूअर मतलब 3 या उससे कम। मतलब जिस भी ब्रांच में 3 या उससे कम स्टूडेंट्स हैं उन सबके मेरे को नेम दे दो। तो पहले हम कैसे फाइंड करेंगे कि 3 या उससे कम स्टूडेंट है? तो इसके लिए हमको पहले ब्रांच नेम फाइंड करना होगा और उसके अगेंस्ट हमें उसका काउंट फाइंड करना होगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें। तो इसके लिए हम लेंगे यूज में ग्रुप बाय। तो हमको चाहिए सिलेक्ट ब्रांच फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स ग्रुप बाय ब्रांच। इससे क्या आएगा? इससे सिर्फ ब्रांच आएगी हमारी। इसको काउंट स्टार कर देते हैं कि हर ब्रांच में कितनी रोज हैं। रोज मतलब हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है, हर ब्रांच की कितनी रोज हैं यहाँ पे वो हमें काउंट स्टार से मिल जाएगी। इसको चला देते हैं। तो अभी हमारी क्या है? CS में 4 हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं बिकॉज 4 रोज हैं इसमें। ECE में 3 है, EE में 4 है, IT में 2 है और ME में 4 है। तो अब हमको इसके हिसाब से ECE, क्योंकि हमारी क्या कंडीशन है यहाँ पे? ब्रांच में 3 या उससे कम स्टूडेंट हो, तो ये हमारी ECE होगी और IT होगी। ये दो हमारा रिजल्ट होगा, राइट। तो हमको ब्रांच चाहिए ECE और IT। तो इसके लिए पहले हमको अगर ग्रुप बाय में, ये बिकॉज यहाँ पे ग्रुप हो रहा है, ग्रुप बाय में हमें कंडीशन लगानी हो तो क्या करते हैं? वेयर या हैविंग? यस, इट विल बी हैविंग काउंट स्टार। अगेन कितनी रो है उस ग्रुप के अंदर? काउंट स्टार इज ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू 3। ठीक है, 3 या उससे कम। इसको चला देते हैं। अब हमारा मिल रहा है ECE और IT जो हमको चाहिए था। ठीक है, ECE और IT ये हमको चाहिए था। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए? शो द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हमारा, अगर मैं पहले दोबारा क्वेरी चलाऊं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, चलो स्टूडेंट ID भी ले लेते हैं। स्टूडेंट ID भी ले लेते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जहां पे भी हमारी ब्रांच में 3 या उससे कम स्टूडेंट है। तो अब मैं, मेरा इनर क्वेरी तो बन गया मेरा। ठीक है, इसमें मेरे को काउंट स्टार नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ब्रांच ही चाहिए बस। अब ये मैं पास करता हूँ आउटर क्वेरी में। आउटर क्वेरी क्या होगा मेरा? सिंपल, सेलेक्ट स्टूडेंट ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक बार को ब्रांच भी डाल देते हैं। ठीक है, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट वेयर ब्रांच। इस समय बिकॉज यहाँ पे मेरे को मल्टीपल वैल्यूज मिल रही हैं, राइट। मेरे को यहाँ पे EC और IT मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इन डालूंगा। यहाँ पे अगर आप इक्वल्स टू डाल दोगे तो एरर आ जाएगा, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, और इनर क्वेरी के लिए मेरे को ब्रैकेट डालना होता है। इसको चला देते हैं। अब देखो EC और IT, EC में 3 थे, IT में 2 थे, और उन सब की डिटेल्स आ गई, उन सब स्टूडेंट्स की डिटेल आ गई। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल रो सब क्वेरी, बिकॉज इसमें इस सब क्वेरी के अंदर मल्टीपल रोज मिली थी और ये हमने पास कर दी हमारी मेन क्वेरी में, और हमारा रिजल्ट आ गया जो यहाँ पे आपका EC और IT के सारे स्टूडेंट्स आ गए, राइट। तो ये हमारा होता है मल्टीपल रो सब क्वेरी। अब देखते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी। अभी तक हमने देखा था सिंगल रो सब क्वेरी एंड मल्टीपल रो सब क्वेरी में हम जो हमारी इनर क्वेरी होती थी उसका आउटपुट हम एज अ इनपुट पेरेंट क्वेरी में पास करते थे, बट कोरिलेटेड सब क्वेरी में हम रेफर कर रहे होते हैं आउटर क्वेरी वैल्यूज को। हम जो हमारी सब क्वेरी या इनर क्वेरी होती है उसमें रेफर कर रहे होते हैं। जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, ये हमारे स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट नेम है, ग्रेड है, और इस स्टूडेंट टेबल को हमने एलियास दे दिया S। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर? हम कंपेयर कर रहे हैं जो स्टूडेंट की ग्रेड है वो एवरेज ग्रेड से ज्यादा है या नहीं है। फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट, अगर वो उसकी जो नंबर है, जो ग्रेड है, वो अगर एवरेज ग्रेड से ज्यादा है, वेयर ग्रेड इज ग्रेटर देन दिस इनर क्वेरी, तो वो हमको स्टूडेंट नेम और ग्रेड हमको दे दो। तो ये हम देखेंगे एग्जाम्पल इन SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एज वेल। देखो यहाँ पे हमने स्टूडेंट का एलियास दिया है, वो हम रेफर कर रहे हैं हमारे इनर क्वेरी में। तो यहाँ पे हम रेफरेंस द आउटर क्वेरी वैल्यूज इन द सब क्वेरी,
राइट। आउटर क्वेरी की हमारी ये जो टेबल है एस, उसको हम इनर क्वेरी में एस डॉट सब्जेक्ट के थ्रू हम रेफर कर रहे हैं। राइट। तो इसको हम देखते हैं अभी सिक्वल सर्वर में इस एग्जांपल को। तो सेम एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे हमारे ऑल स्टूडेंट्स टेबल में। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड मार्क्स हायर देन द एवरेज मार्क्स। ओके, हायर देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन द सेम ब्रांच। तो जो भी आपका ब्रांच का एवरेज है, उससे जितने भी स्टूडेंट ने ज्यादा नंबर स्कोर करे हैं उन सबकी मेरे को डिटेल्स दे दो। तो हम ब्रांच का एवरेज कैसे निकालेंगे? अगर हम एक बार आपको सिंपल एवरेज निकालें, तो ये हमारा ब्रांच का एवरेज है। ठीक है, अब हमको फाइंड करने हैं वो स्टूडेंट्स के नेम जिनका स्कोर इस ब्रांच के एवरेज से ज्यादा है। तो अब यहाँ पे मेरे को फॉर ईच रो मेरे को फाइंड आउट करना है वेदर उस स्टूडेंट का जो स्कोर है वो एवरेज से ज्यादा है या नहीं। तो मेरे को जो मेरी जो सब क्वेरी होगी उसमें मेरे को रेफरेंस देना होगा उस स्टूडेंट का, तभी वो स्टूडेंट का स्कोर निकाला जाएगा और जो एवरेज निकाला जाएगा सब क्वेरी के अंदर, उसके बाद कंपैरिजन होगा। तो एक बार मैं क्वेरी लिख लेता हूँ, फिर हम समझेंगे उसको। ठीक है, मेरी क्वेरी हो गई, इसको एक बार चला देते हैं। एक बार ये ऊपर वाले भी चला देते हैं जिससे हमको ब्रांच का एवरेज पता चल जाए। देखो, सीएस ब्रांच का हमारा एवरेज था 897। तो ये जितने भी तीन स्टूडेंट है, आदित्य, आयुष, दक्ष, इनके हमारे नंबर हैं मोर देन 897। सेम थिंग ईसीई में जो एवरेज था वो था 846, और जो भी अभी हमारे पास नंबर है वो है मोर देन 846। ई में भी सेम है, जितना भी आपका एवरेज है उससे ज्यादा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हम इस क्वेरी को समझते हैं जो भी हमने लिखी है यहाँ पे। इन दिस एग्जाम्पल द कोरिलेटेड सब क्वेरी इनसाइड द वेयर, ये जो हमारी क्वेरी है ये कैलकुलेट करती है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन द सेम ब्रांच एज द आउटर क्वेरी। देखो यहाँ पे जो वेयर कंडीशन दे रखी है, इसमें क्या हो रहा है, ये कंपैरिजन हो रहा है जहाँ पे ब्रांच इक्वल्स टू ये जो स्टूडेंट की ब्रांच है। ठीक है, स्टूडेंट की ब्रांच है जो ये वाली है, उसको कंपेयर कर रही है, देन एवरेज निकाल रही है, उस ब्रांच का एवरेज निकाल रही है। ठीक है, ब्रांच इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, जैसे पहले स्टूडेंट था, पहले स्टूडेंट की ब्रांच है हमारी आईटी, तो उसने डाला फ्रॉम ब्रांच वेयर ब्रांच इक्वल्स टू आईटी और उसका एवरेज निकाल दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी ब्रांच है आउटर क्वेरी की, वो हम हर रो के लिए अंदर यानी इनर क्वेरी में रेफर कर रहे हैं, बिकॉज सब क्वेरी रेफरेंस द ब्रांच फ्रॉम द आउटर क्वेरी दैट मेक इट एज अ कोरिलेटेड सब क्वेरी। राइट, क्योंकि हम हर रो को बार बार आउटर क्वेरी से भेज रहे हैं इनर क्वेरी में, हर रो को भेज रहे हैं इनर क्वेरी में ब्रांच को। ठीक है, ब्रांच हमारा जो एट्रीब्यूट है उसको, तो ये कोरिलेटेड सब क्वेरी हो जाती है, यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हैं इसलिए। तो ये हो गया हमारा कोरिलेटेड सब क्वेरी। अब समझते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन या सीटीई होता क्या है। कई बार इसको विथ क्लॉज भी बोला जाता है बिकॉज इसका सिंटेक्स विथ से स्टार्ट होता है। तो देखते हैं सीटीई या कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आपका कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो होता है टेम्पररी नेम्ड रिजल्ट सेट है। ये क्या है, ये टेम्पररी नेम्ड रिजल्ट सेट। इसका मतलब क्या हुआ ये हम आगे समझेंगे। ये क्या काम करता है, ये आपका क्वेरी ऑर्गेनाइजेशन और रीयूज में काम आता है। आप मल्टीपल टाइम्स इसको यूज में ले सकते हैं, और जब आप इसको डिफाइन करते हैं इसके बाद आपके पास सिंगल सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट होना चाहिए, वरना ये एरर दे देता है। तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। CT allows you to define a query block and apply it multiple times within a large query. बिकॉज ये आपका जो डेफिनेशन है, जो आपका टेम्पररी नेम रिजल्ट सेट है, वो स्टोर करे रहता है, और आप उसके नाम से, जो आपका CTE का नाम है, उससे आप अपनी मेन क्वेरी में आप मल्टीपल टाइम्स यूज में ले सकते हैं। तो हम इसको एक बार
एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, सिंटेक्स देखते हैं पहले, फिर एग्जाम्पल पे चलेंगे। ये हमेशा स्टार्ट होता है आपका विद कीवर्ड से, इसलिए इसको विद क्लॉज भी बोला जाता है। यहाँ पे आप सिटी का नेम देते हैं, फिर आप कॉलम्स देते हैं। ये आपके ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी देंगे तो चलेंगे, तो भी चलेगा। ये आपका फिर कीवर्ड हो गया एज, तो विद सिटी नेम, देन द इन द ब्रैकेट कॉलम्स जो ऑप्शनल है, देन एज। फिर आपको डेफिनेशन देना है, तो जो भी आप क्वेरी डिफाइन करते हैं, जिसमें वेयर, जॉइन, ग्रुप बाय कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपकी क्वेरी हो गई। अब इसके बाद आपका या तो सेलेक्ट होना चाहिए, या इंसर्ट, या अपडेट, या डिलीट, वरना आपका एरर आ जाता है। ठीक है, विच रेफर्स द सिटी नेम, जो भी आपने डिफाइन करा है यहाँ पे सिटी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, उसको रेफर करना चाहिए। अब मैं मान लो यहाँ पे दे देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोई टेबल नेम, वो एरर आ जाएगा, बिकॉज उसके बाद जो सिटी होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद उसको सिटी नहीं मिलेगा। तो सिटीज आर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आर एस्टेब्लिश विद द विद कीवर्ड, जो हमने यहाँ पे देखा। वेयर यू असाइन अ नेम टू द सिटी, जो हम यहाँ पे आपको नेम दे रहे हैं, along with its columns if needed, so ये ऑप्शनल है। it is followed by as, तो ये आपका as हो गया, and a select statement that defines the city result set, तो ये हमारा आपका select statement हो गया, जो आपका city का result set define करता है। तो इसके बाद जो city आपने बनाया है, जो आपका डेफिनेशन बनी है, जो एक्सप्रेशन बना है, उसको हम यूज में लेते हैं सक्सेसर क्वेरी में या पेरेंट क्वेरी में, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं SQL में कैसे काम करता है। हमने ये एग्जांपल देखा था कोरिलेटेड सब क्वेरी में, जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स फाइंड करे थे हु हैव ऑब्टेन्ड मार्क्स हायर देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन द सेम ब्रांच। हमने ये करा था सब क्वेरी से, कोरिलेटेड सब क्वेरी से। अब लेट सपोज हमको ये करना हो सीटी से, सेम एग्जांपल सीटी से करना हो तो कैसे करेंगे। तो सीटी में क्या होता है, हम एक क्वेरी डिफाइन करते हैं, राइट, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो हम एक एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं, क्वेरी डिफाइन करते हैं, तो वो क्वेरी हमारी ये वाली होगी, बिकॉज पहले मेरे को एवरेज फाइंड करना होगा और उसके बाद मुझे कंपेयर करना होगा कि मेरे ब्रांच के स्टूडेंट्स ने उस एवरेज से अच्छा परफॉर्म करा है या अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, राइट। तो पहले हम एक क्वेरी लिख लेते हैं विद द सिंटेक्स ऑफ द विद क्लॉज। विद के बाद क्या आता है, नेम ऑफ द सिटी, तो मैं डालूंगा सिटी अंडरस्कोर एवरेज मार्क्स। ये ब्रांच की बात हो रही है। एस, अब यहाँ पे मेरे को डेफिनेशन डालनी है, तो डेफिनेशन मेरी क्या होगी, सेम यही होगी। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं आपको समझाता रहूंगा क्या हो रहा है यहाँ पे। सेलेक्ट ब्रांच, जो ब्रांच का मेरे को एवरेज चाहिए, ठीक है, ब्रांच का एवरेज मेरे को कैसे मिलेगा, आई विल डू द ग्रुप बाय, और फिर मैं एवरेज एग्रीगेट फंक्शन ले लूंगा यूज में, मार्क्स ऑब्टेन्ड जो मेरा कॉलम है उस पे, मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स ग्रुप बाय ब्रांच। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। इसने मेरे को क्या दिया यहाँ पे, फाइनली इसने मेरे को हर ब्रांच का एवरेज दिया, इसको एज एवरेज। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को उन स्टूडेंट्स के नेम चाहिए जिनके नंबर एवरेज से ज्यादा है। फॉर ईच ब्रांच मेरे को उन स्टूडेंट्स की नेम और डिटेल्स चाहिए जिनके नंबर एवरेज से ज्यादा है। तो ये मेरा टेम्परेरी रिजल्ट सेट है जो मुझे सिटी ने दिया है, और ये मेरा ओरिजिनल डेटा था। अब मेरे पास दो टेबल्स हैं, उसमें से मेरे को वो स्टूडेंट्स ढूंढने हैं जिनके मार्क्स एवरेज मार्क्स से ज्यादा है फॉर द पर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है, फॉर देयर ओन ब्रांच जिसमें वो लाई करते हैं। तो ये हमारी दो टेबल थी, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल वाली थी, और ये हमारी जो अभी नई मिली है हमें वो है। तो अब इसमें हमारा कॉमन क्या है, इसमें हमारा ब्रांच कॉमन है, राइट, इसमें हमारा ब्रांच कॉमन है। तो हम ज्वाइन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप लेफ्ट ज्वाइन लगाओ, इनर ज्वाइन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे सेम है, तो हम इनर ज्वाइन ही लगाते हैं यहाँ पे। तो इनर ज्वाइन किस पे लगेगा, ब्रांच पे। तो हमको क्या चाहिए, पहले हमको चाहिए क्वेरी बना लेते हैं, चलो यहाँ पे सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, लास्ट नेम, फ्रॉम कौन सी टेबल से, ये सारी डिटेल्स हमारी है ऑल स्टूडेंट्स में, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स
इसको हम एलियास देते हैं ए, इनर ज्वाइन कौन से टेबल से, जो हमें सिटी मिला है, तो नेम ऑफ द सिटी अंडरस्कोर एवरेज मार्क्स। अब किस पे हमको लगाना है इनर ज्वाइन का सिंटेक्स इफ यू रिमेंबर, तो हमारा होता है ऑन ए डॉट ब्रांच, बिकॉज ए कॉमन है, इक्वल्स टू आपका सीटी का जो होगा सी डॉट ब्रांच, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। अभी ये कैसे काम करेगा, देखो आपको पहले यहाँ पे आएगा इसी, तो देखो कहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे इसको मिलेगा इसी। अब इसके नंबर उठाएगा, ये एवरेज मार्क्स कितना था 846, ठीक है। अगर एवरेज मार्क्स ये वाले मार्क्स जो है एवरेज से ज्यादा हैं तो ये डिस्प्ले हो जाए, तो ये सिलेक्ट के अंदर आ जाए। इट मींस एक और कंडीशन है, अभी तो हमने यहाँ पे से ब्रांच जोड़ी है, राइट, ब्रांच से ब्रांच जोड़ी है, बट हमारी एक और कंडीशन है, एंड अगर हमारी जो नंबर है, यानी जो हमारे सीटी वाले नंबर है सी डॉट, और आई विल से ए डॉट ब्रांच, जो इसके पहली वाली टेबल के ए डॉट ब्रांच इज ग्रेटर देन सी डॉट, और ए डॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड, नॉट ब्रांच, ए डॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन सी डॉट एवरेज मार्क्स, तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो मेरी दो कंडीशन बनेगी, एक तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सिंपल, वो ब्रांच पे ज्वाइन होगी, दूसरा मेरे को चाहिए ए डॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो ये नंबर है, जैसे ये 800 वाला एग्जाम्पल था, या अगर हम जाते हैं इसमें चलते हैं, चलो सीएस वाले में चलते हैं, इस वाले में आयुष नायर के लिए, अब इसकी क्या 920, तो सीएस से पहले ये देखेगा ये वाली रो ज्वाइन हो जाएगी आपकी, दिस वन, ठीक है। अब इसने देखा, ये तो आपने ज्वाइन कर ली, अब इसने देखा मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो ये वाली जो टेबल है, तो एस डॉट दिस वन, एस डॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड, बिकॉज ये हमारी एस टेबल है, इसको हमने एलियास दे रखा है, तो वो आया 920, अगर 920 ग्रेटर देन है 897 से, तो वो सिलेक्ट में आ जाएगा, तो ये वाला हमारा ट्रू होगा। तो ये हमने इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन और जोड़ी है, इसको आप वेयर में भी दे सकते हो, सेम बात है। अब एक बार इसको हम SQL सर्वर में लिख लेते हैं, अगर आपको यहाँ समझ आ गया हो तो। चलो अब इसको लिख लेते हैं, सेलेक्ट जो जो हमको कॉलम चाहिए, मेरे को चाहिए स्टूडेंट आईडी फ्रॉम कौन से टेबल से, ऑल स्टूडेंट्स, जो हमने वहां पे देखा था वही लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पे, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके बाद ब्रांच भी उठा लेते हैं और मार्क्स ऑब्टेन्ड भी उठा लेते हैं। इसको एलियास देते हैं एस या ए, कुछ भी दे दीजिए। ज्वाइन, अब हम कर रहे हैं इनर ज्वाइन, किससे कर रहे हैं, सीटी से, सीटी अंडरस्कोर एवरेज मार्क्स, इसको दे देते हैं एलियास सी, ऑन कौन से कॉमन है हमारे पास, ब्रांच, दोनों में हमारा ब्रांच कॉमन है, ऑन ए डॉट ब्रांच इक्वल्स टू सी डॉट ब्रांच, एंड एक और कंडीशन देनी होगी, बिकॉज जो भी हमने देखा था, अगर मेरा ए डॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन एवरेज है, इज ग्रेटर देन सी डॉट, इट विल बी सी, इट्स नॉट ए, तभी ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, ठीक है, सी डॉट एवरेज मार्क्स। अब इसको चला देते हैं, अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज ब्रांच दोनों में कॉमन है, तो ब्रांच दोनों में कॉमन है, तो मेरे को यहाँ पे देना होगा ए डॉट ब्रांच, ठीक है। इसको चला देते हैं, अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास वही स्टूडेंट्स की नेम है जिनके मार्क्स एवरेज मार्क्स हैं जो इस ब्रांच के उससे ज्यादा हैं, और ये हमने फाइंड करे हैं सीटी में, सीटी से। सेम एग्जांपल हमने देखा था कोरिलेटेड सब क्वेरी में, बट ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, ज्यादा इजी है समझने के लिए, इसलिए हम सीटी यूज में ले लेते हैं। विंडो फंक्शन इक्वल में एक एडवांस कंसेप्ट होता है, और इसके द्वारा आप डिफिकल्ट क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। तो विंडो फंक्शन होता क्या है? A window function in SQL lets you do calculation on a group of rows called as window। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ी आपकी ग्रुप ऑफ रोज हैं, जैसे आपका एक टेबल है, उस पे आप थोड़ी सी रो में आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे हो, और उस रो को बोला जा रहा है विंडो। अब ये आप वो सारी रो में भी कर सकते हो और थोड़ी सी रो में भी कर सकते हो, उसको हम पार्टीशन से स्मॉल स्मॉल में डिवाइड कर देते हैं। नाउ शो द
रिजल्ट अलोंग साइड ईच रो। अलोंग साइड ईच रो मीन्स, अगर आपको याद हो जब हमने एग्रीगेट फंक्शंस देखा था तो हमको सिंगल रिजल्ट मिलता था। जैसे हमने बोला सम ऑफ सेल्स, तो हमको सिंगल रिजल्ट मिलता है। पर यहाँ पे आपको वो सारी रो मिलेगी और एक और कॉलम जुड़ जाएगा जिसमें आपको सम ऑफ सेल्स मिलेगा फॉर ऑल द रोज। तो इसलिए यहाँ पे बोला है अलोंग साइड ईच ऑफ रो हेयर। इसको थोड़ा और समझते हैं। इट्स लाइक लुकिंग एट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रोज एट अ टाइम। जैसे मैंने आपको बताया, हमने थोड़ी सी रोज ली है अभी पूरे सेट में से, एंड डूइंग मैथ ऑन देम। अब उसमें हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द मेन लिस्ट ऑफ रोज यू आर लुकिंग एट। तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसमें वो सारी रोज आएंगी, बट हमने जो कैलकुलेशन करी है वो थोड़ी सी रो में करी है। अब जो विंडो डिफाइन होती है वो होती है ओवर क्लॉज से। तो ये जो ओवर है ये आपका कीवर्ड है। अगर हम सिंटेक्स भी देखें तो हमको, देखिए आप यहाँ पे हमको विंडो फंक्शन का नाम देना होता है। अब ये कोई भी हो सकता है, उसके बाद आपको ओवर देना है, ये मैंडेटरी है। ओवर से आपको डिफाइन करते हो क्या विंडो है आपकी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड कैन बी फर्दर पार्टीशन। ओवर के बाद आप पार्टीशन दे सकते हो, पर ये ऑप्शनल होता है, क्योंकि अगर आपको अपना पूरा रिजल्ट सेट के साथ कंप्यूटेशन करना है, कैलकुलेशन करना है, तो आप पार्टीशन नहीं देते। और उसके बाद आप ऑर्डर ऑर्डर बाय भी दे सकते हो, पर ये भी ऑप्शनल होता है। रैंकिंग विंडो फंक्शन में मैंडेटरी है, वो हम देखेंगे। एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप विंडो फंक्शन का नेम देते हो, ये आपका कुछ भी हो सकता है, सम, एवरेज, या अगर रैंकिंग फंक्शन फंक्शन की बात करें तो रो नंबर एंड ऑल दैट। फिर ओवर, ये आपका अगेन मैंडेटरी हो गया। पार्टीशन बाय, कितना विंडो लेना है आपको, ठीक है, उस विंडो को आपको किस पार्टीशन में डिवाइड करना है, अगर करना है तो वो आप यहाँ पे पार्टीशन दीजिए। ऑर्डर बाय, अगेन हमको पता है अगर हमको सॉर्ट करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में तो हम ऑर्डर बाय यूज में लेते हैं। रोज और रेंज क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम सेपरेटली देखेंगे। ठीक है, बस ये लिमिट कर देता है रोज को आपके जो पार्टीशन में है, बाय स्पेसिफाइंग द स्टार्ट और एंड पॉइंट, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एंड पॉइंट हम स्पेसिफाई करते हैं और उससे ये रोज को पार्टीशन कर देता है। तो अब देखते हैं विंडोज फंक्शन कितने तरह के होते हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करी जाए तो ये 3 तरह के होते हैं: एग्रीगेट विंडो फंक्शन, रैंकिंग विंडो फंक्शन एंड वैल्यू विंडो फंक्शन। एग्रीगेट विंडो फंक्शन क्या होता है? जैसे नॉर्मल हमारा एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, वहां पे हमको सिंगल वैल्यू मिलती है। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे पूरे क्लास के एवरेज नंबर बताओ, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बताओ, तो मुझे सिर्फ सिंगल वैल्यू मिलेगी अगर मैं नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शन यूज में लेता हूँ। बट अगर मैं एग्रीगेट विंडो फंक्शन यूज में लेता हूँ तो मुझे सारी रोज मिलेंगी और मेरे को मेरा रिजल्ट भी मिल जाएगा। वही यहाँ पे लिखा गया है, इट गिव्स यू द रिजल्ट whatever you want to find without changing the list of rows। जो भी आपकी रोज हैं वो नंबर सेम रहेगा। अगर आपके पास 20 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, तो मेरा जो रिजल्ट सेट होगा उसमें 20 ही रो होंगी, उसमें स्टूडेंट्स की डिटेल होंगी, बट मेरे को एवरेज मार्क्स भी मिल जाएंगे। सो इट गिव्स यू ए स्पेशल नंबर। जो मैंने एवरेज मार्क्स की बात करी वही यहाँ पे स्पेशल नंबर बोल रहे हैं, हाँ, दैट समराइज एज अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ दोज रो एंड यू कैन सी दैट नंबर नेक्स्ट टू ईच रो इन द ग्रुप। जो मैंने जस्ट आपको बताया कि वो एक नया कॉलम जुड़ जाएगा और जो पर्टिकुलर रो है उसके अगेंस्ट एक नई वैल्यू आ जाएगी, एक नया नंबर आ जाएगा, डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटेशन। तो हमारे जो नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शंस होते थे, सम, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, वो यहाँ पे भी यूज में लेंगे हम। तो अब देखते हैं एग्जांपल इन SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जिससे हमको चीजें ज्यादा समझ आए कि विंडो फंक्शन एग्रीगेट क्या करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ब्रांच है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। तो ये टेबल है ऑल स्टूडेंट, इसमें मेरे पास ये सारे कॉलम्स हैं। अब मेरे को एवरेज निकालना है, मेरे को एवरेज निकालना है जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं सिंपल यूज में लूंगा एग्रीगेट फंक्शन। अब मैं इसको चला देता हूँ। तो क्या है यहाँ पे 858, ये क्या है? ये एवरेज नंबर है सारे स्टूडेंट्स की, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज मेरा आ रहा है 858। इसको एलियास दे देते हैं। तो अब मेरा ये है एवरेज मार्क्स 858। अब इसके अंदर अब हमको क्या करना है? अब मेरे रिक्वायरमेंट है, मेरे को यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए, बिकॉज जहां भी मेरे को ये टेबल पास करनी है। बिकॉज क्या होता है, नॉर्मली कोई डाउनस्ट्रीम सिस्टम होता है या एप्लीकेशन होती है, वो हमसे क्वेरी करती है और हम टेबल पास करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसको एवरेज मार्क्स ऑब्टेन पास करता हूँ, एवरेज नंबर पास करता हूँ, तो क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास है सारी लूज हो जाएगी, बिकॉज ये सब तो मैं भेज ही नहीं पा रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं विंडोज फंक्शन यूज में लूंगा और यहाँ पे एक और कॉलम बन जाएगा एवरेज मार्क्स का,
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आएगी, उसके अगेंस्ट मेरा एक और कॉलम होगा जहां पे 858 मार्क्स होंगे जो हमने थ्योरी में देखा था। इसको एक बार हम चलाते हैं विंडोज फंक्शन में। तो मैं ये सारे कॉलम्स भेज रहा हूँ, इसके बाद मैं एक और कॉलम भेज रहा हूँ जो मेरा है एवरेज मार्क्स। बट अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये तो चलेगा ही नहीं, अभी ये तो एरर दे देगा बिकॉज ये हमने ग्रुप बाय में यूज में नहीं लिया। ठीक है, तो ये एरर दे देगा बिकॉज ऐसे हमारा एग्रीगेट फंक्शन काम नहीं करता। तो अब मैं डालूंगा ओवर। ओवर क्या होता है, ये विंडो डिफाइन करता है। बस मुझे इतना डालना है ओवर, बिकॉज यहाँ पे मैंने कोई पार्टीशन नहीं दिया, ये विंडो फंक्शन है तो ये भी पार्टीशन कुछ भी नहीं दिया। इट मीन्स जो मेरा पूरा रिजल्ट सेट है, जो भी मेरा रिजल्ट सेट मिल रहा है वही पूरा पार्टीशन है, सिंगल पार्टीशन है वो। तो एक बार इसको चला देते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल टेबल थी, ये हमारा एवरेज था जो हमने इंडिविजुअल निकाला था। अब यहाँ पे आप देखिए ये मेरे को सेम टेबल में एक और कॉलम ऐड हो गया, एवरेज मार्क्स, और उसने मेरे को एवरेज नंबर दे दिए फॉर ईच ऑफ द रोज देयर। फॉर ऑल द रोज आई विल हैव द सेम एवरेज मार्क्स, बिकॉज मैंने जो पार्टीशन बनाया ही नहीं है। तो जब मैं पार्टीशन ओवर के बाद मैं पार्टीशन नहीं देता तो इट मीन्स जो मेरा पूरा टेबल है वही पार्टीशन कंसिडर होता है, राइट। तो अब हम इसको देखते हैं पार्टीशन के साथ। अगर मेरे को ब्रांच के हिसाब से एवरेज नंबर लाने हैं या एवरेज नंबर भेजने हैं आगे ब्रांच के हिसाब से, तो मैं क्या करूंगा। अगर मुझे नॉर्मली करना होता तो मैं यहाँ पे ग्रुप बाय लगा देता, ग्रुप बाय ब्रांच। ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रांच पे सेंड कर देता। अब इसको एक बार चला देते हैं। तो मेरा ये ब्रांच का एवरेज है कि इस ब्रांच में क्या एवरेज नंबर ऑब्टेन हुए बच्चों के, राइट। अब मेरे को ये करना है इसके अंदर मींस विद द विंडोज फंक्शन, और मेरे को हर ब्रांच के हिसाब से पार्टीशन चाहिए। बिकॉज अभी क्या हुआ था, अभी मेरे को सिंगल सिंगल कॉलम मिला था, उसमें सेम वैल्यू थी। अभी मुझे सेम कॉलम मिलेगा बट मेरा पार्टीशन होगा ब्रांच के हिसाब से। ओवर ओवर के बाद मैं डालूंगा यहाँ पे पार्टीशन। और पार्टीशन मेरे को चाहिए ब्रांच पे, सो पार्टीशन बाय ब्रांच। चलो इसको ये पहले वाला भी चलाते हैं जिससे हम कंपेयर कर पाए। तो हमने विंडोज फंक्शन एग्रीगेट यूज में लेकर एक और नया कॉलम क्रिएट करा और उसको हमने पार्टीशन कर दिया ब्रांच के हिसाब से। तो इसमें हमको ब्रांच के हिसाब से एवरेज मार्क्स मिल गए एक नए कॉलम में। तो ये होता है हमारा विंडोज एग्रीगेट फंक्शन। तो मान लीजिए मेरे को एक और कॉलम चाहिए जिसमें मेरे को चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज हेयर, काउंट स्टार ओवर। अब हमने एक और फंक्शन यहाँ पे लिया, विंडोज फंक्शन, दैट इज एग्रीगेट विंडो फंक्शन काउंट स्टार ओवर पार्टीशन बाय ब्रांच। तो यहाँ पे 444 बिकॉज सी एस की हमारी 4 रोज हैं, इसलिए यहाँ पे हर रो में 4 आया। ईसी की 3 रोज है इसलिए यहाँ पे 3 आया, जो मैंने पार्टीशन बाय ब्रांच दिया है। अब मान लीजिए रेदर देन मैं पार्टीशन बाय ब्रांच देता, मैं पार्टीशन बाय देता ही नहीं, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। तो मेरे पास कितना आएगा, तो यहाँ पे 17 रोज है, तो मेरे पास पूरे कॉलम में 17 वैल्यू आएंगी। सब में मेरे हर रो में मेरे 17 होगा वर्ड, राइट। 17 इज द नंबर इन ईच ऑफ द रो हेयर, बिकॉज मेरे यहाँ पे 17 रोज हैं या फिर 17 स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने कोई पार्टीशन नहीं दिया है। जल्दी से दो और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम मिनिमम। सो फॉर ईच ऑफ द ब्रांच आई नीड टू सी मैक्सिमम नंबर क्या है और मिनिमम नंबर क्या है। जैसे यहाँ पे आप CS की बात करो तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 920 और मिनिमम है 850। तो मेरे को दो और कॉलम में ये वैल्यूज चाहिए। तो मैं वापस से एग्रीगेट फंक्शंस लिखूंगा यहाँ पे। तो देखिए हमने दो और फंक्शन लिखे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम और मिनिमम, और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम 920 है जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 920 और मिनिमम 850 है। ये हमने हर हर ब्रांच के लिए करा है बिकॉज हमारा पार्टीशन बाय में हमारा ब्रांच है।
देखो अब यहाँ पे ईसी में हमारा मैक्सिमम 930 और मिनिमम है 800, तो यही हमारे यहाँ पे आई है वैल्यू। तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा पिछला डेटा कोई लूज नहीं हो रहा। अगर आप देखो स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ब्रांच मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये सारा हमारा डेटा सेम है, नंबर ऑफ रोज सेम है, बट हमने एडिशनल कॉलम ऐड करे हैं यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटेशन विच आई वांट टू परफॉर्म। जो भी मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ उसके हिसाब से मैंने न्यू कॉलम्स ऐड कर दिए यहाँ पे। तो ये हमारे होते हैं एग्रीगेट विंडो फंक्शन। अब मान लीजिए मेरे को रनिंग टोटल देखना है, रनिंग सम जो भी मेरे मार्क्स हैं उनका रनिंग सम क्या है। तो उसके लिए, उसको समझने के लिए मेरे को रोज बिटवीन देखना होगा पहले, जो हमने इनिशियली सिंटेक्स में बात करी थी कि हमारा रोज बिटवीन क्या होता है। तो उसको पहले समझते हैं, फिर हम रनिंग टोटल या रनिंग सम निकालेंगे कैसे उसको कैलकुलेट करा जाता है। तो एसक्यूएल के विंडो फंक्शन में एक रोज बिटवीन क्लॉज होता है जो हमने सिंटेक्स के अंदर देखा था। अब ये क्या करता है, इट इज अ वे टू पिक अ ग्रुप ऑफ रोज फॉर योर कैलकुलेशन, and this group is like a window frame and you can adjust the start and end आप adjust कर पाते हो rows between। तो आपका कंडीशन ऐसा होगा rows between, then आपको इनमें से कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी। rows between अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग क्या करता है, जो आपका टेबल है, मान लो जो आपका टेबल है उसका जो पहला रो है, फर्स्ट रो है, वो आपका दिस मीन्स योर विंडो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर डेटा। जो पहली रो है ये आपकी अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब होता है ये पहली रो, एंड गोज अप टू द करंट रो। तो जैसे आपकी करंट रो हम यहाँ पे हैं, तो इट मीन्स ये वाला जो डेटा है सारा ये आपका अनबाउंडेड प्रीसीडिंग में आ जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए लास्ट रो है आपकी, तो ये जो डेटा है करंट रो से लास्ट रो तक का ये आपका आ जाएगा अनबाउंडेड फॉलोइंग के अंदर। तो उस सिनेरियो में आपको क्या देना होगा, आपकी कंडीशन ऐसी होगी रोज बिटवीन ये आपका सिंटेक्स है, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। तो ये आपका ये जो ऊपर वाला ये कवर हो जाएगा सारा। सेम तरह से अगर आपको करंट रो और लास्ट रो के बीच में डिफरेंस निकालना है तो आप देंगे रोज बिटवीन करंट रो एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। ये क्या होता है, योर विंडो स्टार्ट फ्रॉम द करंट रो एंड गोज ऑल द वे टू द एंड ऑफ योर डेटा। एन प्रीसीडिंग यू चूज अ फिक्स नंबर, एन को आप रिप्लेस कर देंगे, जैसे आपको दो प्रीसीडिंग चाहिए तो दो पहले वाली, यू चूज अ फिक्स नंबर एंड योर विंडो इंक्लूड एन रोज बिफोर द करंट रो। ठीक है, बिफोर द करंट रो आपको दो, जो भी जैसे अगर आपने एन दो माना है तो दो रो पहले स्टार्ट होगा आपका करंट रो से। एंड फॉलोइंग सेम चीज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, बट योर विंडो इंक्लूड एन रोज आफ्टर द करंट रो। करंट रो एज द नेम सजेस्ट योर विंडो इज जस्ट द करंट रो इटसेल्फ। जो विंडो की बात हो रही है वो करंट रो ही है। तो इसको एक बार हम एग्जांपल देखते हैं और रनिंग टोटल के साथ इसको समझते हैं। एक बार इसको मैं कमेंट कर देता हूं, and then I'll say sum of marks obtained अब यहाँ पे सेम सिंटेक्स वही रहेगा, ओवर, मैं पार्टीशन नहीं दे रहा अभी, ऑर्डर बाय मार्क्स obtained, नाउ रोज बिटवीन, जो हमने देखा था रोज बिटवीन अनबाउंडेड। ये कई बार बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है समझना, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। इसको चला देते हैं एक बार, देखो अब क्या हुआ है यहाँ पे। अगर हम पहली वाली रो पे हैं तो इसका हमारा करंट रो क्या हुआ, करंट रो हमारा पहला ही है, और अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब द फर्स्ट रो भी सेम है, तो यहाँ पे आपका आंसर आया 750। अब मैं सेकेंड रो पे आता हूँ, 760 प्लस 750, बिकॉज इसमें करंट रो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड सम दे रहे हैं हम यहाँ ना, तो यहाँ पे सम हो रहा है, किस में हो रहा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड का सम हो रहा है, ऑर्डर बाय, दैट्स फाइन। एंड देन रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मींस द वेरी फर्स्ट रो इन योर डेटा सेट, तो ये हमारी यहाँ पे पहली रो आ गई। एंड द करंट रो अभी हम सेकंड पे 760, तो ये दोनों सम होंगे 1510 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड वाले पे आएंगे हम, तो 780 आपका 780 आपका हो जाएगा करंट रो, और आपका अनबाउंडेड प्रीसीडिंग हो जाएगा आपका ये पहला वाला 750 से करंट रो, राइट। 750 से करंट रो आपका अनबाउंडेड प्रीसीडिंग आ गया, तो 750 प्लस 760 प्लस 780, सो ये 2290 आया।
ठीक है। इसी तरह से आपको जब आप इस वाले पे होंगे तो आप 800 और प्लस कर लीजिए इसमें, बिकॉज अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब ये पहला यहां से लेके करंट रो तक की वैल्यूज, और ये आपका करंट रो है, तो ये आपका 3090 हो गया। इसको हम एलियास दे देते हैं। ठीक है, अब इसको एक और चेंज करते हैं थोड़ा सा। टोटल, टोटल कैसे आएगा यहाँ पे? जो पहला है अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मींस द फर्स्ट वन, एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग मतलब लास्ट वन। फर्स्ट और लास्ट के बीच में सारा प्लस हो जाए। तो यहाँ पे हमारी सिंगल वैल्यू आ रही है 14590, बिकॉज दैट्स द सम ऑफ ऑल द रोज हेयर। बिकॉज हमने क्या दिया है, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग जो हमारे सबसे पहला रो होता है, अनबाउंडेड फॉलोइंग जो हमारा लास्ट रो होता है, और हम इसमें सम कर रहे हैं। सम हमारा यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन है, इसलिए इसने सारा टोटल कर दिया। अब हमने यहाँ पे पार्टीशन बाय यूज में नहीं लिया है, बट आप पार्टीशन बाय भी ले सकते हैं, सेम कंसेप्ट रहेगा, वो डिफरेंट ग्रुप्स बना देगा। पार्टीशन बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड के हिसाब से हमने इसको पार्टीशन में, नॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड, माय बैड, लेट्स डू द ब्रांच। तो ब्रांच के हिसाब से, बिकॉज हमारे यहाँ डिफरेंट ब्रांचेस है, उसके हिसाब से हम पार्टीशन बना रहे हैं। इसको रनिंग टोटल में भी डाल देते हैं, तो वो हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स हो जाएंगे। अब देखिए आप यहाँ पे 3590, बिकॉज अगर आप इसका इन 4 रोज का टोटल करेंगे तो आपका 3590 आएगा। वैसे भी यहाँ पे आपका रनिंग टोटल आ ही रहा है 3590, तो अगर आप इन 4 रोज को टोटल करो यू विल गेट दिस वैल्यू। सेम थिंग 2540, बिकॉज ये देखिए आप, ये 2540 ये रनिंग टोटल है आपका, इट मीन्स टोटल ऑफ ऑल दीज 3 रोज। तो पार्टीशन बाय कंसेप्ट सेम रहेगा। तो अब देखते हैं रैंकिंग विंडो फंक्शन क्या होते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो रैंकिंग विंडो फंक्शंस होते क्या हैं? ये फंक्शन क्या करते हैं, आपकी जो रो है डेटा सेट के अंदर जो भी रोज हैं उनको एक स्पेशल रैंक असाइन कर देते हैं। इट कुड बी टू द ऑल द रोज, या फिर एक ग्रुप्स बना देते हैं जो पार्टीशन होते हैं। तो जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े थे विंडो फंक्शन के, जो हमारा सिंटेक्स था ओवर पार्टीशन ऑर्डर, वो सब सेम रहता है, बट इसमें ऑर्डर बाय आपको देना मैंडेटरी होता है। अगर आप ऑर्डर बाय नहीं देंगे तो आपको एरर आ जाएगा। जो पॉपुलर विंडो फंक्शन है रैंकिंग के, वो आपके हैं रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर एंड एंटाइल। तो हम ये सब डिटेल में देखने वाले हैं। तो वापस चलते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे। तो सेम एग्जांपल यूज में लेते हैं जिसमें हमारे ऑल स्टूडेंट्स टेबल है और उसके अंदर स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच और मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो मेरे को रैंकिंग विंडोज फंक्शन लगाने हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड पे। तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूज में लेते हैं रो नंबर। मेरा जो विंडो फंक्शन है रो नंबर, पहले वो यूज में लेते हैं। अब इसके क्या करना है हमको, ओवर, बिकॉज ये विंडो फंक्शन है, विंडो डिफाइन होती है हमारी ओवर क्लॉज से और ओवर कीवर्ड से। यहाँ पे अगर मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, अब यहाँ पे एरर आ जाएगा, बिकॉज रो नंबर या फिर जितने भी आपके रैंकिंग फंक्शंस होते हैं उसको ऑर्डर बाय चाहिए होता है, कि आप पहले अपना डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें और उसके बाद ये विंडो फंक्शन अप्लाई होते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे चला देता हूँ, आपको एरर आ जाएगा कि ऑर्डर बाय क्लॉज आपने नहीं डाला है। सी यहाँ पे द फंक्शन रो नंबर मस्ट हैव एन ओवर क्लॉज विद ऑर्डर बाय, हमने ऑर्डर बाय नहीं डाला है इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। तो ऑर्डर बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। अब इसको चला देते हैं, एलियास दे देते हैं एज रो नंबर। तो इसको समझते हैं रिजल्ट कैसा आया। हमने क्या करा था, हमने ऑर्डर बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया था, तभी हमारे 930 से 750 ये ऑर्डर बाय हमने बड़े से छोटा कर दिया। अब हमने सबको क्या करा, एक रो नंबर असाइन कर दिया, हमने पार्टीशन नहीं डाला है। आप देखिए यहाँ पे ओवर डाला है हमने, यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं है, इसलिए इसने जो सीरियल नंबर असाइन कर दिया फ्रॉम 1 to 17, और इसको सिंगल रिजल्ट सेट माना है, सिंगल विंडो माना है इसने, इस पूरे को, इस पूरे रिजल्ट सेट को। अब अगर मेरे को इसमें पार्टीशन देना हो तो मैं बोलूंगा पार्टीशन बाय, और मैं पार्टीशन देता हूं ब्रांच को पे।
तो ये ग्रुप्स बन जाएंगे छोटे छोटे ब्रांच के हिसाब से। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 बिकॉज सीएस की हमारी 4 रोज हैं, फिर ईसीई की 3 रोज हैं इसलिए 1 2 3। ईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 4 रोज हैं, अगेन 1 2 3 4। आईटी की 2 रो हैं 1 2, एमई की 1 2 4। तो ये अब हमने ग्रुप्स डिफाइन कर दिया। अब जो हमने विंडो बनाई है वो ग्रुप्स के हिसाब से बनाई है, और ग्रुप्स हम बनाते हैं पार्टीशन बाय से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रो नंबर। अब इसी में हम चलते हैं दो मोर एग्जांपल, रैंक और डेंस रैंक। इसमें पार्टीशन बाय नहीं डालता अभी, बाद में देखेंगे इसको। इसको मैंने कमेंट कर दिया रो नंबर को। एक बार रैंक और डेंस रैंक समझते हैं। सी हियर, देखो डिफरेंस समझते हैं यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रैंक हमारा फर्स्ट है इन दोनों रोज का। वाई? बिकॉज दोनों 930 है। ये हमने सॉर्टिंग कर रखी है ऑलरेडी, बड़े से छोटा। तो हमारे 930 जो नंबर है उन दोनों की रैंक वन, दोनों की वन है बिकॉज दोनों सेम है। अब इसमें रैंक के केस में क्या होता है, हमने दो पहले और दूसरे को दोनों को वन असाइन कर दी तो सेकंड वाला स्किप हो जाता है। इसलिए जो हमारे यहाँ पे रैंक है ये थर्ड आई है, ये सेकंड नहीं है, ये थर्ड आई है। फिर देन 920 तीन जनों के सेम है, तो ये इसने 3 बार थर्ड रैंक दी, उसके बाद इसने वापस से 3 रैंक स्किप कर दिए, और आई विल से 2 रैंक स्किप कर दिए। तो अगर आप इसको काउंट करो, रोज काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है, यहाँ पे 6 है। तो ये होता है यहाँ पे, बस यहाँ पे स्किप हो जाती है। डेंस रैंक, अगर हम डेंस रैंक देखते हैं, इसमें स्किप नहीं होती। इसने असाइन वैसे करी है, पहली दो को फर्स्ट रैंक करा है, बट इसने यहाँ पे थर्ड नहीं करा, इसने सेकंड करा है, क्योंकि यहाँ पे जो रैंक नंबर्स हैं वो स्किप नहीं हो रहे हैं। ये अंतर होता है आपका रैंक और डेंस रैंक में। अब इसको पार्टीशन बाय से देख लेते हैं। तो पार्टीशन बाय सेम रहेगा जो हमने रो नंबर के साथ देखा था, प्रिसाइसली सेम। ये ग्रुप्स बना देगा और उसके हिसाब से रैंक असाइन कर देगा। पार्टीशन बाय ब्रांच। इसको भी अनकमेंट कर देते हैं रो नंबर। अभी देखो पार्टीशन बाय में क्या हुआ, बस ये चार के पहले चार का हमारा एक ग्रुप बना, एंड देन उसके हिसाब से रैंक, रो नंबर और डेंस रैंक असाइन हो गए। सेम, दो फर्स्ट रैंक है तो सेकंड वाले स्किप हो गए, थर्ड हो गए यहाँ पे, फिर देन फोर्थ हो गए। डेंस रैंक में स्किप नहीं हुई, यहाँ पे सेकंड आई देन थर्ड आई, और ये सिंपल रो नंबर है, सीरियल नंबर है, राइट। अब हम समझते हैं एंटाइल फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेंगे यूजिंग अ सैंपल सुपरस्टोर डेटाबेस जो हमने इंपोर्ट करा था एक्सेल फाइल के थ्रू, राइट। इसको हम समझते हैं बहुत डिटेल में और बहुत ज्यादा बेसिक से। तो इस एग्जांपल के अंदर हमको ऑर्डर्स टेबल यूज में लेना है और टॉप 10 और बॉटम 10% ऑफ कस्टमर फाइंड करने हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 1000 कस्टमर हैं, उसमें टॉप 10 कितने हुए, 100 कस्टमर, बॉटम 10 भी 100 कस्टमर। तो हमको पहले 100 और बाद वाले 100 फाइंड करने हैं बेस्ड ऑन द प्रॉफिट वैल्यू। बिल्कुल बेसिक से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मुझे कुछ याद आ रहा है एज एग्जाम्पल। जब मैं स्कूल में था तो हमारे क्लास में हमारे क्लास टीचर थे, तो उन्होंने क्या करा था, जैसे ये मान लीजिए आपका व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे बेंचेस होती थी, तो ये एक तरह से 3 कॉलम्स होते थे हमारे। और जब हमारा रिजल्ट आता था तो टीचर क्या करते थे, स्टूडेंट्स को मार्क्स के बेसिस पे 3 बकेट में डिवाइड कर देती थी। ओके, सो लेट सपोज अगर हमारे 60 बच्चे होते थे तो 20 स्टूडेंट यहाँ पे, 20 यहाँ पे और 20 यहाँ पे। और ये कैसे करते थे ये लोग, ये डिपेंड्स ऑन द मार्क ऑब्टेन्ड, राइट। जितने बंदों के नंबर आए होते थे जैसे, उसके हिसाब से वो 3 बकेट्स में डाल देते थे। तो दिस वन इज द टॉप बकेट जिसमें सबसे अच्छे स्टूडेंट होते थे, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड जिसमें सबसे डफर होते थे। ये प्रोसेस सही नहीं है, मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, बट दिस वाज द प्रोसेस। ओके, तो अब क्या होता है, ये जो डिवीजन हो रहा है कि कैसे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये डिवीजन करता है एंटाइल। सीक्वल में ये जो डिवीजन हुआ है 3 बकेट में, इसको अगर हमको डिवीजन करना होता है तो इसके लिए फंक्शन है हमारा एंटाइल। तो हम मानते हैं, मान लीजिए इसी इसी एग्जांपल में ना, हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट नेम, एंड देन वी हैव द
marks. Okay, so student name A, B, C, D, E, F. So I have 6 student and the marks will be, let's suppose 90, 80, 70, 60, 50, 40. Okay, I simply put that in the descending order. So now what happens that if I need to divide that into 3 bucket, because यहाँ पे जो हमने एग्जांपल देखा उसमें 3 मेरे पास कॉलम्स है. ओके, 1 2 3. तो इसमें अगर मेरे को डिवाइड करना है तो मुझे सीक्वल को बताना होता है, मुझे इस फंक्शन को बताना होता है कि मुझे कितने बकेट में डालना है. राइट. सो यहाँ पे मैं इसको एक आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ जिसमें मैं बोलूंगा इस सिनेरियो में 3 में. ठीक है. तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक बकेट ये बना देगा, दूसरी ये, तीसरी ये. तो आई विल से वन मोर कॉलम जिसमें होगा ये पहली बकेट, ये दूसरी बकेट, ये तीसरी बकेट. राइट. सो दिस इज हमने बिकॉज एंटायर ये जितना भी हमारा स्टूडेंट्स थे उनका एक डेटा सेट लिया है. अब इसको अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो आप जानते हो विंडोज फंक्शन में हमारा पार्टीशन भी होता है. तो अगर हम ये सेम एग्जांपल हम करते हैं कंप्लीट स्कूल में. ओके, सो स्कूल में हमारा सेक्शन है और क्लास है, क्लास फर्स्ट, उसमें ये स्टूडेंट्स हैं A, B, C, D, E, let's say. Then I have the class 2. Then again I have the same student I mean just the name, not same. Let's say A1, B1, C1, D1, E1. So now what happens that इसमें इस केस में कि मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं ये जो मेरी क्लास है, दिस इज माई क्लास फर्स्ट, दिस इज माई क्लास 2, तो मैं यहाँ पे पार्टीशन कर दूंगा. राइट. जो विंडोज फंक्शन में हम पार्टीशन करते हैं. ठीक है. तो पार्टीशन कर दूंगा और पार्टीशन बाय में मैं डालूंगा दिस वन, दिस इज माई क्लास, पार्टीशन बाय क्लास. ओके, अब मैं सिर्फ जो मैं असाइन करूंगा एंड टाइल में बकेट, वो सिर्फ इतनों को करूंगा. फिर यहाँ पे मेरा नया होगा डिपेंड्स ऑन माई पार्टीशन. ठीक है. तो अब इसको देखते हैं हम सीक्वल सर्वर में कैसे करते हैं. तो कहाँ पे यूज में आएगा, जहां भी आपको लगे यार आपको परसेंटेज में डिवाइड करना है. ओके, बिकॉज ये वाला भी अगर हम एग्जांपल देखते हैं इसमें क्या हुआ था, फाइनली हम जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उसको टॉप, बॉटम और मिडिल. ओके, सो 3 डिवाइड बाय 3. ओके, इट्स 60, then divide by 3 equals to 20 student each. Okay, so it means that I put that into 3 buckets, okay, of 20 student each. Okay, if I have the 60 student. So हम finally divide कर रहे हैं इसको परसेंट में. Right. This is my the top percent of 33.3, because you know percent means 100 divided by 3. So if I divide into the 3 buckets, so it will be 33.3. This one is also, so this one is the middle one and this one is the bottom one. So wherever आपको ऐसा फाइंड करना हो कि टॉप परसेंटेज, बॉटम परसेंटेज, जहां भी आपको डिवाइड करनी हो चीज से, वहां पे आपको याद रखना है यू कैन यूज द एंड टाइल फंक्शन. ठीक है. तो अब हम चलते हैं सीक्वल पे और इसका सिंटेक्स देखते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है, या मैं आपको सिंटेक्स थोड़ा सा बता देता हूँ. तो यहाँ पे हम बात करते हैं विदाउट पार्टीशन. तो हम करेंगे सेलेक्ट देन द कॉलम. ओके, जो भी आपको कॉलम यूज में लेने हैं वो आप कॉलम के नेम्स लिखिएगा, फिर आप डालना है यहाँ पे एंड टाइल फंक्शन. बिकॉज जब भी हम विंडोज फंक्शन यूज में लेते हैं तो हमें नंबर ऑफ रोज हमें सेम मिलती है. बिकॉज यहाँ पे जो एग्रीगेशन होता है, अगर हम एग्रीगेशन फंक्शन भी लेते हैं विंडोज वाला ना, तो हमको नंबर ऑफ रोज कम नहीं मिलती, हमें सेम नंबर ऑफ रोज मिलती है और एक और एक्स्ट्रा कॉलम मिल जाता है. तो जैसे हमने यहाँ पे दिया था एंड टाइल 3 है ओवर, बिकॉज विंडो फंक्शन में हमको ओवर डालना होता है, उसके बाद हमारा विंडो फ्रेम स्टार्ट होता है. राइट. अब यहाँ पे अगर हमको पार्टीशन देना है, इस सिनेरियो में हमारा पार्टीशन जाएगा. राइट. पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास. तो यहाँ पे मैं डालूंगा पार्टीशन क्लास के बेसिस पे, पार्टीशन ऑन क्लास एंड देन ऑर्डर बाय मार्क्स. ओके, वॉट एवर द मार्क्स वी हैव ऑब्टेन्ड. यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पे मैंने मार्क्स बनाया है. ओके, तो यहाँ पे मैं डालूंगा ऑर्डर बाय मार्क्स और मैंने बोला डिसेंडिंग में, यानी बड़े से छोटा. ठीक है. तो ये मेरा होगा फ्रॉम ऑब्वियसली नेम ऑफ द टेबल, जहां से भी आप उठा रहे हो. ठीक है. और अगर मेरा मान लीजिए जैसे ये वाला सिनेरियो था, इस सिनेरियो में मेरे पास कोई भी पार्टीशन के लिए नहीं था, तो मैंने अपना पूरा टेबल एक ही पार्टीशन माना था, एक ही फ्रेम माना था. तो इस सिनेरियो में मैं पार्टीशन ऑन नहीं दूंगा, दिस वन मैं अवॉइड करूंगा, this one I will avoid and I will directly give the order by marks descending. अब देखते हैं जो हमने प्रॉब्लम
देखी थी सिक्वल में, उसको मैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। नाउ व्हाट इट सेज यूजिंग द ऑर्डर्स टेबल। सो ऑर्डर्स टेबल में हमारे पास कौन कौन से कॉलम है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, change it to the superstore where that table is there। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स है यहाँ पे, और मेरे को क्या चाहिए, टॉप 10 एंड बॉटम 10% कस्टमर बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। सो आई वांट कस्टमर नेम हियर एंड देन आई वांट प्रॉफिट हियर। मुझे बाकी और रोज से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे बाकी और कॉलम से कोई मतलब नहीं है, तो मेरे लिए बस ये दो कॉलम है। अब आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल आ रहे हैं, राइट। मेरे को बट चाहिए फाइंड आउट द टॉप 10 एंड बॉटम 10% कस्टमर बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। ओके, इट मीन्स दैट मुझे दो रो नहीं चाहिए, मुझे इसके लिए सिंगल रो चाहिए। पहले तो मुझे इसके लिए सिंगल रो चाहिए, बाद में देखते हैं क्या करना है। तो हाउ टू डू दैट वन, राइट, वी नीड टू यूज द ग्रुप बाय कस्टमर नेम हेयर। और अगर मैंने ग्रुप बाय यूज में लिया है तो मैं यहाँ पे कोई और कॉलम नहीं डाल सकता, इसके लिए मैं डालूंगा सम ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इस कॉलम को एलियास दे देते हैं एस प्रॉफिट। ओके, सो नाउ अब क्या करना है हमको, ये हमारा टेबल आ गया। अब हमको क्या करना है इसको, अब हमको इसको डिफरेंट बकेट असाइन करनी है। और कितनी असाइन करनी है, आप देखो यहाँ पे टॉप 10 एंड बॉटम 10, इट मीन्स दैट 10 बकेट में डिवाइड करना है। सो हेयर हमारे पास हमको एक और कॉलम चाहिए, एक और कॉलम चाहिए जिसमें जिसमें हम इसको असाइन करेंगे बकेट। तो मैं यहाँ पे डालूंगा जो अभी हमने देखा जस्ट ना, एंड टाइल, और इसके आर्ग्यूमेंट में कितना जाएगा 10। और विंडो फंक्शन हमेशा हमारे ओवर से होता है, फॉलोड बाय ओवर। एंड देन अब इसमें क्या, हमारा कोई पार्टीशन नहीं है ना, कोई पार्टीशन नहीं है, तो मैं सीधे से ऑर्डर बाय प्रॉफिट एंड देन लेट्स डू द डिसेंडिंग हेयर। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट मेरे को ये 10 बकेट में मिल जाएगा। एज I say segregation। What happened, orders dot profit, we have not put the orders dot profit। ओके, यहाँ पे मेरे को एग्रीगेशन देना होगा सम ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इसने फर्स्ट बकेट असाइन करी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 10। ओके, इसने 10 बकेट असाइन कर दी यहाँ पे ना, डिपेंड्स ऑन माई प्रॉफिट वैल्यू। अब इसका यूज केस क्या हो सकता है, ओके, आई वांट टू सी हियर, वंस आई गेट दैट ना, अगर मेरे को टॉप 10 और बॉटम 10 मिल जाते हैं, तो आई कैन हैव द डिफरेंट वे टू टू डील विद दोस कस्टमर। जैसे मेरे टॉप 10 जो है, जिन जहां से मैंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, तो आई हैव द डिफरेंट ईमेल फ्लायर्स। ठीक है, मैं उन्हें डिफरेंट डील्स दूंगा, बॉटम 10 को डिफरेंट दूंगा। सो दे ऐसे कई सिनेरियो हो सकते हैं जहां पे हमको एनालिटिक्स की जरूरत पड़े। तो अब क्या हो गया, अब ये टेबल हो गई मेरी ना, अब मेरी ये टेबल हो गई। और अगर मुझे ये इतनी डिटेल्स मिल जाती है ना, उसके बाद मेरे लिए बहुत सिंपल है, मैं कर दूंगा जहाँ पे सेग्रीगेशन की वैल्यू 1 है या 10 है, राइट। बिकॉज अगर 10 वाले आप देखो, ये सारे हमारे बिकॉज सॉर्टेड है, तो जहाँ पे मेरे 10 है, इट मीन्स दैट ये लास्ट 10% है, राइट। बिकॉज यू नो टॉप 10 एंड बॉटम 10, इट मीन्स दैट हमने 10% के हिसाब से इसे ब्रेक करा है। अगर मेरा क्वेश्चन होता फाइंड आउट द टॉप 50 एंड द बॉटम 50, तो मैं यहाँ पे एंटायर 2 कर देता, तो ये मेरे को सिर्फ 2 बकेट में तोड़ता। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे से पूछा है टॉप 10 एंड बॉटम 10, इसलिए मैंने इसको 10 में तोड़ा है। अब क्या हुआ, ये मेरे को एक नई टेबल मिल गई काइंड ऑफ ना,
तो मैं इसको सब क्वेरी में यूज में ले लूंगा, आप सीटी भी यूज में ले सकते हो, बट अभी सब क्वेरी से करते हैं इसको ना। ठीक है, ये जो मेरी पूरी टेबल आ गई है ना। इसको मैं नाम दे दूंगा ड्राइव टेबल। एंड अब इसमें से मुझे इसमें से कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें वेयर कंडीशन भी डालेंगे हम, वेयर बाद में डालते हैं, पहले कॉलम उठाते हैं इसमें से। कस्टमर नेम and sum of profit as profit, so I'll use the profit here। ठीक है, अब एक बार इसको रन कर देते हैं। ठीक है, अभी सेम आ रहा है, बस यहाँ पे हमने सेग्रीगेशन नहीं दिया। अब बस मेरे को वो जो मुझे अंदर वैल्यू मिली है उसको मुझे वेयर क्लॉज में यूज में ले लेना है। वेयर माई सेग्रीगेशन इक्वल्स टू 1 और माई सेग्रीगेशन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे और आएगा एंड आएगा, यहाँ पे और आएगा या एंड आएगा? यहाँ पे और आएगा, बिकॉज मेरे को दोनों ही कंडीशन में से कुछ भी हो मुझे चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एंड डाल देता हूं तो मुझे कोई भी नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि मेरे पास उसी रो में 1 भी हो और 10 भी हो, इसलिए मुझे यहाँ पे और कंडीशन देनी है। So these are my, okay, let's show that one as well. So it will be, we will validate our solution kind of। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। अब आप देखो सेग्रीगेशन या तो 1 होगा या 10 होगा। So these are my top 10 and the bottom 10% of customer based on the profit, right? So ये आपका सॉल्यूशन था, होप आपको समझ आया हो। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो अब देखते हैं वैल्यू विंडो फंक्शन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी नेबरिंग रोज है जहाँ पे आप हैं, लेट सपोज आप हैं रो नंबर 5 पे, तो जो रो नंबर 5 से पहले वाली रोज है और रो नंबर 5 के बाद वाली रोज है, उसके हिसाब से आप अपना कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसमें जो पॉपुलर एग्जांपल होते हैं वो है लैग, लीड, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू। तो पहले हम लैग और लीड देखते हैं। तो अगेन हम ऑल स्टूडेंट्स टेबल यूज में लेते हैं और मार्क्स ऑब्टेन्ड के हिसाब से लैग और लीड यूज में लेते हैं। तो लैग क्या होता है? लैग एज अ नेम सजेस्ट पिछला और प्रीवियस वैल्यू। तो एक बार हम इसको कॉपी करते हैं और दोनों के ही एग्जांपल देखते हैं। और लैग एंड लीड के साथ भी आपको ऑर्डर बाय देना होता है। इसमें आपको एक्सप्रेशन देना होता है कौन से कॉलम पे आपको लैग लगाना है फंक्शन। ओवर बिकॉज विंडो फंक्शन है, और यहाँ पे आपको ऑर्डर बाय देना होगा वरना एरर आ जाएगा। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। लैग मतलब क्या होता है? प्रीवियस। लैग मतलब प्रीवियस, लीड मतलब नेक्स्ट। ओके, अब इसमें आप ऑफसेट वगैरह डिफाइन करते हैं, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, पर अभी देखते हैं नॉर्मल लैग और लीड क्या करते हैं। आप देखो, प्रीवियस मतलब एक पुरानी वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे इस वाली रो में हूँ और मैं बोल रहा हूँ मार्क्स ऑब्टेन्ड पे मैंने लैग लगाया है, तो इसकी कोई पुरानी वैल्यू तो है ही नहीं, तो यहाँ पे नल आ गया। अब मैं सेकंड रो पे हूँ तो इसकी पुरानी वैल्यू कौन सी है? 750, तो यहाँ पे आपको 750 दिखा। यहाँ पे 780 पे हूँ मैं थर्ड रो पे, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू है 760, तो इस रो में मेरा 760 आया। और अगर हम इसको नेक्स्ट वैल्यू या फिर लीड की बात करें, जो मेरा ये वाला फंक्शन है लीड, तो इसमें नेक्स्ट वैल्यू आती है। तो जैसे मैं पहली रो पे हूँ, इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है? मार्क्स ऑब्टेन्ड 760, तो यहाँ पे 760 आ गया। सेकंड पे हो 760 की नेक्स्ट वैल्यू है 780, तो यहाँ पे 780 आ गया। अगर अब मैं लास्ट रो पे हूँ, तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। तो लास्ट रो जो होगी उसमें मेरा नेक्स्ट वैल्यू जो कॉलम है उसमें वैल्यू होगी नल, जो आप देखिए यहाँ पे हमारा नल है। अब ये हो गया हमारा बहुत बेसिक, पर इसमें हमारे अब देखिए कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं। अगर मैं इस फंक्शन पे होवर करता हूँ तो ये 3 पैरामीटर लेते हैं, एक्सप्रेशन, ऑफसेट, डिफॉल्ट।
तो एक पैरामीटर तो हमने भेज दिया, 3 मैंडेटरी नहीं, आप 3 दे सकते हो। ऑफसेट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब अभी हमने अगर कुछ पास नहीं करा तो 1 होगा। उसके बाद हमारा, उसके बाद क्या होता है, थर्ड पैरामीटर डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट मींस जो भी हमारा नल है उसको अगर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू से चेंज करना है, लेट सपोज मैं नहीं चाहता नल हो, मैं चाहता हूँ उसकी -1 आ जाए। सेम थिंग यहाँ पे करते हैं। इसको चला दो, देखो जहां भी आपका नल था वहां पे -1 हो गया और बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। अगर प्रीवियस वैल्यू है, सेकेंड रो में 750 है, इस वाली रो में नेक्स्ट वैल्यू 780 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वैल्यूज में कोई चेंज नहीं हुआ, बिकॉज बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। 1 मतलब एक पहले वाला या एक बाद वाला। अगर मैं इसको 2 कर देता हूं तो 2 पहले वाले और 2 बाद वाले, या दूसरा पहले वाला और दूसरा बाद वाला। -1, नल को -1 से रिप्लेस कर दिया, इसको आप 0 भी कर सकते हो। लेट्स हम इसको 0 कर देते हैं, और ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड के बाद जो हमारा है पैरामीटर, दैट इज योर ऑफसेट। ऑफसेट मतलब यहां से कितनी दूरी पे, करंट रो से कौन सा रिलेटिव रो हम यूज में ले रहे हैं। अब इसको चला देते हैं एक बार। देखो हमारा डिफॉल्ट मतलब 0 है, तो यहाँ पे 2 नल होने चाहिए थे, यहाँ पे 0 हो गए। और यहाँ पे 2 नल क्यों होने चाहिए थे, जैसे हम प्रीवियस वैल्यू की बात करें, अगर मैं 750 पे आता हूँ तो इसका सेकेंड प्रीवियस बिकॉज यहाँ पे ऑफसेट 2 है, सेकेंड प्रीवियस कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो नल आ गया, मतलब 0 आ गया। 760 का भी 2 प्रीवियस कुछ नहीं है, तो 0 आ गया। 780 का 2 प्रीवियस कौन सा हुआ, 750, तो यहाँ पे 750 आया। 800 का 2 प्रीवियस हुआ 760, तो यहाँ पे 760 आया। सेम चीज नेक्स्ट वैल्यू में 750 का 2 नेक्स्ट वाला कौन सा है, 780, तो यहाँ पे 780 आया। 760 का 2 नेक्स्ट वाला है 800, यहाँ पे 800 आया। अगर हम लास्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे 2 नल होंगे या 0 होंगे, बिकॉज हमारा डिफॉल्ट वैल्यू 0 है अब। बिकॉज 920 का हमारा 2 नेक्स्ट वाला वो 930, तो यहाँ पे आ गया। 930 का 2 नेक्स्ट है ही नहीं कुछ, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए 0 हो गया ये, या नल हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ गए हो आप कि किस तरह से ऑफसेट काम कर रहा है। इसको ही अगर आप 3 कर दोगे तो उस हिसाब से हो जाएगा ये। अब शुरू के 3 आपको 0 मिल जाएंगे, नल मिल जाएंगे, सिमिलरली लास्ट के 3 आपको 0 या नल मिल जाएंगे। ये आपके हो गए लेग एंड लीड। अब हम देखते हैं फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू क्या होती है। फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, एज द नेम सजेस्ट, ये आपकी पहली वैल्यू होती है और लास्ट वैल्यू होती है आपके विंडो फ्रेम में। तो अगर मैं यहाँ पे विंडो फ्रेम डिफाइन करता हूँ पूरा टेबल, तो मैं यहाँ दूंगा फंक्शन फर्स्ट वैल्यू, और इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है बस, ओवर। अभी हम पार्टीशन बाय नहीं डाल रहे, ऑर्डर बाय मैंडेटरी है यहाँ पे भी, ऑर्डर बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड एज फर्स्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू भी हमें सेम चाहिए। लास्ट वैल्यू क्या होता है, जो भी आपका फ्रेम है उसमें आपकी जो भी लास्ट वैल्यू है इस फ्रेम की। तो इस सिनेरियो में हमारा फ्रेम पूरी टेबल है, तो इसमें जो लास्ट वैल्यू है उसके हिसाब से हमारा वैल्यू आ जाना चाहिए उस कॉलम में। ओके, कॉमा ज्यादा है, इसको हटा दो। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट वैल्यू 750, बिकॉज ये आपको पूरा जो डेटा सेट है जो सॉर्टेड है, इसमें आपको ऑर्डर बाय करना पड़ता है। ऑर्डर बाय यहाँ पे हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट छोटे से बड़ा होता है, यानी असेंडिंग। तो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू 750 हो गया, और लास्ट वैल्यू हमारा होना चाहिए 930, बिकॉज इस डेटा सेट में जो मार्क्स हैं वो लास्ट वैल्यू 930 है, बट 930 नहीं आ रहा। राइट, 930 नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो हो क्या रहा है, इसको थोड़ा और समझते हैं। जब आप ऑर्डर बाय मेंशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये यूज में लेता है अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। तो अगर मैं इसको यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो, यहाँ पे हमने दिया नहीं है, बट ये बाय डिफॉल्ट इस तरह ही काम करता है। अब मैं इसको फर्स्ट वैल्यू 1 दे देता हूँ, इसको एक बार चला देते हैं। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट वैल्यू 1 हमारा सेम आ रहा है जो हमारा फर्स्ट वैल्यू था। बिकॉज अगर आप इसको थोड़ा समझो
तो हमारा कैसे काम हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट है, अगर आप नहीं भी देते तो इसी तरह काम करता है ये। रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो, अगर मैं यहाँ पे हूँ, जैसे मेरे मार्क्स ऑब्टेन्ड है, बिकॉज ये मैंने फर्स्ट वैल्यू मार्क्स ऑब्टेन्ड पे कॉलम पे लगाया ये फंक्शन, तो मैं यहाँ पे हूँ 760, तो इसकी मेरी फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, फर्स्ट वैल्यू बिटवीन योर अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब वेरी फर्स्ट वन 750 एंड द करंट रो 760, तो इन दोनों में फर्स्ट वैल्यू कौन सी है वो दे दो, तो फर्स्ट वैल्यू 750 ये आ गई हमारी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे हूँ 780 एंड देन 750, इन दोनों के बीच में फर्स्ट वैल्यू कौन सी है 750, ये यहाँ पे आ गई। 850 इस वाली रो पे हूँ मैं, रो नंबर 7 पे, इसमें मेरी करंट रो है 850 और अनबाउंडेड प्रीसीडिंग द वेरी फर्स्ट वैल्यू 750, तो 750 यहाँ पे आ गए बिकॉज फर्स्ट वैल्यू मैंने फैच करी है यहाँ पे। इतना क्लियर है फर्स्ट वैल्यू। अब लास्ट वैल्यू समझते हैं, लास्ट वैल्यू के भी लिख लेते हैं तो इजी हो जाएगा थोड़ा। ओके सेम थिंग जो हमने पहले करी थी, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग और रो बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग करंट रो फॉर द फर्स्ट वैल्यू, सेम थिंग वी हैव डन फॉर द लास्ट वैल्यू एज वेल, लास्ट वैल्यू के लिए भी हमने सेम चीज करी है। इसको एक बार चला देते हैं, ठीक है, तो एक एक कॉलम हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड द करंट रो, अगेन बिकॉज बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं भी डालते ऑर्डर बाय के साथ तो ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तो इस सिनेरियो में जो हमारी लास्ट वैल्यू 1 है, देखो अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं रो नंबर 3 पे हूँ, तो क्या होगा यहाँ रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, तो यहाँ पे अगर मैं मार्क्स ऑब्टेन्ड कॉलम पे लगाया मैंने, तो यहाँ पे 750 है और यहाँ पे 780 है, तो इसमें करंट रो और अनबाउंडेड प्रीसीडिंग में जो लास्ट वैल्यू है, बिकॉज यहाँ पे लास्ट वैल्यू है, तो इस सिनेरियो में लास्ट वैल्यू कौन सी हुई 750 और 780 में 780, तो यहाँ पे 780 आ गया। एक बार मैं इन सबको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, तो कॉलम्स थोड़े कम हो जाएंगे, इजी हो जाएगा। ओके इसी तरह से आप देखो यहाँ पे, मान लो मैं फिफ्थ रो पे हूँ, तो इसमें अनबाउंडेड प्रीसीडिंग अगेन 750 और करंट रो 810, और इन दोनों में से मेरे को लास्ट वैल्यू दे दो, इन दोनों में से मेरे को लास्ट वैल्यू दे दो, तो लास्ट वैल्यू हुई 8110, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं रो नंबर 8 पे हूँ तो अगेन 750 और 850 में से मुझे लास्ट वैल्यू दे दो, तो मेरा बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय काम करता है रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो, इस वजह से मेरी जो लास्ट वैल्यू मेरी जो 930 आनी चाहिए वो सही नहीं आ रही है। तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना होगा, रेदर देन करंट रो आप लो यहाँ पे यूज में अनबाउंडेड फॉलोइंग, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब इसको चला दो, अब आपका सही आ रहा है। तो अगर आपको लास्ट वैल्यू यूज में लेना है तो प्लीज आप पूरा रोज बिटवीन ये पूरा आप यूज में लीजिए, वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो अब आपको सब में 930 मिल रहा है, और सेम चीज आप फर्स्ट वैल्यू में भी लीजिए, इवन दो आपको आंसर सही मिल रहा है, बट अगर आपको फर्स्ट वैल्यू में भी लेना है तो आप सेम चीज लीजिए यहाँ पे, रेदर देन करंट रो जो बाय डिफॉल्ट होता है आप लीजिए अनबाउंडेड फॉलोइंग। अब क्या होगा इसमें अनबाउंडेड फॉलोइंग, ये आपका होगा लास्ट वैल्यू अनबाउंडेड फॉलोइंग, और आपका अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब फर्स्ट वैल्यू, तो उसमें से आपको फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, तो आपका आंसर हमेशा सही रहेगा। व्हाट हैपेंड, ओके फर्स्ट वैल्यू 750 बिकॉज अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मींस दैट, अगर हम इसकी बात करें अगेन, तो 750 एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग इज 930, और इसमें से आप मुझे फर्स्ट वैल्यू दे दो, तो 750 रहा, तो हमेशा 750 रहेगा बिकॉज ये तो वैल्यू हमेशा ही सेम है, ये वैल्यूज तो आपकी हमेशा ही सेम है, तो उसमें से आप फर्स्ट वैल्यू निकाल रहे हो और उसी में से आप लास्ट वैल्यू निकाल रहे हो। अब ये तो हमने माना था कि हमारा एंटायर टेबल एक फ्रेम है, एक विंडो है, अगर इसमें आपको पार्टीशन बाय डालना हो तो भी आप डाल सकते हैं, तो रिजल्ट आपके उस ग्रुप के हिसाब से आएंगे जो आपने पार्टीशन बाय में यूज में लिया है। पार्टीशन बाय ब्रांच कर देते हैं, ओके लेट्स रन दैट वन। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये मेरा एक पार्टीशन है CS वाला, अब इसमें से मेरे को सबसे छोटी वैल्यू दे दो 850, यहाँ आपको मिल गई सबसे बड़ी वैल्यू दे दो 920, तो इसमें हमें मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट। अगर आपका क्वेश्चन है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि प्लीज गिव मी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू और द मार्क्स फॉर ईच ऑफ द ब्रांच, तो आप यूजिंग द फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू आप वो रिजल्ट ला सकते हो यहाँ पे,
राइट। फॉर एग्जांपल आईटी में, चलो आईटी में दो ही है, एमई में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी सबसे छोटी वैल्यू है 750, तो आपका 750 आ गया, सबसे बड़ी वैल्यू 890, तो आपका 890 आ गया। तो ये आप पार्टीशन बाय आप हर विंडो फंक्शन में यूज में ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। हमने बहुत सरल तरह से समझाया है विंडो फंक्शन, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या इंटरव्यूज के लिए जाएंगे।